एनके नॉवल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तैयार हो जाओ, अब शुरू होती है जंग। हर कहानी में है दम, हर सीन नया है। एनके नॉवल वर्ल्ड सपनों से सजाया है। एनके नॉवल वर्ल्ड हर दिल पे छाया है। आओ इस दुनिया में जहां जोश रहता है। एनके नॉवल वर्ल्ड। जब रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें अपनी ओर आते देखा तो पहले उसके चेहरे पर हैरानी का भाव आया, फिर उसने एक बड़ी मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। मर्सिनरी गिल्ड में आपका स्वागत है, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? बेशक, जब उसने ये कहा तो उसका शरीर लिनफेंग की ओर अधिक झुका हुआ था। लिनफेंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब वह जानता था कि लोग उसे देखकर अलग व्यवहार क्यों करते हैं। आज सुबह जब वह अपना मुंह धो रहा था तो उसने इस दुनिया में आने के बाद पहली बार दर्पण देखा था। सरल शब्दों में कहें तो वह बेहद सुंदर था। ये सुंदरता किसी सामान्य स्तर की नहीं थी, वह गजब का आकर्षक था। वह इतना हैंडसम था कि खुद को देखकर ही दंग रह गया। अब उसे समझ आया कि डाकुओं के उस कहने का क्या मतलब था कि वह एक अच्छा माल साबित होगा, और ये लड़की उसे इस तरह क्यों घूर रही थी। उसने मन ही मन सोचा, बहुत अच्छे पृथ्वी के देवता। बाहर से लिनफेंग शांत था, लेकिन एक प्यारी लड़की को अपने प्रति इतना उत्साही देखकर वह अंदर ही अंदर उत्तेजना महसूस कर रहा था। आखिरकार यह ऐसी चीज थी जिसका अनुभव उसने पहले कभी नहीं किया था। एक पल रुकने के बाद उसने कहा, हमें मर्सिनरी के रूप में पंजीकरण रजिस्टर कराना है। रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत फॉर्म निकाला और लिनफेंग के सामने रख दिया, फिर फॉर्म भरने में मदद करने के लिए आगे की ओर झुकी। झुकने से पहले उसने चुपके से अपनी शर्ट का ऊपरी बटन खोल दिया था, जिससे उसकी छाती की हल्की झलक मिल रही थी। लिनफेंग अपनी नजरें डालने से खुद को नहीं रोक सका और उसे मानना पड़ा कि वे काफी आकर्षक थी। लेकिन तभी उसे अपने पीछे से एक ठंडक महसूस हुई। पीछे मुड़कर देखने पर उसने देखा कि शाओयू वहां एक प्यारी मुस्कान के साथ खड़ी थी, लेकिन लिनफेंग के लिए वह मुस्कान किसी भी तरह से सुखद नहीं थी। लिनफेंग ने तुरंत थूक गटका और कहा, हम दोनों यहाँ पंजीकरण कराने आए हैं, तो क्या आप हमें एक और फॉर्म दे सकती हैं? तभी रिसेप्शनिस्ट ने शाओयू पर ध्यान दिया। वह पूरे समय लिनफेंग पर ही केंद्रित थी, इसलिए उसने वास्तव में शाओयू को नोटिस नहीं किया था। हालांकि अब जब उसने देखा तो उसकी आंखों ने शाओयू का मुआयना किया और फिर उसने एक फीकी मुस्कान के साथ हल्की हंसी दी। शाओयू के चेहरे के भाव नहीं बदले, लेकिन उसकी आंखों से साफ दिख रहा था कि वह गुस्से में थी। लेकिन रिसेप्शनिस्ट को घमंड करने का हक था, क्योंकि उसके पास वह चीज थी जो शाओयू के पास उस स्तर पर नहीं थी। लिनफेंग को लगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है, इसलिए उसने फॉर्म लिया और कहा, हम इन्हें भर लेंगे और फिर पंजीकरण के लिए वापस आएंगे। ये कहने के बाद उसने तुरंत शाओयू का हाथ पकड़ा और उसे किनारे की एक मेज की ओर ले गया। जब शाओयू ने लिनफेंग को अपना हाथ पकड़ते हुए महसूस किया तो उसका चेहरा लाल होने से नहीं रह सका। लिनफेंग के हाथ की गर्माहट महसूस करते हुए वह उस सपने के बारे में सोचने लगी जो उसने कल रात देखा था। इस विचार के आते ही उसका चेहरा और भी लाल हो गया। जब रिसेप्शनिस्ट ने यह देखा तो वह दांत पीसने लगी, लेकिन वह कुछ कह नहीं सकती थी। आखिरकार ये लिनफेंग से उसकी पहली मुलाकात थी और बहुत ज्यादा सीधा होना ठीक नहीं था। जब वे किनारे गए तो शाओयू रिसेप्शनिस्ट को एक कुटिल मुस्कान स्मर्क दिखाना नहीं भूली। रिसेप्शनिस्ट ने यह देखकर अपने दांत और भी जोर से भींच लिए। बैठने के बाद लिनफेंग ने फॉर्म को पढ़ना शुरू किया और पाया कि यह बहुत विस्तृत नहीं था। फॉर्म में केवल कुछ बुनियादी जानकारी मांगी गई थी, साथ ही उनकी शक्ति का स्तर, पावर लेवल, जो केवल साधकों कल्टिवेटर्स के लिए लागू होना चाहिए था। लिनफेंग ने जल्दी से फॉर्म भर दिया और अधिकांश जानकारी खाली छोड़ दी, क्योंकि फॉर्म में लिखा था कि वे वैकल्पिक ऑप्शनल हैं। अभी भी इस शरीर के पिछले मालिक का परिवार मौजूद था। अगर उन्हें पता चला कि वह जीवित है तो वे उसे निश्चित रूप से जीवित नहीं छोड़ेंगे। फॉर्म भरने के बाद वह उन्हें वापस उसी रिसेप्शनिस्ट के पास ले गया जिसने पहले उसकी मदद की थी। वह किसी काम में व्यस्त थी, लेकिन जैसे ही उसने लिनफेंग को आते देखा उसने उन लोगों को तुरंत विदा कर दिया जिन्हें वह संभाल रही थी। वे लोग बड़बड़ाए, लेकिन जब वे गए तो इस तरह के व्यवहार के बावजूद उनके चेहरों पर एक अजीब सी खुशी थी। रिसेप्शनिस्ट तुरंत लिनफेंग के पास आए और खुशी खुशी फॉर्म ले लिए, लेकिन जैसे ही उसने पढ़ा कि उस पर क्या लिखा है, वह हैरान होकर तेज आवाज में बोल पड़ी, आप क्यूई गैदरिंग ची गैदरिंग के प्रथम स्तर के साधक हैं। जैसे ही यह कहा गया, हॉल में मौजूद हर कोई जो कर रहा था वह रुक गया और लिनफेंग की ओर मुड़कर देखने लगा। एक पल के सन्नाटे के बाद सब वापस अपने काम में लग गए, लेकिन अब कुछ लोग लिनफेंग पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। उस सन्नाटे के बाद दूसरी रिसेप्शनिस्ट, जो पूरे समय चुप थी, अचानक मुड़ी और पहली रिसेप्शनिस्ट के सिर के पीछे एक चपत लगाई। पहली रिसेप्शनिस्ट को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जल्दी से अपना मुंह ढका और लिनफेंग से माफी मांगने लगी। लेकिन इससे पहले कि लिनफेंग कुछ कह पाता, दूसरी रिसेप्शनिस्ट ने कठोर लहजे में कहा, लाला, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रही हो? हमारे ग्राहक की निजी जानकारी को इस तरह उजागर करना, क्या तुम मर्सिनरी गिल्ड के लिए काम करने के लायक भी हो? पहली रिसेप्शनिस्ट, जिसे लाला कहा गया था, तुरंत अपनी सीनियर की ओर मुड़ी और रोते हुए स्वर में बोली, सीनियर, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी गलती थी। लेकिन सीनियर को उस पर कोई दया नहीं आई और उसने उसे फिर से सिर पर मारा। फिर लिनफेंग के सामने अपना सिर झुकाया, प्रिय ग्राहक, मुझे इसके लिए बहुत खेद है, कृपया मुझे इसकी भरपाई करने का मौका दें। लिनफेंग ने बस अपना हाथ हिलाया और कहा, ठीक है, क्या आप बस पंजीकरण में मेरी मदद कर सकती हैं? मैं जाकर कुछ मिशन लेना चाहता हूँ। सीनियर ने लिनफेंग को फिर से नमन किया और कहा, जी हाँ, हम तुरंत इसका ध्यान रखेंगे। फिर वह लाला की ओर मुड़ी और उसे फिर से मारते हुए कहा, जल्दी करो और अपनी गलती सुधारो। लाला ने बिल्कुल भी शिकायत नहीं की, क्योंकि वह जानती थी कि यह उसकी गलती थी, इसलिए उसने जल्दी से जानकारी सिस्टम में दर्ज की और उनके कार्ड बनाने वाले क्षेत्र की ओर भाग गई। सीनियर भी पीछे किसी काम से चली गई, तो वहाँ केवल लिनफेंग और शाओयू खड़े रह गए। लिनफेंग के चेहरे पर एक बेफिक्र भाव था, क्योंकि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी मानसिकता अभी भी पृथ्वी वाली थी, इसलिए उसके लिए यह एक साधारण गलती थी और इस पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। हालांकि शाओयू जानती थी कि यह केवल एक गलती नहीं थी, बल्कि यह एक बहुत गंभीर समस्या थी। लेकिन चूंकि लिनफेंग इसे बड़ा मुद्दा नहीं बना रहा था, इसलिए वह भी कुछ नहीं कह सकती थी। लेकिन इस दौरान उसने उन बुरी नीयत वाली नजरों को नोट कर लिया जो उनकी दिशा में देख रही थी और उन चेहरों को याद कर लिया। वह जानती थी कि यह मामला यहीं खत्म नहीं होगा। लाला को वापस आने में ज्यादा समय नहीं लगा। वह 2 कार्डों के साथ आई जो उनके मर्सिनरी लाइसेंस थे। कार्ड उन्हें सौंपने के बाद उसने जल्दी से रैंकिंग सिस्टम समझाया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा लिनफेंग ने इज़ेकाई उपन्यासों में पढ़ा था। मर्सिनरी को उनकी शक्ति और प्रदर्शन के आधार पर H से F तक रैंक दी जाती थी। केवल शक्तिशाली ही एक रैंक नहीं बन सकते थे, बल्कि वे भी जो चतुराई से कार्यों को पूरा करते थे। लेकिन उससे ऊपर एस रैंक थी, जो केवल वास्तव में शक्तिशाली लोगों के लिए थी। फिलहाल लिनफेंग को डी रैंक मर्सिनरी के रूप में पंजीकृत किया गया था। ये जानकारी उजागर करने का मुआवजा नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि वह एक साधक था, इसलिए उसे सीधे डी रैंक पर पदोन्नत किया गया था। शाओयू को F रैंक पर रखा गया। अन्य नियम मामूली थे, बस उनके लाइसेंस पर समय सीमा थी। F रैंक वालों को हर महीने एक मिशन पूरा करना होता था, वरना वे निष्क्रिय माने जाते और दोबारा पंजीकरण शुल्क देना पड़ता। लिनफेंग के मामले में लाला की गलती की वजह से पंजीकरण शुल्क माफ कर दिया गया था। लाइसेंस मिलने के बाद लिनफेंग हॉल के दूसरी तरफ मिशन बोर्ड की ओर बढ़ा और उपलब्ध मिशनों को देखने लगा। चूंकि वह और शाओयू एक समूह के रूप में काम करने वाले थे, इसका मतलब था कि चूंकि नेता लिनफेंग था जो डी रैंक का था, वे डी रैंक के कार्य ले सकते थे। लेकिन सीधे बड़े कामों में कूदना अच्छा विचार नहीं था, इसलिए लिनफेंग ने अंत में F रैंक का जड़ी बूटी संग्रह और कलेक्शन मिशन चुना। यह एक अच्छा शुरुआती मिशन था, क्योंकि यह शहर से ज्यादा दूर नहीं था और जड़ी बूटियां ढूंढना आसान था।
साथ ही इसका इनाम एक F रैंक मिशन के हिसाब से काफी अच्छा था। डाकुओं से मिले पैसे ज्यादा नहीं थे और वे अगले एक हफ्ते के ठहरने के खर्च में ही खत्म हो जाते। बेशक अगर वे बाहर टेंट लगाकर रहते तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन लिन फैन शाओ यू को उस स्थिति में नहीं डालना चाहता था। इसलिए उसने फैसला किया कि एक पुरुष के रूप में वह अपनी महिला के लिए बुनियादी सुविधाएं प्रदान करेगा। इस मिशन को लेने और काउंटर पर पंजीकृत कराने के बाद लिन फैन और शाओ यू मर्सिनरी गिल्ड से बाहर निकल गए। उनके जाने के तुरंत बाद बाग क्षेत्र के पास 3 लोगों का एक समूह भी अपना सामान उठाकर उनके पीछे पीछे दरवाजे से बाहर निकल गया। मर्सिनरी गिल्ड छोड़ने के बाद लिन फैन और शाओ यू उसी गेट से बाहर निकले जिससे उन्होंने कल प्रवेश किया था, लेकिन इस बार वे बिना लबादे क्लोक्स के बाहर गए थे। कल की स्थिति विशेष थी क्योंकि उनके पास अभी तक पहचान पत्र नहीं था, इसलिए वे खुद को उजागर करके कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहते थे। हालांकि अब जब उन्हें मर्सिनरी लाइसेंस मिल गया था तो वह कोई समस्या नहीं थी। मर्सिनरी के रूप में पंजीकरण करने का यह एक बड़ा लाभ था। आपको मिलने वाला लाइसेंस अधिकांश शहरों में कानूनी पहचान पत्र एक के रूप में मान्य होता है। कई मामलों में यह आपको शहर के प्रवेश शुल्क देने से भी बचाता है। ये तब लागू होता था जब आप अकेले प्रवेश करते थे और आपके पास ज्यादा सामान नहीं होता था। यदि आपके पास बहुत सारा सामान होता तो आपसे सामान्य शुल्क लिया जाता, लेकिन मर्सिनरी लाइसेंस होने से शहर में प्रवेश करना बहुत आसान हो जाता था क्योंकि गार्ड आमतौर पर आपके सामान की जांच नहीं करते थे। ये दर्शाता था कि मर्सिनरी गिल्ड का कितना प्रभाव था, यहाँ तक कि अधिकांश शहर भी इसे मान्यता देते थे और गिल्ड के साथ पंजीकृत लोगों को विशेष अधिकार देते थे। गिल्ड छोड़ने से पहले लिन फैन ने गिल्ड द्वारा दिए जाने वाले मुफ्त नक्शों में से एक ले लिया था। साथ ही उनके निकलने से पहले लाला ने नक्शे पर उस जड़ी बूटी के स्थान को चिन्हित करने में उनकी मदद की थी जिसे वे ढूंढ रहे थे, इसलिए उन्हें उस क्षेत्र तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। जैसे ही वे पहुंचे सबसे पहले जड़ी बूटियों की महक उनसे टकराए। फिर जब वे करीब आए तो उन्हें बस नीचे देखने भर से वे जड़ी बूटियां मिल गई जिनकी उन्हें तलाश थी। जब उन्होंने चारों ओर देखा तो पाया कि इस मिशन के लिए आवश्यक जड़ी बूटियां उनके चारों ओर थीं और उन्हें इकट्ठा करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लिन फैन ये देखकर सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। ये वास्तव में शुरुआती लोगों के लिए उपयुक्त मिशन था। जड़ी बूटियां ढूंढना इतना आसान था और वे इतनी अधिक संख्या में थी कि इस मिशन में असफल होना वास्तव में कठिन होता। बेशक वह ये नहीं जानता था कि इस मिशन का इनाम इतना अधिक क्यों था। इसका कारण ये था कि इन जड़ी बूटियों के खिलने का चक्र बहुत अनिश्चित था। कोई नहीं जानता था कि ये जड़ी बूटियां कब खिलती हैं। वे बेतरतीब ढंग से खिलती थी, इसलिए सब कुछ व्यक्ति की किस्मत पर निर्भर करता था। लिन फैन उस मामले में भाग्यशाली था क्योंकि उसके पहुंचने से ठीक पहले जड़ी बूटियां खिल गई थी, इसलिए अभी उसके सामने इतनी सारी जड़ी बूटियां थीं। बिना समय बर्बाद किए लिन फैन और शाओ यू ने अपने आसपास की जड़ी बूटियां चुनना शुरू कर दिया। हालांकि इस प्रक्रिया के बीच में शाओ यू अचानक खड़ी हुई और लिन फैन के पास आए। लिन फैन उसे पास आते देख हैरान रह गया। उसने पूछा क्या हुआ। शाओ यू ने अपनी बाहें सिकुड़ी और ठंडी आवाज में कहा वे यहाँ हैं। लिन फैन ने उलझन में पूछा कौन। शाओ यू ने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए लिन फैन ने अपनी इंद्रियों को केंद्रित किया और वह अपने पीछे से पत्तों की सरसराहट सुन पा रहा था। साधक बनने के बाद लिन फैन की इंद्रियां बहुत तेज हो गई थी, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह इसे सुन सका। जहां तक शाओ यू की बात थी, हालांकि वह सतर्क थी, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति की इंद्रियों के साथ इसे सुन पाना उसके लिए पर्याप्त नहीं होता। उसके सुन पाने का कारण यह था कि वह भी एक साधक बन गई थी। पूरी तरह से साधक नहीं, लेकिन उसने भी साधना कल्टिवेशन के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया था। लिन फैन जानता था कि उसके साथ चलने के लिए उसका नश्वर बने रहना पर्याप्त नहीं होगा, इसलिए उसने उसे साधना का विकल्प दिया था। उसने कल रात ही शुरुआत की थी और पता चला कि उसमें इसके लिए प्रतिभा थी। खैर वह लिन फैन जितनी प्रतिभाशाली नहीं थी जिसे सिस्टम की सहायता प्राप्त थी और जो सीधे आगे बढ़ गया था, लेकिन सामान्य लोगों की तुलना में वह फिर भी प्रतिभाशाली थी। सिर्फ एक रात में वह सूडोची गैदरिंग क्षेत्र में पहुंच गई थी जिसने उसे आधा साधक बना दिया था। हालांकि उसके पास एक सामान्य साधक जितनी आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी, फिर भी उसके पास इतनी ऊर्जा थी कि वह सामान्य मनुष्य से अधिक शक्तिशाली बन सके। ये पता लगाने के बाद कि उनके पीछे लोग कहाँ हैं, वे दोनों आगे बढ़ते रहे और जंगल के उस हिस्से में चले गए जहाँ छिपने की जगह थी। जब उनका पीछा करने वाले लोगों ने ये देखा तो उन्हें लगा कि यह हमला करने का सही मौका है, इसलिए वे झाड़ियों के बीच छिपते हुए जंगल में उनके पीछे पीछे चले गए। आखिरकार जब लिन फैन और शाओ यू आराम करने के लिए एक खाली जगह पर रुके तो उन लोगों को अपना मौका मिल गया। लिन फैन और शाओ यू का पीछा करने वाले 3 लोग थे, इसलिए वे 3 अलग अलग स्थानों पर बढ़ गए, जिससे लिन फैन और शाओ यू उनके बिल्कुल बीच में आ गए। एक बार जब तीनों अपनी स्थिति में आ गए तो उनमें से एक ने अपनी कमर पर लटके थैले से कुछ छोटी गेंदें निकाली। ये गेंदें सफेद रंग की थीं और देखने में विशेष नहीं लग रही थीं, लेकिन जैसे ही उन्हें फेंका गया जमीन से टकराते ही वे तेज रोशनी के साथ फट गईं। यह इतनी चकाचौंध वाली रोशनी थी कि अगर कोई इसे देखता तो उसके पास अपनी नजरें फेरने या आंखें मूंदने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। हालांकि लिन फैन और शाओ यू दोनों इस हमले के लिए तैयार थे, इसलिए वे गेंद फेंकते ही अपनी आंखें ढंकने में सफल रहे। रोशनी के फटने के बाद उन्हें घेरने वाले तीनों लोग अपने हथियार उठाकर आगे बढ़े। ये स्पष्ट था कि वे अच्छे इरादों के साथ यहाँ नहीं आए थे, लेकिन चूंकि वे तैयार थे इसलिए लिन फैन और शाओ यू को उनका सामना करने के लिए अपने हथियार निकालने में देर नहीं लगी। दोनों उन हथियारों का उपयोग कर रहे थे जो उन्हें डाकुओं से मिले थे, इसलिए वे बहुत उच्च गुणवत्ता के नहीं थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उनके पास हथियारों को मजबूत करने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा थी। हमला करने वाले तीनों लोग स्यूडो क्यूई गैदरिंग क्षेत्र में थे, लेकिन जब उनका सामना क्यूई गैदरिंग क्षेत्र के एक वास्तविक साधक से हुआ तो उनके पास कोई मौका नहीं था। आखिरकार दोनों पक्षों द्वारा उपयोग की जाने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा में बहुत बड़ा अंतर था। लिन फैन अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से ढकी तलवार से उनकी तलवारों को बीच से काटने में सक्षम था। वह उन्हें भी काट सकता था, लेकिन उसने खुद को रोका और केवल उन्हें मारकर बेहोश कर दिया। दूसरी ओर शाओ यू को थोड़ी मुश्किल हो रही थी क्योंकि वह दूसरे व्यक्ति की तुलना में लड़ने में उतनी कुशल नहीं थी, लेकिन वह लड़ाई के दौरान खुद को ढलने में सक्षम थी। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी शाओ यू का पलड़ा भारी होता गया और अंत में उसने दूसरे व्यक्ति को दबा दिया। हालांकि तब तक लिन फैन बाकी 2 का काम तमाम कर चुका था और मदद के लिए आ गया था। ये देखकर उस व्यक्ति के पास हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। शाओ यू उसे खत्म करने ही वाली थी, भले ही उसने आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन लिन फैन ने उसे समय रहते रोक दिया। शाओ यू उसे मार देना चाहती थी, लेकिन लिन फैन ने उसे गंभीरता से देखा और सिर हिलाते हुए कहा नहीं। शाओ यू उसकी आवाज में गंभीरता सुन सकती थी, इसलिए उसके पास अपने हाथ नीचे करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि ये स्पष्ट था कि वह इस व्यक्ति को जीवित छोड़ने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थी। लिन फैन ने उस व्यक्ति को बेहोश कर दिया और फिर तीनों को एक साथ इकट्ठा किया। उन लोगों के पास से मिली रस्सी से उसने तीनों को बांध दिया और फिर उनके चेहरे पर उनका ही पानी फेंककर उन्हें जगाया। अचानक पानी पड़ने से वे तीनों चौंक कर जागे, लेकिन स्थिति समझते ही उन्होंने अपने चारों ओर देखा। खुद को बंधा हुआ पाकर वे समझ गए कि क्या हुआ है और लिन फैन को आशंकित नजरों से देखने लगे। आखिरकार उनका जीवन अब उनके अपने हाथों में नहीं था, इसलिए उनका डरना स्वाभाविक था। लिन फैन ने थोड़ी देर उन्हें ठंडी नजरों से देखा और फिर अचानक अपनी तलवार उठाई। उन्हें लगा कि लिन फैन उन्हें काटने जा रहा है, इसलिए तीनों अपनी आंखें बंद करके सामने गए। हालांकि जब उन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ तो उन्होंने आंखें खोली और देखा कि उन्हें बांधने वाली रस्सी काट दी गई थी। लिन फैन ने ठंडी आवाज में कहा दफा हो जाओ, अगर दोबारा कभी ऐसे विचार मन में लाए तो अगली बार मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा। लिन फैन की बात सुनकर वे तीनों हैरान रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वह उन्हें जाने दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि वह झूठ बोल रहा है। तीनों धीरे धीरे खड़े हुए और लिन फैन पर अपनी नजरें टिकाए रखी, जैसे उन्हें डर हो कि वह अचानक हमला कर देगा। हालांकि एक बार खड़े होने के बाद जब उन्होंने देखा कि लिन फैन कुछ नहीं कर रहा है तो वे तुरंत बिना किसी हिचकिचाहट के मुड़े और भागने लगे। उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और जंगल से बाहर भागने लगे। लिन फैन ने यहाँ एक सेकंड के लिए अपनी सावधानी ढीली की और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे वह रोक नहीं पाया।
इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, शाओयू पहले ही आगे बढ़ चुकी थी और उसने उनके सिर के पीछे सटीक रूप से 3 चाकू फेंके। वे तीनों इस बात से निश्चिंत थे कि उन्हें छोड़ दिया गया है, इसलिए अंतिम क्षण में उन्होंने अपनी सावधानी हटा दी थी। उनकी सावधानी की यही कमी अंत में उनकी मौत का कारण बनी। चाकू उनके सिर के पिछले हिस्से में सटीक रूप से धंस गए और तीनों के शरीर बिना किसी प्राण के जमीन पर गिर पड़े। लिनफेन सदमे में उन 3 लोगों को देखता रह गया जो अचानक लाशों में बदल गए थे। लिनफेन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि शाओयू अचानक इस तरह का कदम उठाएगी, यही कारण था कि वह उसे रोकने के लिए समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाया। जब तक उसने प्रतिक्रिया दी तब तक वे तीनों मर चुके थे और सब खत्म हो गया था। लिनफेन को पहले तो समझ नहीं आया कि क्या कहे, लेकिन फिर उसने शाओयू को गंभीरता से देखा और पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वह खुद भी यही करने के बारे में सोच रहा था। ये स्पष्ट था कि ये तीनों किस चीज के पीछे थे, क्योंकि लिनफेन ने उन्हें पहचान लिया था। ये वही मर्सिनरी थे जिन्हें उसने मर्सिनरी गिल्ड में देखा था। ये जानकर कि वह एक साधक कल्टिवेटर है, वे निश्चित रूप से उसे लूटने आए थे। वास्तव में वह मानसिक दृढ़ता, मेंटल फोर्टिट्यूड कौशल के प्रभाव को महसूस कर रहा था। उसके दिमाग के पिछले हिस्से में एक आवाज उसे बता रही थी कि उन्हें मार देना ही बेहतर है, क्योंकि उन्हें जीवित छोड़ना भविष्य में मुसीबत बन सकता था। हालांकि उसका वह हिस्सा जिसमें अभी भी पृथ्वी के संस्कार और नैतिकता थी, वह इस आवाज को नजरअंदाज कर रहा था। यदि वह हर किसी को मारने लगता तो एक ठंडे खून वाले कातिल और उसमें क्या अंतर रह जाता। लेकिन अब इस बात का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि शाओयू पहले ही उन तीनों को मार चुकी थी। शाओयू ने सीधे लिनफेन की आंखों में देखा और कहा, ये सबके भले के लिए है, कोई नहीं जानता कि अगर हम उन्हें जाने देते तो वे क्या करते। लिनफेन उसकी आंखों में देखकर बता सकता था कि उसे समझाना मुमकिन नहीं था, लेकिन एक बात थी जिसे उसे स्पष्ट करना था। लिनफेन ने गंभीर चेहरा बनाया और कहा, कम से कम जब मैं कोई आदेश दूं तो तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। भले ही तुम्हें लगे कि वह गलत है, तुम्हें बिना कुछ कहे मेरे आदेश की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। शाओयू अब पहले जैसी जिद्दी नहीं दिख रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि लिनफेन सही था। उनके बीच का रिश्ता मालिक और सेवक का था और ऐसा करके उसने इस रिश्ते की बुनियादी नींव यानी विश्वास के खिलाफ काम किया था। उसके आदेश के विरुद्ध जाकर उसने लिनफेन के उस पर भरोसा करने की क्षमता को चोट पहुंचाई थी। यदि ऐसा ही रहा तो क्या कभी ऐसा समय आएगा जब वह नहीं चाहेगा कि शाओयू उसके साथ रहे। वह जानती थी कि इस दुनिया में जहां उसका अब कुछ नहीं बचा था, ये लिनफेन ही था जिसने उसकी जान बचाई थी और वह ये जीवन जी पा रही थी। अगर वह अचानक उसे छोड़ दे तो भले ही उसके पास अब साधना की शक्ति हो, वह अच्छे से नहीं जी पाएगी। उल्लेखनीय है कि लिनफेन ही इस दुनिया में उसका एकमात्र सहारा था। वह उसे खोने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। वह जानती थी कि उसने जो किया वह सही था, लेकिन उसने स्वीकार किया कि उसे करने का तरीका गलत था। आखिरकार उसने एक आदेश दिया था और उसके खिलाफ जाना एक मालिक के रूप में उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता। अगर यह बात दूसरों को पता चलती तो अंत में शाओयू जान गई कि उसे क्या करना है। शाओयू आपकी बातों से प्रभावित है। स्नेह अफेक्शन में 5 की वृद्धि हुई है। लिनफेन सिस्टम के इस अचानक आए नोटिफिकेशन से उलझन में था, लेकिन उसने इसे अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। वह जानता था कि जब तक वह सख्त नहीं दिखेगा उसकी बात शाओयू तक नहीं पहुंचेगी। एक लंबे सन्नाटे के बाद शाओयू ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया और एक घुटने के बल झुककर अपना सिर झुका लिया। उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए युवा मालिक। लिनफेन उसकी हरकतों में ईमानदारी देख सकता था, इसलिए उसने एक आह भरी और कहा, ठीक है, हम इस मामले को यहीं खत्म करते हैं। बस इतना ध्यान रहे कि ऐसा दोबारा ना हो। शाओयू ने अपना सिर और झुकाते हुए कहा, जी युवा मालिक। ये देखकर कि वह अपनी गलती सुधारने के लिए तैयार है, लिनफेन के लिए इतना काफी था। वह इस दुनिया में अकेला था और शाओयू उन कुछ लोगों में से एक थी जिस पर वह भरोसा कर सकता था, क्योंकि वह उसके द्वारा वश में की गई थी। वह विचारों के मतभेद के कारण उसे खोना नहीं चाहता था। जिस तरह अगर वह शाओयू को छोड़ दे तो वह अकेली हो जाएगी, उसी तरह अगर लिनफेन शाओयू को छोड़ दे तो वह भी अकेला हो जाएगा। इसलिए दोनों ही एक दूसरे को खोने के लिए तैयार नहीं थे। जब वह मामला सुलझ गया तो लिनफेन लाशों की ओर जाने ही वाला था कि शाओयू ने उसे रोक दिया। वह उसके सामने खड़ी हुई और बोली, युवा मालिक कृपया यह मुझ पर छोड़ दें। लिनफेन कुछ कहने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही वह लाशों की ओर बढ़ चुकी थी। लिनफेन की हैरान नजरों के सामने उसने बिना किसी हिचकिचाहट के शवों की तलाशी ली। उसने उनके कपड़े उतार दिए और उनके सामान की तब तक जांच की जब तक कि सब कुछ साफ नजर नहीं आने लगा, जिसमें उनके नग्न शरीर भी शामिल थे। लिनफेन ये देखकर इतना हैरान था कि शाओयू ये काम कितनी तत्परता से कर रही थी, उसे थोड़ा डर भी लगने लगा। लेकिन फिर भी चूंकि उसने काम पूरा कर लिया था, इसलिए उसके पास कहने के लिए कुछ और नहीं था। लिनफेन ने उन तीनों के सामान की जांच की और जो चीजें काम की थी उन्हें अपने पेज स्टोरेज स्पेस में डाल दिया। इस समय इसे आइटम स्टोरेज कहना ज्यादा सही था, क्योंकि वह उसमें बहुत सारी चीजें डाल रहा था। उन्हें पर्याप्त जड़ी बूटियां मिल चुकी थी, इसलिए अब गिल्ड वापस जाकर रिपोर्ट करने के अलावा कुछ नहीं बचा था। जहां तक उन तीनों की लाशों का सवाल था, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अगर वे उन्हें जंगल में ही छोड़ देते तो जंगल खुद ही उन लाशों का ठिकाना लगा देता। वे जल्दी से शहर की ओर चल पड़े और अपने मर्सिनरी लाइसेंस की बदौलत वे गेट से जल्दी निकल पाए, जो इस लाइसेंस के होने का एक बड़ा फायदा था। जब वे मर्सिनरी गिल्ड वापस आए तो उनके अंदर कदम रखते ही सभी की निगाहें उनकी ओर मुड़ गईं। उनमें से कुछ के चेहरे पर हैरानी के भाव थे, क्योंकि उन लोगों ने उन तीनों को उनका पीछा करते हुए देखा था। वे तीनों अपने टीम वर्क के लिए मशहूर थे और उन्होंने पहले एक ग्रेड 1 स्पिरिट बीस्ट को भी मार गिराया था, जो प्रथम की हुई गैदरिंग स्तर के साधक के बराबर होता है। भले ही लिनफेन एक साधक था, फिर भी उन्हें लगा था कि वे उसे हरा देंगे। ये देखकर लोगों ने लिनफेन के बारे में अपनी राय बदलना शुरू कर दी। उन्हें एहसास हुआ कि वह उनकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। लिनफेन ने इन सब पर ध्यान नहीं दिया और सीधे काउंटर की ओर बढ़ा। लाला वहां नहीं थी, उसकी जगह वही सीनियर रिसेप्शनिस्ट काउंटर संभाल रही थी। सीनियर रिसेप्शनिस्ट भी लिनफेन को देखकर हैरान थी, क्योंकि उसने भी उन तीनों के बारे में सुना था जो उसके पीछे गए थे, लेकिन उसने इसे चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया और एक उज्जवल मुस्कान के साथ स्वागत किया। नमस्ते श्रीमान, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? लिनफेन ने अपना थैला काउंटर पर फेंका और कहा, मैं अपना मिशन पूरा करना चाहता हूँ। सीनियर रिसेप्शनिस्ट बिल्कुल नहीं झिझकी और थैले को देखने लगी, लेकिन जैसे ही उसने इसे खोला वह हैरान रह गई। काफी समय से किसी को ये जड़ी बूटियां नहीं मिली थी, इसलिए यह अच्छी बात थी कि कोई मिशन पूरा कर पाया, लेकिन उसकी हैरानी का कारण यह नहीं था। जैसे ही उसने थैले की जांच की, उसने पाया कि जड़ी बूटियों की न तो मात्रा कम थी और न ही गुणवत्ता। ये सभी उच्च श्रेणी की जड़ी बूटियां थीं और इनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। थैले की गिनती पूरी करने के बाद वह लिनफेन की ओर मुड़ी और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने पुष्टि कर ली है कि ये वही वस्तुएं हैं जिनकी मांग की गई थी और आपने मिशन पूरा कर लिया है। कृपया 1 मिनट प्रतीक्षा करें, मैं आपका इनाम तैयार करती हूँ। उसने काउंटर के पीछे एक अन्य कर्मचारी की ओर इशारा किया जो थैला ले गया। फिर वह काउंटर के पीछे रखी उस अलमारी की ओर मुड़ी जहां मर्सिनरी गिल्ड अपना पैसा रखता था। हालांकि उसके आगे बढ़ने से पहले लिनफेन ने अचानक खांसते हुए कहा, दरअसल एक और चीज है जिसकी मुझे रिपोर्ट करनी है। सीनियर रिसेप्शनिस्ट रुकी और मुड़कर लिनफेन को जिज्ञासु नजर से देखा। लिनफेन ने बस लापरवाही से अपनी जेब में हाथ डाला और 3 कार्ड निकाले, जिन्हें उसने मेज पर रख दिया और कहा, मैं कुछ खोई हुई वस्तुओं की रिपोर्ट करना चाहता था। सीनियर रिसेप्शनिस्ट पहले तो उलझन में थी, लेकिन जैसे ही उसने उन 3 कार्डों को देखा उसकी आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। उसने कार्ड उठाए और उन पर लिखे नामों को ध्यान से देखा। उनकी सत्यता की पुष्टि करने के बाद उसने लिनफेन को एक जटिल नजर से देखा। ये 3 कार्ड उन लोगों के मर्सिनरी लाइसेंस थे जिन्होंने लिनफेन का पीछा किया था और उस पर हमला किया था। उसके लिए इन तीनों लाइसेंसों को वापस लाना ये स्पष्ट कर रहा था कि यह उनकी मर्जी से नहीं हुआ था, क्योंकि कोई भी अपना लाइसेंस छोड़ने जितना पागल नहीं होगा। आखिरकार यह ऐसी चीज थी जो सिर्फ एक बार मिलती थी और इसे खोने वाले पर दोबारा लाइसेंस पाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाता था। तथ्य ये था कि उसके पास अब ये 3 कार्ड थे। इसका मतलब था कि इन कार्डों के मालिक मर चुके थे। हालांकि सीनियर रिसेप्शनिस्ट एक पेशेवर प्रोफेशनल थी और वह जल्दी ही अपने सदमे से उबर गई। उसने तीनों कार्ड उठाए और लिनफेन को थोड़ा झुककर नमन करते हुए कहा, इन्हें वापस लाने के लिए धन्यवाद।
हम इन्हें यहाँ तब तक रखेंगे जब तक इनके मालिक वापस नहीं आ जाते। ये कहने के बाद उसने तीनों कार्ड लिए और काउंटर के पीछे एक दराज में रख दिए। इस दौरान लिनफेन हॉल में चारों ओर मुड़ा और उन लोगों को देखने लगा जो उसकी दिशा में नजरें डाल रहे थे। जैसे ही उसकी आंखें उन पर फिरी, उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन उस मुस्कान में दोस्ताना जैसा कुछ भी नहीं था। वास्तव में उस मुस्कान को देखकर किसी की भी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ सकती थी। कमजोर मानसिकता वाले कुछ लोगों ने अपनी नजरें फेर लीं। जो अभी भी लिनफेन की ओर देख रहे थे, उन सभी की आंखों में अब एक अलग भाव था। वे अब लिनफेन को कमतर नहीं आंक रहे थे, बल्कि उनकी आंखों में अब थोड़ी सावधानी और डर था। लिनफेन ने इस पर ध्यान नहीं दिया और वापस सीनियर रिसेप्शनिस्ट की ओर मुड़ा, जो उस अलमारी के पास थी जहां वे पैसे रखते थे और कुछ सिक्के गिन रही थी। जब उसने गिनती पूरी कर ली तो वह लिनफेन की ओर मुड़ी और उसके द्वारा गिने गए सिक्कों को अलग अलग ढेरों में व्यवस्थित करके रखा। कुल मिलाकर वहां 20 सोने के सिक्के, 50 चांदी के सिक्के और 32 तांबे के सिक्के थे। यह उन पैसों से 10 गुना ज्यादा था जो उन्हें डाकुओं से मिले थे। लिनफेन ये सोचने से खुद को नहीं रोक सका कि मर्सिडी बनना वास्तव में एक लाभदायक व्यवसाय है, लेकिन वह ये नहीं जानता था कि यह एक विशेष स्थिति थी जो केवल उन जड़ी बूटियों के कारण थी जो वह लाया था। जड़ी बूटियों की गुणवत्ता को देखते हुए रिसेप्शनिस्ट ने उसे मिशन नोटिस पर सूचीबद्ध राशि से भी अधिक पैसे दिए थे। इसे एक तरह का मुआवजा भी माना जा सकता था, क्योंकि उन 3 मर्सिडी वाली घटना में आंशिक रूप से गिल की भी गलती थी। ये सुनिश्चित करने के बाद कि लिनफेन ने सभी सिक्के ले लिए हैं, सीनियर रिसेप्शनिस्ट थोड़ा आगे झुकी और बोली, मेरा नाम टियान है, अगली बार आप मेरा नाम लेकर पूछ सकते हैं। ये कहने के बाद वह लिनफेन को आंख मारना विंक नहीं भूली। रिसेप्शनिस्ट उन मिशनों पर बोनस कमाती थी जिन्हें वे मर्सिडीज के लिए प्रोसेस करती थी, और इस जड़ी बूटी के कार्य से टियान को निश्चित रूप से एक अच्छा बोनस मिलने वाला था। अब जब वह जान गई थी कि लिनफेन कितना शक्तिशाली है, तो उसे यकीन था कि वह एक उभरता हुआ सितारा बनेगा और वह पहले ही उसकी व्यक्तिगत रिसेप्शनिस्ट बनने की स्थिति हासिल करने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर लिनफेन थूक गटकाए बिना नहीं रह सका, क्योंकि उसे वास्तव में इस तरह की लड़कियां पसंद थीं। ये टियान कुछ शब्दों में कहें तो एक सक्षम और परिपक्व महिला मिचो लेडी थी। उसके सुनहरे बाल, चश्मा और व्यक्तित्व उसे एक बेहतरीन सेक्रेटरी जैसा लुक दे रहे थे, जो हर पुरुष की कल्पना होती है। टियान आपकी ताकत से प्रभावित है। स्नेह अफेक्शन में 10 की वृद्धि हुई है। जब लिनफेन ने यह देखा तो वह और भी उत्साहित हो गया। उसने कल्पना की, अगर मैं इसे वश में कर सका तो। लेकिन तभी उसे अपनी कमर पर एक चुटकी महसूस हुई। मुड़कर देखने पर उसने देखा कि शाओयू उसकी कमर दबा रही थी। उसने एक अजीब सी मुस्कान दी और खांसते हुए कहा, देखते हैं। टियान देख सकती थी कि शाओयू क्या कर रही है, लेकिन उसे अपने आकर्षण पर पूरा भरोसा था। उसने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो फिर अगली बार मिलते हैं। लिनफेन ने सिर हिलाया और मर्सिडी गिल्ड से बाहर निकल गया। बाहर निकलते समय उसने शाओयू का हाथ थाम लिया और वह एक हल्की मुस्कान के साथ चुपचाप उसके पीछे चल दी। उनके जाने के बाद टियान के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। पेशेवर मुस्कान की जगह एक कठोर भाव आ गया। उसने काउंटर दूसरे रिसेप्शनिस्ट को सौंपा और पीछे की ओर चली गई। सीढ़ियां चढ़कर वह एक ऑफिस के सामने पहुंची। दस्तक देने के बाद वह अंदर गई और बोली, ऐसा लगता है कि कुछ लोगों का दिमाग बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अंदर बैठा व्यक्ति कुछ कागजों पर काम कर रहा था। टियान को देखकर उसने पूछा, क्या हुआ? टियान ने एक आह भरी और लिनफेन के साथ आज जो हुआ वह सब बताया। कहानी खत्म होने तक बैठने वाले व्यक्ति ने अपनी बाहें सिकोड़ ली थी। कुछ देर के सन्नाटे के बाद उसने कहा, तो फिर सफाई कर दो। हमारे गिल्ड में मूर्खों को रखने का कोई मतलब नहीं है। ये सुनकर टियान मुस्कुराई और बोली, तो मुझे वह करने की अनुमति है जो मैं चाहती हूँ। टियान की मुस्कान वास्तव में सुंदर थी, लेकिन उसे देखकर सामने वाले को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। हालांकि वह व्यक्ति इसका आदी था। उसने सिर हिलाया और कहा, जो करना है करो। टियान ने नमन किया और कहा, धन्यवाद अध्यक्ष प्रेसिडेंट, और बिना उत्तर का इंतजार किए वह बाहर चली गई। अध्यक्ष ने एक आह भरी और कहा, लगता है कि खून का एक और तूफान आने वाला है। वह व्यक्ति मर्सिडी गिल्ड का अध्यक्ष था। मर्सिडी गिल्ड का काम निपटाने के बाद लिनफेन और शाओयू फिर से शहर से बाहर नहीं गए। आज का उनका लक्ष्य पैसा कमाना था और मिशन से मिले इनाम और हमलावरों के पास से मिले पैसों के साथ उनके पास फिलहाल पर्याप्त धन था, इसलिए आराम करने का यह अच्छा समय था। थोड़ी देर बाजार घूमने और खाना खाने के बाद वे सराय वापस आ गए। चूंकि काफी देर हो चुकी थी, इसलिए वे सोने की तैयारी करने लगे। मनोरंजन की कमी के कारण लिनफेन ने स्नान करने का फैसला किया। सराय में निजी और सार्वजनिक दोनों तरह के स्नानघर थे। लिनफेन सार्वजनिक रूप से नग्न होने में सहज नहीं था, इसलिए उसने निजी स्नानघर चुना। जब वह बाथटब में आराम कर रहा था और आज की घटनाओं के बारे में सोच रहा था, तभी अचानक दरवाजा खुला। लिनफेन चौंक गया, लेकिन अंदर आने वाले को देखकर वह और भी हैरान रह गया। वह शाओयू थी और उसने केवल एक तौलिया लपेटा हुआ था। लिनफेन को अपनी ओर देखते पाकर उसने अपनी नजरें नहीं हटाई, लेकिन उसका चेहरा लाल हो गया और वह बोली, अगर आप इस तरह घूरेंगे तो शर्मिंदगी होती है। लिनफेन थोड़ी देर उसे देखता रहा, फिर होश में आकर बगल में मुड़ गया। गर्म पानी के कारण उसका चेहरा पहले ही लाल था, लेकिन शाओयू को इस हाल में देखकर वह और भी गहरा लाल हो गया। उसे मानना पड़ा कि उसका फिगर बहुत शानदार था। वह आकर्षक थी और कोई भी पुरुष इस दृश्य को देखकर उत्तेजित हो जाता। लेकिन लिनफेन ने खुद को रोका, क्योंकि वह जानता था कि उसे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उसने गहरी सांस ली और लड़खड़ाती आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शाओयू ने थोड़ा नीचे देखते हुए कहा, मैं यहाँ युवा मालिक की पीठ धोने आई हूँ। लिनफेन को यह सुनकर उत्साह महसूस हुआ, क्योंकि पृथ्वी पर यह एक प्रसिद्ध फैंटेसी थी, लेकिन उसने शालीनता दिखाते हुए कहा, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद धो सकता हूँ। लेकिन शाओयू आगे बढ़ी और उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए बोली, मुझे ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं करना चाहती हूँ। क्या युवा मालिक नहीं चाहते कि शाओयू आपकी मदद करे? ये सुनते ही लिनफेन के दिमाग में खून दौड़ने लगा। उसे इस स्थिति का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए उसने बस अपना सिर झुकाया और कहा, मैं चाहता हूँ, कृपया मेरी मदद करो। शाओयू मुस्कुराए और एक स्टूल पास खींचकर उस पर थपकी देते हुए कहा, तो फिर बैठ जाए। लिनफेन खड़ा होने ही वाला था कि उसे एक समस्या का एहसास हुआ। वह पूरी तरह नग्न था। उसने बगल से एक तौलिया उठाया और खुद को नीचे से ढक लिया। लेकिन जब उसने ऐसा किया तो एक और समस्या सामने आई। एक पुरुष के रूप में इस स्थिति में उत्तेजित होना स्वाभाविक था। भले ही वह तौलिए से ढका हुआ था, लेकिन उसकी उत्तेजना साफ झलक रही थी। शाओयू उसे देख रही थी और जैसे ही उसने ये देखा, उसका चेहरा और भी लाल हो गया। जब लिनफेन खड़ा होकर मुड़ा तो वह स्थिति ठीक उसके चेहरे के सामने थी। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था, लेकिन वह निश्चित थी कि उसने इतना बड़ा पहले कभी नहीं देखा होगा। लिनफेन ने शर्मिंदा होकर उसे ढकने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, शाओयू ने कहा, ठीक है, आप इसे ऐसे ही रहने दे सकते हैं। लिनफेन ये सुनकर स्तब्ध रह गया। उसके दिमाग में बस एक ही शब्द आया, क्या? तो बस इसी तरह लिनफेन आज्ञाकारी रूप से शाओयू के सामने बैठ गया, जबकि उसके दिमाग में अनगिनत विचार कौन रहे थे। उसके मन में सबसे पहला विचार था, क्या वह आखिरकार आज रात ये कर पाएगा? जब शाओयू चुपचाप उसकी पीठ रगड़ रही थी, तब उसके दिमाग में यही मुख्य विचार चल रहा था। यह उसका पहला अनुभव होता, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह बहुत उत्साहित था, लेकिन अंत में उसे निराशा ही हाथ लगने वाली थी। जब शाओयू ने उसकी पीठ साफ कर दी तो वह खड़ी हो गई और जाने की तैयारी करने लगी। लिनफेन को लगा कि वह आगे की तैयारी करने जा रही है, लेकिन तभी उसने उसे कुछ ऐसा कहते सुना जिससे वह निराशा से भर गया। वह स्पष्ट रूप से देख सकती थी कि लिनफेन क्या सोच रहा है, इसलिए उसने धीमी आवाज में कहा, मैं अभी भी पूरी तरह सहज महसूस नहीं कर रही हूँ, तो क्या हम थोड़ा और इंतजार कर सकते हैं? लिनफेन को निराशा तो हुई, लेकिन उसने उस पर दबाव नहीं डाला, क्योंकि वह जानता था कि इन चीजों में जबरदस्ती नहीं की जा सकती। उल्लेखनीय है कि वह कोई स्वार्थी व्यक्ति नहीं था। अगर वह ये करने वाला था तो वह सुनिश्चित करना चाहता था कि दूसरा पक्ष भी उतना ही आनंद ले जितना वह, और उन्हें किसी ऐसी चीज के लिए मजबूर न किया जाए जो वे नहीं करना चाहते। एक छोटे से ठहराव के बाद लिनफेन उसकी ओर मुड़ा और सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, तुम जितना चाहो उतना समय ले सकती हो।
शाओ यू ये कहते समय थोड़ी चिंतित थी, लेकिन लिन फैंग की बातें सुनकर उसके दिल की चिंता दूर हो गई और वह खुशी से भर गई। वह लिन फैंग को पहचानने में गलत नहीं थी, उसका दांव आखिरकार सफल रहा। वास्तव में उसने ऐसा केवल इसलिए किया था क्योंकि उसने मर्सिडी गिल्ड में तियान तियान को लिन फैंग के करीब होते देखा था। वह जानती थी कि अगर उसने कदम नहीं उठाया तो वह उसे किसी और के हाथों हो सकती है। चूंकि वह अपने दिल की भावनाओं से इनकार नहीं कर सकती थी, इसलिए किसी भी प्रतियोगिता के शुरू होने से पहले कदम उठाना ही बेहतर था। हालांकि चूंकि यह उसका पहला मौका था, वह उतनी तैयार नहीं थी जितना उसने सोचा था, इसलिए उसने थोड़े और समय की मांग की थी। शाओ यू के बाथरूम से बाहर जाने के बाद लिन फैंग ने एक लंबी आह भरी। ये निराशा वाली आह नहीं थी, बल्कि राहत भरी आह थी। भले ही वह देख सकता था कि इसने अफेक्शन बढ़ रहा है, लेकिन उसे इस तरह की चीजों का अनुभव न होने के कारण पता नहीं था कि वह शाओ यू के साथ कितनी प्रगति कर रहा है। इसलिए जब उसने शाओ यू को ऐसा करते देखा तो वह समझ गया कि वह सही रास्ते पर है और स्वाभाविक रूप से उसे इस बात से बहुत खुशी हुई। जब तक मैं इसे थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं तब तक। ये सोचते ही लिन फैंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे कोई जल्दी नहीं थी क्योंकि उसके पास काफी समय था। फिलहाल इस बात की पुष्टि होना ही उसके लिए काफी था। फिर जब उसे मर्सिडी गिल्ड में आज दोपहर मिले नोटिफिकेशन की याद आई तो उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। आखिरकार तियान तियान का व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा था। शाओ यू आपकी बातों से प्रभावित हुई है। स्नेह अफेक्शन में 10 की वृद्धि हुई है। लिन फैंग ने इस नोटिफिकेशन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा और अपनी दिन की कल्पनाओं में खोया रहा। जब दोनों का नहाना पूरा हो गया तो वे वापस उसी एक बिस्तर वाले कमरे में आ गए। हालांकि इस बार उनके बीच तकियों की वह दीवार नहीं थी। जब लिन फैंग बिस्तर पर लेटा तो इस बार शाओ यू का चेहरा उसकी ओर था और उसने उसका हाथ थामने के लिए अपना हाथ भी आगे बढ़ाया। इसी तरह दोनों एक दूसरे की ओर मुंह करके सो गए। अगली सुबह जब लिन फैंग की आंख खुली तो शाओ यू का चेहरा ठीक उसके सामने था। उसकी आंखें बंद थीं और ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी सो रही है, इसलिए उसने उसके चेहरे को ध्यान से देखने का मौका हाथ से नहीं जाने दिया। उसे मानना पड़ा कि उसका चेहरा वास्तव में बहुत सुंदर था और उसे इतना करीब देखकर वह अपना चेहरा थोड़ा और आगे बढ़ाने की इच्छा को नहीं रोक सका। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसने अचानक शाओ यू को कहते सुना, अगर आप मुझे इस तरह देखेंगे तो शर्म आती है। लिन फैंग चौंक गया और उसे एहसास हुआ कि वह पूरे समय जाग रही थी। बिस्तर से उठते हुए लिन फैंग ने खांसा और कमरे में इधर उधर देखने लगा। तभी शाओ यू ने अपनी आंखें खोली और बिस्तर पर उठकर बैठी। उसने जम्हाई ली और अंगड़ाई लेते हुए कहा, सुप्रभात युवा मालिक। लिन फैंग ने एक और अजीब सी खांसी के साथ कहा, सुप्रभात। दोनों तैयार हुए और नाश्ता करने के बाद मर्सिडी गिल्ड की ओर निकल पड़े। भले ही उन्होंने कल काफी कमाई की थी, इसका मतलब यह नहीं था कि उन्होंने पैसा कमाना बंद कर दिया था। आखिरकार पैसा समय के साथ खर्च हो जाता है और अगर वे कमाना बंद कर देते तो उनके पास मौजूद पैसे भी खत्म हो जाते। किसी भी अनहोनी की स्थिति के लिए अतिरिक्त धन होते हुए भी मिशन लेते रहना ही उनके लिए बेहतर था। जब दोनों ने मर्सिडी गिल्ड में प्रवेश किया तो कई तरह की निगाहें उन पर टिक गईं। कुछ लोग तो साफ तौर पर उनसे नजरें चुरा रहे थे, मानो उन्हें देख ही न रहे हों। जब वे अंदर से गुजरे तो उन्हें अपने आसपास फुसफुसाहटें सुनाई दी। यही वह है जिसने उन तीनों को ढेर कर दिया। देखने में तो खास नहीं लगता, इससे उलझना मत। मैंने कल देखा था कि वह लोगों को कैसे देख रहा था। ये वह इंसान नहीं है जिसे तुम पंगा लेना चाहो। वाह, ये कितना हैंडसम है। चलो बाद में उससे बात करते हैं। अरे तुम मुझे पीछे क्यों खींच रहे हो? ये स्वाभाविक था कि लोग कल की घटना के बारे में बात करेंगे क्योंकि इस तरह की बातें बहुत जल्दी फैलती हैं। लिन फैंग उन सबको नजरअंदाज करते हुए सीधे हॉल के किनारे लगे मिशन बोर्ड की ओर बढ़ा। उसे देखते ही उसने बोर्ड से एक कागज निकाला और रिसेप्शन काउंटर की ओर चल दिया। जब वह पहुंचा तो उसने देखा कि आज लाला ड्यूटी पर वापस आ गई थी। लिन फैंग को काउंटर पर खड़ा देखकर लाला की आंखें चमक उठी। लेकिन फिर उसे कल की घटना और मिली डांट याद आई तो उसने खुद को शांत किया। वह शांति से लिन फैंग के पास आया और पूछा, नमस्ते श्रीमान लिन, आज मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? लाला के इस व्यवहार को देखकर लिन फैंग को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि उसके मन में उसकी एक अलग छवि बनी हुई थी। वह भी जिस तरह व्यवहार कर रही थी वह उस छवि के बिल्कुल विपरीत था। लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मेज पर कागज रखते हुए कहा, इस मिशन को रजिस्टर करने में मेरी मदद करें। लाला ने बिना किसी हिचकिचाहट के कागज लिया और रजिस्टर में रिकॉर्ड करने लगी। ऐसा करते समय उसने कहा, श्रीमान लिन, कल जो हुआ उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। लिन फैंग ने हाथ हिलाते हुए कहा, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लाला ने इसे वहीं खत्म नहीं होने दिया और कहा, नहीं, वह मेरी गलती थी और मैं इसकी भरपाई किए बिना इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। वह रुकी और लिन फैंग कुछ कहने ही वाला था कि उसने आगे कहा, अगर आपके पास आज समय हो तो माफी के तौर पर क्या मैं आज रात आपको खाने पर ले जा सकती हूँ? लिन फैंग भले ही प्यार के मामले में थोड़ा अनाड़ी था, लेकिन जब कोई उसे इतनी सीधे तौर पर आमंत्रित करे तो उसके लिए इसका मतलब न समझना मुश्किल था। लिन फैंग को पहले कभी इस तरह किसी ने बाहर जाने के लिए नहीं पूछा था, इसलिए उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। लेकिन जैसे ही उसकी नजर लाला पर पड़ी, वह थूक कर बिना नहीं रह सका। आखिरकार उसे मानना पड़ा कि वह एक सुंदरी थी। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसने पीछे से एक ठंडी हुंकार स्नॉट सुनी, जिससे उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। वह अच्छी तरह जानता था कि वह आवाज किसकी थी और उसने ये हुंकार क्यों दी थी। भले ही उसका लक्ष्य एक हरम बनाना था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह कोई घटिया इंसान था जो लड़कियों को दुख पहुंचाए। इससे पहले कि वह शाओ यू से इस बारे में बात करता, वह ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था जिससे उनके रिश्ते को चोट पहुंचे। काफी देर की खामोशी के बाद लिन फैंग ने शांत आवाज में कहा, ठीक है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। साथ ही मैं आज इस मिशन में काफी व्यस्त रहूंगा। लाला के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और कहा, ठीक है, तो फिर कभी दोस्तों की तरह साथ खाना खाते हैं। लिन फैंग ने फिर से एक कड़वी मुस्कान दी, लेकिन इस बार उसने कहा, ठीक है, अगर मेरे पास कभी खाली समय हुआ तो हम साथ खाना खा सकते हैं। आखिरकार वह हॉल में अपने पीछे से आ रही चुभती हुई निगाहों को महसूस कर सकता था। जो भी हो, लाला को एक सुंदरी माना जाता था, इसलिए स्वाभाविक था कि मर्सिडीज के बीच उसके अपने प्रशंसक होंगे। वे प्रशंसक अपनी पसंदीदा लड़की को किसी और को इस तरह पूछते हुए कैसे देख सकते थे? उनका जलना स्वाभाविक था। अगर लिन फैंग इस स्थिति में उसे दोबारा मना कर देता तो स्पष्ट था कि वहां हंगामा खड़ा हो जाता, इसलिए उसके पास उसका निमंत्रण स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लाला के चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान आ गई और उसने सारी जानकारी लिखना पूरा किया। काम खत्म करने के बाद उसने कागज लिन फैंग को वापस दिया और कहा, तो फिर आपके मिशन के लिए शुभकामनाएं। लिन फैंग ने बस उसे धन्यवाद दिया और शाओ यू के साथ मर्सिडी गिल्ड से बाहर निकल गया। मर्सिडी गिल्ड में रुकने के बाद वे दोनों तुरंत शहर के फाटकों से बाहर नहीं निकले। इसके बजाय वे कुछ जरूरी सामान लेने के लिए बाजार गए। खरीदारी पूरी करने के बाद वे अपना कमरा खाली करने के लिए सराय वापस गए। उन्होंने शुरुआत में एक हफ्ते के लिए कमरा किराए पर लिया था, इसलिए उन्हें बाकी दिनों के पैसे वापस मिल गए। ये सराय मर्सिडीज के साथ व्यवहार करने की आदी थी, इसलिए उन्हें रिफंड मिलने में ज्यादा समय नहीं लगा। वे ये सब इसलिए कर रहे थे क्योंकि इस बार उन्हें जो मिशन मिला था उसे पूरा करने में काफी समय लगने वाला था, इसलिए वे तुरंत शहर वापस नहीं आ पाते। उन्होंने पास के एक जंगल में एक इलाके की टोले ने स्काउट का मिशन स्वीकार किया था। ऐसी अफवाहें थी कि जंगल में स्पिरिट बीस्ट आध्यात्मिक पशुओं की बाढ़ आ गई है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी यह पुष्टि करना था कि क्या ये जानकारी सही है। यह एक बहुत ही खतरनाक मिशन हो सकता था, लेकिन इसी कारण से इसका इनाम भी काफी अच्छा था। हालांकि लिन फैंग द्वारा इस मिशन को स्वीकार करने का मुख्य कारण यह था कि भले ही यह मिशन सामान्य मर्सिडीज के लिए खतरनाक हो सकता था, लेकिन उसके लिए यह बिल्कुल भी खतरनाक नहीं था। उसके पास वह चीज थी जो सामान्य मर्सिडीज के पास नहीं थी, पेट स्टोरेज स्पेस। यदि अफवाहें सच होती और उस क्षेत्र में बहुत सारे स्पिरिट बीस्ट होते तो निश्चित रूप से यह खतरनाक होता, क्योंकि इसका मतलब स्पिरिट बीस्ट से गिर जाना होता। लेकिन पेट स्टोरेज स्पेस के साथ अगर स्थिति कभी खतरनाक होती तो लिन फैंग हमेशा उसमें छिप सकता था और स्पिरिट बीस्ट के जाने का इंतजार कर सकता था। तो उस लिहाज से यह मिशन उसके लिए उतना जोखिम भरा नहीं था। सब कुछ व्यवस्थित होने के बाद वे दोनों गेट से बाहर निकल गए।
वे अपने साथ रसद सप्लाईज लेकर चल रहे थे क्योंकि बिना किसी सामान के बाहर जाना अजीब लगता, लेकिन जरूरत पड़ने पर उसे किसी भी समय पेट स्टोरेज स्पेस में डाला जा सकता था। अपने मर्सिनरी लाइसेंस के साथ वे बिना किसी परेशानी के गेट से बाहर निकलने में सफल रहे और जल्द ही मिशन के लिए जंगल के रास्ते पर थे। एक बार गेट से बाहर निकलने के बाद लिन फैन ने पेट स्टोरेज स्पेस से घोड़े को बाहर निकाला। जंगल शहर से काफी दूर था और अगर वे घोड़े पर सवार नहीं होते तो उन्हें वहां पहुंचने में बहुत समय लगता। इसके अलावा अब वे शहर से बाहर थे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई घोड़े को देख ले, क्योंकि इसकी पहचान होने की संभावना बहुत कम थी। जब घोड़ा पेट स्टोरेज स्पेस से बाहर आया तो हिमखरगोश स्नो रैबिट भी घोड़े के सिर पर बैठकर बाहर आ गया। लिन फैन घोड़े के साथ हिमखरगोश को बाहर आते देख हैरान था, लेकिन चूंकि घोड़े को इससे कोई आपत्ति नहीं थी इसलिए लिन फैन इस पर ज्यादा कुछ नहीं कह सका। लेकिन जब वह घोड़े पर बैठने ही वाला था तो उसने अचानक अपने सामने एक नोटिफिकेशन देखा। वश में करने टेमिंग के लिए लक्ष्य का पता चला है। क्या मेजबान इस घोड़े को वश में करना चाहता है? लिन फैन ये देखकर हैरान था कि वह घोड़े को वश में कर सकता है, लेकिन जब उसने घोड़े के आंकड़ों स्टैट्स को ध्यान से देखा तो पाया कि घोड़े का स्नेह अफेक्शन पहले से ही 50 पर था। लिन फैन अपनी बाहें सिकुड़े बिना नहीं रह सका क्योंकि उसे स्नेह बढ़ने के बारे में कोई नोटिफिकेशन याद नहीं था। वह जो नहीं जानता था वह यह था कि इसके बारे में सभी नोटिफिकेशन आधी रात को आए थे जब वह सो रहा था, इसलिए उसने उन्हें कभी नहीं देखा था। हालांकि इस घोड़े को वश में न करने का कोई कारण नहीं था क्योंकि भविष्य में उसे परिवहन के लिए इसकी जरूरत थी, इसलिए उसने सिस्टम से कहा वश में करो। जैसे ही उसने ऐसा किया घोड़े के चारों ओर रोशनी की एक चमक दिखाई दी जो उतनी ही तेजी से गायब हो गई। एक बार रोशनी जाने के बाद घोड़े के लिन फैन को देखने का तरीका पूरी तरह बदल गया था। वह उसके चेहरे से सिद्धने लगा और उसके बहुत करीब दिखने लगा। शाओ यू घोड़े के व्यवहार में आए इस अचानक बदलाव से हैरान थी, लेकिन जब बात लिन फैन की आती थी तो वह हैरान नहीं होती थी। लिन फैन के साथ बहुत सारे रहस्य थे और उसे अब इसकी परवाह नहीं थी। उसे बस इस बात की परवाह थी कि वह उसके साथ रह सकती है या नहीं। घोड़े को वश में करने के बाद यात्रा बहुत सरल हो गई। लिन फैन को घोड़ा चलाना नहीं आता था, उसे लगा था कि यह एक समस्या होगी, लेकिन घोड़े को वश में करने के बाद ये आसानी से हल हो गई। घोड़ा सब कुछ खुद संभाल रहा था और लिन फैन को बस उसकी पीठ पर बैठना था। लेकिन रास्ते में लिन फैन ने कुछ ऐसा किया जो वह आमतौर पर नहीं करता था। पहली रात के बाद लिन फैन ने शाओ यू को अपने साथ और अधिक सहज महसूस कराने के कई तरीके सोचे थे, लेकिन कल की घटनाओं के कारण उसे मौका नहीं मिला था। जंगल पहुंचने से पहले उनके पास समय था, इसलिए उसने अब उन्हें करने का फैसला किया। उसने उसके लिए ऐसी कई चीजें की जो उसे लगा कि एक जेंटलमैन को करनी चाहिए, जैसे उसे घोड़े पर चढ़ने में मदद करना, घोड़े से उतारना, उसके लिए खाने की जगह तैयार करना और अन्य कई काम। लेकिन जैसे जैसे वह ये सब करता रहा पूरे दिन शाओ यू के चेहरे के भाव बिगड़ते गए, यहाँ तक कि आखिरकार वह और सहन नहीं कर सकी। शाओ यू आपकी हरकतों से तंग आ गई है। स्नेह अफेक्शन में 5 की कमी हुई है। लिन फैन शाओ यू के बैठने के लिए कंबल बिछा रहा था जब उसने अचानक ये नोटिफिकेशन देखा। वह इसे इतना स्तब्ध रह गया कि उसके हाथ से कंबल गिर गया। होश में आने के बाद उसने शाओ यू की ओर देखा जो उसे बहुत ही अजीब नजरों से देख रही थी। उसे समझ नहीं आया कि स्नेह अचानक इस तरह कम क्यों हो गया। क्या एक लड़के का लड़की के साथ इस तरह व्यवहार करना सामान्य नहीं था? क्या लड़कियों को जेंटलमैन द्वारा इस तरह पेश आना पसंद नहीं आता? उसने सोचा था कि वह बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अब लगा कि शाओ यू की राय अलग थी। ये देखकर कि वह रुक गया है और उसे देख रहा है, शाओ यू पास आया और पूछा, युवा मालिक क्या कुछ गड़बड़ है? लिन फैन उसकी आवाज से अपनी सोच से बाहर आया और लड़खड़ाती आवाज में बोला, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। फिर एक पल रुकने के बाद उसने जोड़ा, क्या तुम्हें कोई समस्या हो रही है? शाओ यू उलझन में थी कि लिन फैन ये क्यों पूछ रहा है, लेकिन साथ ही उसे यह पूछने पर अजीब सी नाखुशी महसूस हुई। इसलिए उसने चिड़चिड़े स्वर में कहा, मैं ठीक हूँ, कुछ भी गलत नहीं है। लिन फैन ने तुरंत उसकी आवाज में नाखुशी को पहचान लिया और अपना सीना थपथपाते हुए कहने लगा, अगर तुम्हें किसी चीज से परेशानी है तो मैं उसे ठीक कर सकता हूँ, बस मुझे बताओ और मैं उसका ध्यान रखूंगा। ये सुनकर शाओ यू और भी नाखुश हो गई, यहाँ तक कि आखिरकार वह और नहीं रह पाई और बोली, आप इतने परेशान करने वाले अननोइंग क्यों हो रहे हैं? आज आपको क्या हो गया है? ये सुनते ही लिन फैन सन रह गया। उसने सोचा था कि वह सब सही कर रहा है, लेकिन मुंह पर परेशान करने वाला सुनना उसके लिए एक सदमा था। लिन फैन को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। वह बस हकलाते हुए बोला, लेकिन मैं तो बस तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश कर रहा था। क्या मैंने कुछ गलत किया? यही लिन फैन की गलती थी। विपरीत लिंग के साथ अच्छा होना ठीक है, लेकिन जब आप इसे जरूरत से ज्यादा करते हैं तो ये परेशान करने वाला लगने लगता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इस तरह का व्यवहार पसंद आता है, लेकिन ज्यादातर लोग स्वतंत्र होते हैं और उन्हें हर काम के लिए दूसरे पर निर्भर रहना चिड़चिड़ा लगता है, खासकर शाओ यू जैसी लड़की के लिए जो काफी मजबूत थी। लिन फैन की सारी हरकतें उसे सिर्फ परेशान करने वाली लग रही थी, लेकिन उसे हकलाते हुए और ईमानदारी से हैरान देखकर शाओ यू के मन की सारी चिड़चिड़ाहट गायब होने लगी। जब उसने उसका उलझन भरा चेहरा देखा तो उसे वह प्यारा लगा कि उसे ये भी नहीं पता कि उसने क्या गलत किया है। शाओ यू आपकी हरकतों से प्रभावित हुई है। स्नेह अफेक्शन में 10 की वृद्धि हुई है। लिन फैन इस दूसरे नोटिफिकेशन से उतना ही उलझन में था। वह शाओ यू को और भी अधिक भ्रमित चेहरे के साथ देखने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता शाओ यू आगे बढ़ी और उसके हाथ से कंबल लेकर खुद बिछाने लगी और बोली, आपको सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप समय समय पर मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। कंबल बिछाने के बाद वह लिन फैन की ओर मुस्कुराकर मुड़ी और कहा, इतना जानना ही काफी है कि आप मेरे साथ हैं। लिन फैन उस मुस्कान को देखकर सुध बुध खो बैठा और बस हकलाकर बोला, ओह ठीक है। शाओ यू ने ये देखकर अपना सिर हिलाया और फिर लिन फैन द्वारा किनारे रखे गए खाने को उठाकर कंबल पर बैठ गई और अपने बगल की जगह थपथपाई। उसने लिन फैन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, चलिए खाना खाते हैं। लिन फैन ने बस सुध बुध खोए हुए सिर हिला दिया। अपना भोजन समाप्त करने के बाद वे घोड़े की पीठ पर सवार होकर जंगल की ओर चल दिए। दोपहर तक वे जंगल के किनारे पहुंच चुके थे। जंगल में देखने पर उन्होंने पाया कि उनके सामने की झाड़ियां वास्तव में बहुत घनी थीं और वे जंगल के अंदर बहुत कुछ नहीं देख पा रहे थे। एक सड़क थी जो जंगल के बीच से होकर जाती थी, लेकिन सड़क की स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि इस पर लंबे समय से कोई नहीं चला है। हालांकि यह कोई अजीब बात नहीं थी क्योंकि उन्हें इस जंगल की स्थिति की जांच करने के लिए ही भेजा गया था। यदि लोग अक्सर इस जंगल के रास्ते से यात्रा करते होते तो उन्हें जांच करने की आवश्यकता ही नहीं होती। इसलिए घोड़े और हिमखरगोश स्नो रैबिट को वापस पेट स्टोरेज स्पेस में भेजने के बाद लिन फैन और शाओ यू पैदल ही जंगल के रास्ते पर चल पड़े। दोनों ने अपने हथियार निकाल लिए थे और किसी भी समय लड़ने के लिए तैयार थे। जैसे जैसे वे रास्ते पर आगे बढ़े उन्हें देखने के लिए बहुत कुछ नहीं मिला क्योंकि उनके चारों ओर की झाड़ियां बहुत घनी थी, लेकिन उन्हें अपने आसपास किसी भी चीज का एहसास भी नहीं हुआ। सड़क पर चलते समय वहां एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके चारों ओर जंगल में कोई जीवित प्राणी ही नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता तो यह तर्कसंगत नहीं होता क्योंकि उनके चारों ओर की रसीली वनस्पतियों के आधार पर यह जंगल स्पष्ट रूप से जीवन से भरपूर था। इस तरह की जगह आमतौर पर जानवरों से भरी होनी चाहिए थी। ये स्पष्ट रूप से एक सामान्य स्थिति नहीं थी। वे दोनों रास्ते पर आगे बढ़ते रहे, लेकिन उन्हें अभी भी एक भी चीज नहीं मिल पाई। तभी अचानक उन्हें दूर से एक भेड़िए के रोने हाउल की आवाज सुनाई दी। उन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, एक दूसरे की आंखों में साफ संदेह देखा, लेकिन अंत में लिन फैन ने सिर हिलाया। ये देखकर शाओ यू की आंखों में थोड़ा लाचारी का भाव था, लेकिन फिर भी उसने लिन फैन का पीछा किया जो उस भेड़िए की आवाज की दिशा में जा रहा था। लिन फैन पहले तो वहां नहीं जाना चाहता था, लेकिन जब उसने ध्यान से सुना तो वह भेड़िए की आवाज में दर्द महसूस कर सकता था। ये लगभग ऐसा था जैसे वे मदद मांग रहे हों। इस दुनिया में पैदा हुए किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए वे इस तरह की आवाज पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते क्योंकि वे जानते थे कि यह उनके लिए खतरनाक होगा। हालांकि लिन फैन के लिए जो पृथ्वी से आया था और जानवरों के लिए एक नर्म दिल रखता था, उसने ये देखने का फैसला किया कि क्या भेड़ियों को मदद की जरूरत है। जैसे ही वे उस क्षेत्र के करीब पहुंचे जहां से उन्हें भेड़ियों के रोने की आवाज सुनाई दी थी, उन्हें अचानक वहां से अन्य आवाजें भी आने लगी।
ये किसी जानवर की चीख नहीं थी, बल्कि यह लड़ाई की आवाज़ थी। लिनफेन ने तुरंत अपनी बाहें सिकुड़ी, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को अपने विचारों पर हावी नहीं होने दिया और झाड़ियों में छिपते हुए सावधानी से वहां पहुंचा। जब वह काफी करीब आ गया तो उसने अपने सामने वह दृश्य देखा। जैसा कि आवाज़ों से संकेत मिला था, वहां वास्तव में एक लड़ाई चल रही थी। सामने के दृश्य में दो भेड़िए एक विशाल भालू से लड़ रहे थे। खैर, दोनों भेड़िए विशाल भालू से नहीं लड़ रहे थे, केवल एक ही भेड़िया लड़ रहा था। दूसरा भेड़िया जमीन पर लेटा हुआ था और तेज सांसें लेता हुआ लग रहा था। ध्यान से देखने पर लिनफेन देख सकता था कि जमीन पर लेटे भेड़िए के पेट पर एक हल्का सा उभार था। जो भेड़िया वर्तमान में भालू से लड़ रहा था, वह खून के धब्बों से ढका हुआ था, जिससे साफ पता चल रहा था कि वह घायल है। लिनफेन ने ये सब देखकर अपनी बाहें सिकुड़ी और वह अपने हथियार पर अपनी पकड़ मजबूत करने से खुद को नहीं रोक सका। जहां तक शाओ यू की बात थी, उसने सामने चल रही लड़ाई पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना उसने लिनफेन पर दिया। वह उसकी आंखों में देख सकती थी और जानती थी कि वह क्या सोच रहा है। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे पीछे घुमाया, फिर अपना सिर हिलाकर मना किया। लिनफेन जानता था कि वह जो सोच रहा है वह समझदारी भरा नहीं है, लेकिन उसके मन की गहराई से एक आवाज़ उसे कुछ और ही कह रही थी। वह जानता था कि शाओ यू समझदारी भरा कदम उठा रही है, लेकिन उसका दिल इसके खिलाफ था। लेकिन जब वे हिचकिचा रहे थे, तभी भालू ने अचानक भेड़िए को जमीन पर पटक दिया, जिससे उसने मुंह से खून उगल दिया। इस बार ये स्पष्ट था कि भेड़िए को भारी चोटें आई हैं। यहाँ तक कि इस भेड़िए के लिए फिर से खड़ा होना भी मुश्किल था। भालू को इस भेड़िए की परवाह नहीं थी, बल्कि वह अपनी आंखों में लालच के साथ जमीन पर लेटे हुए भेड़िए की ओर मुड़ गया। ये देखकर कि जिस भेड़िए से वह लड़ रहा था वह अब और नहीं टिक सकता, भालू ने उसे नजरअंदाज कर दिया और जमीन पर लेटे भेड़िए पर हमला करने के लिए झपटा। दूसरे भेड़िए ने जमीन पर लेटे भेड़िए के सामने कूदने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हिलने की कोशिश की, उसके पैर जवाब दे गए। वह केवल देख सकता था जब भालू ने जमीन पर लेटे भेड़िए पर अपने पंजे चलाए। हालांकि भालू के पंजे जमीन पर लेटे भेड़िए को लगने ही वाले थे कि तभी अचानक भालू पर एक तलवार चली। भालू इस तलवार से आने वाले खतरे को महसूस कर सकता था और तुरंत आगे बढ़ना बंद कर दिया। वह जल्दी से पीछे कूदा और गिरती हुई तलवार से बाल बाल बचा। तलवार के मालिक ने भालू की परवाह नहीं की और पीछे कूद गया, जमीन पर लेटे भेड़िए के सामने खड़ा हो गया। जो भेड़िया घायल हुआ था उसने ये देखा और जल्दी से जमीन पर लेटे भेड़िए के पास आ गया, लेकिन ये देखने के बाद कि तलवार के मालिक का कोई बुरा इरादा नहीं है, भेड़िए ने अपना ध्यान वापस भालू पर केंद्रित किया। स्वाभाविक रूप से तलवार का मालिक लिनफेन ही था, जिसने भालू को रोकने के लिए छलांग लगाई थी। ये भालू एक स्पिरिट बीस्ट था जो प्रथम क्यूई गैदरिंग स्तर के किसी व्यक्ति के बराबर था, जिसका अर्थ था कि वह लिनफेन से कमजोर नहीं था। ये देखते हुए कि एक और प्रतिद्वंद्वी है, भालू बहुत अधिक सावधान हो गया, लेकिन ये भी स्पष्ट था कि वह पीछे नहीं हटेगा। लिनफेन जानता था कि भालू का सीधा सामना करना खतरनाक होगा, इसलिए उसने भेड़िए का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपना हाथ हिलाया और फिर उसे कुछ हाथों के संकेत दिए। उसे यकीन नहीं था कि भेड़िया उसके उन हाथों के संकेतों का मतलब समझेगा या नहीं, लेकिन बिना किसी हिचकिचाहट के वह भालू की ओर झपटा। भालू लिनफेन को अकेले अपनी ओर भागते देख हैरान था, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। वह अपने पिछले दो पैरों पर खड़ा हो गया और अपने अगले पंजों से लिनफेन पर वार किया। लिनफेन ने देखा कि भालू के दो विशाल पंजे उस पर गिर रहे हैं और उसने उन्हें रोकने के लिए अपनी तलवार उठाई, जो कि अजीब था। उसके पास रास्ते से हटने के लिए पर्याप्त समय था, लेकिन इसके बजाय उसने हमले को रोकने के लिए अपनी तलवार उठाना चुना। हालांकि इसी समय भेड़िया अचानक आगे बढ़ा और हवा में उछल गया। इस छलांग की दिशा से साफ था कि वह भालू की पीठ को निशाना बना रहा था। भालू ने स्वाभाविक रूप से ये देखा और एक पल में वह मुड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने अपने एक पंजे को ऊपर उठाया जबकि दूसरा पंजा लिनफेन की तलवार पर गिरता रहा। भालू ने पहचान लिया था कि यह अजीब था कि लिनफेन उसका सीधा सामना करने के लिए उस पर हमला करेगा, इसलिए उसने अपनी सावधानी बनाए रखी थी। ऐसा लगा कि यह सही चुनाव था, क्योंकि उसने पहचान लिया कि उन दोनों की योजना लिनफेन को चारे के रूप में उपयोग करने की थी, जबकि भेड़िया उस पर हमला कर रहा था। उन्होंने स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं की थी कि भालू अपने विशाल शरीर के साथ इतना फुर्तीला होगा, लेकिन भालू को अपनी क्षमताओं पर भरोसा था, इसलिए उसे इन दोनों से डरने की कोई बात नहीं थी। यह बहुत बुरा था कि यह सब लिनफेन की योजना का हिस्सा था। यह एक दोहरा चारा डबल बेट था। जैसे ही भालू मुड़ा और उसने अपना एक पंजा उठाया, लिनफेन अचानक थोड़ा किनारे हट गया और अपनी तलवार को पंजे के बाईं ओर ले गया। फिर एक सहज और तेज गति में उसने पंजे को काट दिया, करीब जिससे वह बिना किसी खतरे के उसकी तलवार के सहारे फिसल गया। एक बार जब पंजा तलवार से फिसलकर जमीन पर गिर गया तो लिनफेन ने अचानक भालू की गर्दन पर वार किया। भालू जानता था कि वह खतरे में है और लिनफेन को जमीन पर पटकने के लिए भेड़िए को नजरअंदाज करके अपना दूसरा पंजा नीचे लाने ही वाला था, लेकिन उसने पाया कि वह अपना पंजा बिल्कुल भी नीचे नहीं ला पा रहा है। अपनी आंखों के कोने से वह देख सकता था कि भेड़िया उसकी पीठ पर खड़ा था और उसके पंजे को काट रहा था। जिस क्षण लिनफेन ने उसका ध्यान भटकाया था, भेड़िया पहले ही उसकी पीठ पर उतर चुका था और उसके पंजे को काट रहा था, उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था। भालू ने अपना पंजा वापस खींचने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह समय पर नहीं कर सका, क्योंकि लिनफेन की तलवार पहले ही उसकी गर्दन तक पहुंच चुकी थी। लिनफेन ने अपनी पूरी आध्यात्मिक ऊर्जा इसे एक बार में लगा दी थी। जैसे ही उसकी तलवार की धार भालू की गर्दन से छुई, उसने तुरंत उसे काट दिया और खून का फव्वारा फूट पड़ा, जिसने लिनफेन को पूरी तरह से भिगो दिया। लेकिन खून के इस फव्वारे के साथ भालू का सिर कट गया और हवा में 2 बार मुड़कर जमीन पर गिर गया। फिर उसके कुछ सेकंड बाद भालू का विशाल शरीर एक भारी आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। जब भालू भारी आवाज के साथ जमीन पर गिरा तो उसकी पीठ पर सवार भेड़िया तुरंत नीचे कूद गया और पास ही जमीन पर उतर गया। उतरते ही वह तुरंत जमीन पर लेटी मादा भेड़िए के पास गया, लेकिन साथ ही वह लिनफेन को बहुत ही सतर्क और संदिग्ध नजरों से देख रहा था। भले ही उसने अभी लिनफेन के साथ मिलकर काम किया था, लेकिन वह केवल उन दोनों के साझा दुश्मन भालू के कारण था। अब जब वह साझा खतरा टल चुका था तो इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि लिनफेन उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लिनफेन भेड़िए की आंखों में सावधानी देख सकता था, इसलिए उसने अपने हाथ ऊपर उठाए ये दिखाने के लिए कि उसका इरादा बुरा नहीं है। ये देखकर भी भेड़िए ने अपनी सावधानी कम नहीं की और यहाँ तक कि वह लिनफेन पर गुर्राने लगा, मानो उसे डराकर भगाना चाहता हो। हालांकि जमीन पर लेटी मादा भेड़िए ने अचानक अपना पंजा उठाया और रक्षा कर रहे नर भेड़िए की पूंछ पर रखा। नर भेड़िया अपनी पूंछ पर किसी का स्पर्श महसूस कर चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो मादा भेड़िया उसकी ओर देखकर सिर हिला रही थी, मानो उसे मना कर रही हो। नर भेड़िया उलझन में था कि मादा भेड़िए ने ऐसा क्यों किया, लेकिन फिर भी वह एक तरफ हट गया ताकि लिनफेन पास आ सके। ये देखकर लिनफेन ने सबसे पहले अपना हथियार म्यान में रखा और फिर जमीन पर लेटी मादा भेड़िए की ओर बढ़ा। खड़े हुए नर भेड़िए ने अब कोई शत्रुतापूर्ण व्यवहार तो नहीं दिखाया, लेकिन जैसे जैसे लिनफेन करीब आ रहा था वह अभी भी बहुत सजग था। जब लिनफेन मादा भेड़िए के बगल में पहुंचा और उसने उसे करीब से देखा तो उसे यकीन हो गया कि यह भेड़िया मादा है और वह गर्भवती है। जिस तरह से खड़ा हुआ नर भेड़िया इस मादा भेड़िए की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था, उससे साफ था कि वह उसका साथी मेट है। लेकिन जब उसने मादा भेड़िए को करीब से देखा तो पाया कि स्थिति उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा खराब थी। मादा भेड़िया बाहर से बहुत घायल नहीं दिख रही थी, लेकिन उसकी बाईं ओर खून का एक पोखर जमा था। ये स्पष्ट था कि उसे कोई गहरा घाव लगा है जिसे वह छिपा रही थी। लिनफेन ने मादा भेड़िए को लाचारी भरी नजरों से देखा, क्योंकि इस समय वह कुछ नहीं कर सकता था। भले ही वह मदद करना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई उपचार शक्ति, हीलिंग एबिलिटी या औषधि नहीं थी। एकमात्र चीज जो ठीक कर सकती थी वह थी पेट स्टोरेज स्पेस, लेकिन वह केवल उसके पालतू जानवरों पेट्स के लिए काम करती थी। यदि वह मादा भेड़िए को पालतू बनाए बिना अंदर ले जाता तो उसके घाव बिल्कुल नहीं भरते। मादा भेड़िया लिनफेन के चेहरे के भाव देख सकती थी, इसलिए उसने अपना सिर उठाया और कृतज्ञता के साथ लिनफेन का हाथ चाटा। लेकिन उसकी आंखों में बेबसी भी थी, क्योंकि वह अपनी स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ थी। लिनफेन ने कहा भरने ही वाला था कि तभी उसकी आंखों के सामने एक पॉपअप आया और कानों में एक नोटिफिकेशन गूंजा, जिसने उसे चौंका दिया। सफेद भेड़िया मादा आपके प्रति कृतज्ञता से भरी है। स्नेह अफेक्शन में 30 की वृद्धि हुई है। वश में करने टेमिंग के लिए लक्ष्य का पता चला है।
क्या मेजबान सफेद भेड़िए को वश में करना चाहता है? लिनफेन थोड़ी देर सुध-बुध खोकर खड़ा रहा, फिर उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी और कहा, वश में करो। सफेद भेड़िए के चारों ओर रोशनी की एक चमक दिखाई दी और थोड़ी ही देर में गायब हो गई। जैसे ही लिनफेन ने मादा भेड़िए को वश में किया, उसने तुरंत पेट स्टोरेज स्पेस का पोर्टल खोला और मादा भेड़िए को अंदर ले जाने की कोशिश की। लेकिन तभी नर भेड़िया उन दोनों के बीच कूद गया और लिनफेन पर गुर्राने लगा। वह नहीं जानता था कि लिनफेन क्या करने वाला है, लेकिन उसे अचानक हवा में खुले उस पोर्टल से खतरा महसूस हो रहा था। चूंकि मादा भेड़िया अब लिनफेन द्वारा वश में की जा चुकी थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उस पर भरोसा करती थी। उसे यहाँ तक कि इस बात पर थोड़ा गुस्सा भी आया कि उसका साथी उसके नए मालिक का इस तरह अनादर कर रहा है, इसलिए उसने नर भेड़िए पर धीमी आवाज में गुर्राकर उसे डांटा। नर भेड़िया पूरी तरह उलझन में था कि उसके साथी अचानक इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही है, लेकिन उनके रिश्ते में सत्ता किसके हाथ में थी, ये साफ था। जैसे ही नर भेड़िए ने वह धीमी गुर्राहट सुनी, उसने तुरंत अपने कान और पूंछ नीचे कर लिए, मानो हार मान ली हो। लिनफेन ये देखकर अपनी कड़वी मुस्कान नहीं रोक सका, लेकिन उसने नर भेड़िए के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाली कोई बात नहीं कही। लिनफेन ने चुपचाप मादा भेड़िए को गोद में उठाया और पोर्टल के अंदर चला गया। नर भेड़िया स्वाभाविक रूप से अपनी साथी को अकेले किसी अनजान जगह पर नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए वह भी लिनफेन के पीछे पोर्टल में घुस गया। जैसे ही वे पेट स्टोरेज स्पेस में पहुंचे, वे सामने का नजारा देखकर दंग रह गए। मादा भेड़िए की हैरानी नर भेड़िए से कहीं ज्यादा थी, क्योंकि इस स्थान में कदम रखते ही उसे वातावरण में विशेष बदलाव महसूस होने लगे। उसे यहाँ तक कि अपनी बगल का घाव उस गति से बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था जिसे वह महसूस कर सकती थी। घाव के आसपास एक अजीब सी खुजली महसूस हो रही थी, जिसने उसके दर्द को धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया था। जब वे हैरान खड़े थे, तभी पहले से मौजूद हिम खरगोश स्नो रैबिट मादा भेड़िए के पास आया। उसने घाव को देखा और अचानक एक ठंडी फूंक मारी, जिससे घाव के ऊपर बर्फ की एक परत बन गई। बर्फ की परत बनते ही मादा भेड़िए का दर्द और कम हो गया। उसने नीचे हिम खरगोश की ओर देखा और कृतज्ञता में सिर हिलाया। हिम खरगोश मुस्कुराया और वापस उछलकर घोड़े के पास चला गया। नर भेड़िया इस दौरान सुध-बुध खोया हुआ था, लेकिन जब वह होश में आया तो उसने फिर से अपनी सावधानी बढ़ा दी। उसने अपनी पत्नी का एक हिस्सा अचानक जमते हुए देखा था, तो उसे लगा कि यह कोई हमला है। वह मादा भेड़िए के पास घाव देखने गया, लेकिन उसने पाया कि न केवल खून बहना बंद हो गया था, बल्कि घाव साफ तौर पर भरना शुरू हो गया था। बर्फ ने खून रोकने में मदद की थी और अब घाव धीरे धीरे बंद हो रहा था। नर भेड़िया एक बार फिर सदमे से भर गया, लेकिन अब वह समझ गया था कि यहाँ क्या हो रहा है। लिनफेन उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उसके साथी की मदद करने के लिए यहाँ लाया था। यह महसूस करने के बाद नर भेड़िए की आंखों में लिनफेन के लिए अब शत्रुता नहीं, बल्कि कृतज्ञता थी। इस मानव ने न केवल उन्हें भालू से बचाया था, बल्कि उसके साथी को भी ठीक कर दिया था, जिसे वह मरा हुआ मान चुका था। सफेद भेड़िया नर आपके प्रति कृतज्ञता से भरा है। स्नेह अफेक्शन में 30 की वृद्धि हुई है। वश में करने टेमिंग के लिए लक्ष्य का पता चला है। क्या मेजबान सफेद भेड़िए को वश में करना चाहता है? लिनफेन ये नोटिफिकेशन देखकर हैरान नहीं हुआ और उसने बस कहा, वश में करो। नर भेड़िए के चारों ओर रोशनी की एक परत दिखाई दी और उतनी ही जल्दी गायब हो गई। जैसे ही रोशनी गई, लिनफेन ने देखा कि उसके वश में किए गए पालतू जानवरों की सूची में एक और नाम जुड़ गया है। जैसे उसके भीतर कुछ बदल गया हो। वश में होने के बाद नर भेड़िए ने लिनफेन को अब शत्रुतापूर्ण नजरों से नहीं देखा। वह लिनफेन के पास आया और अपना सिर उससे सटा दिया, उसे अपने मालिक के रूप में स्वीकार कर लिया। लिनफेन ने भी उसके बालों में हाथ फेरा और उस गर्माहट का आनंद लिया। थोड़ी देर बाद लिनफेन ने अपने सामने स्टेटस स्क्रीन देखी। मादा भेड़िए की एचपी धीरे धीरे बढ़ रही थी, इसलिए अब चिंता की कोई बात नहीं थी। उसे बस अब आराम की जरूरत थी और पेट स्टोरेज स्पेस उसे पूरी तरह ठीक कर देता। मादा भेड़िए को सुरक्षित छोड़ने के बाद लिनफेन नर भेड़िए के साथ वापस बाहर आ गया। बाहर आते ही उसने देखा कि शाओयू उसका इंतजार कर रही थी। वह पहले ही भालू की लाश को काटना शुरू कर चुकी थी और आधी खाल उतार चुकी थी। लिनफेन ने उसे जानबूझकर पेट स्टोरेज स्पेस के बाहर छोड़ा था, लेकिन अब वह पास आया और भालू की खाल उतारने में उसकी मदद करने लगा। काम पूरा करने के बाद उन्होंने भालू के मांस और खाल को पेट स्टोरेज स्पेस में डाल दिया और अपने मिशन पर आगे बढ़े। वह जगह भालू को काटने के लिए सुरक्षित नहीं थी, खाल उतारने में भी उन्होंने जोखिम लिया था। वे जल्दी से उस क्षेत्र से निकले और नर भेड़िए के पीछे पीछे जंगल की गहराई में चले गए। चूंकि नर भेड़िया वहीं का निवासी था, इसलिए लिनफेन ने उसे अपना मार्गदर्शक गाइड बनाया। हालांकि लिनफेन भेड़िए की भाषा नहीं समझ सकता था, लेकिन भेड़िया लिनफेन के निर्देशों को समझ पा रहा था। लिनफेन चाहता था कि भेड़िया उन्हें जंगल की किसी भी अजीब चीज के पास ले जाए, लेकिन भेड़िए की प्रतिक्रिया बहुत अजीब थी। उसके हाव भाव से साफ लग रहा था कि वह लिनफेन को वहां नहीं ले जाना चाहता जहां वह जाना चाहता था। लेकिन अंत में लिनफेन ने उसे वश में कर लिया था, इसलिए वह उसे वहां ले जाने का आदेश दे सकता था। रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ जानवर विपरीत दिशा में भाग रहे थे। चूंकि वे अब मुख्य सड़क से दूर थे, इसलिए वहां और भी जानवर थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हर जानवर किसी चीज से डरकर भाग रहा है। अंत में जब वे अपनी मंजिल के करीब पहुंचे, तो उन्होंने पाया कि उनके आसपास एक भी जानवर नहीं था। जंगल में एक ऐसी भयानक खामोशी छा गई थी कि लिनफेन को शक होने लगा कि क्या उसके कान ठीक से काम कर रहे हैं। जंगल में हवा चलने की आवाज तक नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि सन्नाटे के सिवा यहाँ और कुछ नहीं है। लेकिन वह चीज लिनफेन के लिए सबसे चौंकाने वाली नहीं थी। सबसे चौंकाने वाली चीज वह अजीब आभा, स्ट्रेंज ऑरा थी, जिसे वह अपने सामने से महसूस कर रहा था। जैसे जैसे वे अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहे थे, वह अजीब आभा जिसे लिनफेन महसूस कर रहा था और भी प्रबल होती गई। जब वे आखिरकार वहां पहुंचे और सामने की झाड़ियां साफ हुई, तो उन्होंने देखा कि वहां एक गुफा प्रकट हुई थी। उस गुफा के बारे में अजीब बात उसकी आभा के अलावा ये थी कि गुफा के चारों ओर एक खाली मैदान था। वह एक ऐसा स्थान था जहां एक भी पेड़ नहीं उगा था। गुफा को घेरे हुए केवल घास का एक टुकड़ा था। जहां तक गुफा से आने वाली आभा का सवाल था, यह एक ऐसी आभा थी जिसे लिनफेन ने पहले कभी महसूस नहीं किया था, लेकिन इसमें एक तरह की परिचितता भी थी। ये लगभग वैसा ही एहसास था जैसा उसे अपने सिस्टम से मिलता था। सिस्टम उसे पृथ्वी के देवता से मिला था, तो क्या इसका मतलब ये था कि इस गुफा में कोई देवता छिपा हुआ है? भले ही लिनफेन एक पुनर्जन्म लेने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसे नहीं लगता था कि वह किसी देवता का सामना करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। उल्लेखनीय है कि उसे अफवाहों का कारण पहले ही मिल चुका था। गुफा की आभा ही जानवरों को जंगल के बीच से दूर भगा रही थी। इसने उन्हें मानवीय बस्तियों की ओर धकेल दिया था, जिससे जानवरों की बाढ़ आने की अफवाहें पैदा हुई। ऐसा नहीं था कि जानवर बढ़ गए थे, बस इतना था कि जानवरों को वहां खदेड़ा जा रहा था जहां इंसान रहते थे, जिससे उन्हें गलतफहमी हुई। चूंकि उसे वह जानकारी मिल गई थी जिसकी उसे अपना मिशन पूरा करने के लिए जरूरत थी, इसलिए उसके पास यहाँ करने के लिए और कुछ नहीं बचा था। किसी देवता के साथ उलझना उसकी कार्यसूची में नहीं था, इसलिए वह इसे मर्सनरी गिल्ड पर छोड़ देगा। वे इस गुफा की खोजबीन करें या इसे सील कर दें, लिनफेन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इन विचारों के साथ लिनफेन शाओयू और नर भेड़िए शाओबाई की ओर मुड़ा और कहा, चलो यहाँ से चलते हैं। यहाँ हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास वह जानकारी है जिसकी हमें जरूरत थी। शाओयू और नर भेड़िए दोनों ने राहत की सांस ली। नर भेड़िए ने राहत की सांस क्यों ली, ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन शाओयू भी गुफा से आने वाली उस अजीब आभा को महसूस करने में सक्षम थी। गुफा से आने वाली आभा ने उसे खतरे का एहसास कराया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। लिनफेन ने देखा कि वे दोनों सहमत हैं, इसलिए वह जाने के लिए मुड़ा। हालांकि 2 कदम चलने के बाद अचानक एक क्लिक की आवाज गूंजी। लिनफेन ने महसूस किया कि उसके दाहिने पैर के नीचे की जमीन अचानक धंस गई है और जब उसने नीचे देखा तो उसने देखा कि उसके पैरों के नीचे फर्श में एक दरार थी। इससे पहले कि वह पीछे मुड़कर कुछ कह पाता, उसके नीचे का फर्श अचानक खुल गया। वे 2 अलग अलग लंबे पैनल थे जो विपरीत दिशाओं में खुले, जिससे एक गड्ढा बन गया जिसमें वह तुरंत गिर गया। शाओयू और नर भेड़िया भी समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाए, इसलिए वे दोनों भी लिनफेन के साथ गड्ढे में गिर गए। लिनफेन नहीं जानता था कि गड्ढे के तल पर क्या है, लेकिन इस पल में उसकी पुरुष प्रवृत्ति जाग उठी।
बिना सोचे समझे वह आखिरी सेकंड में शाओ यू की ओर कूदा और उसे अपनी बाहों में ले लिया, इससे पहले कि वे गड्ढे में नीचे गिरते। वे कुछ सेकंड तक गिरे, लेकिन आखिरकार गड्ढे के तल तक पहुंच गए। गिरते समय हवा में रहते हुए लिन फैन ने अपने शरीर को इस तरह घुमा लिया था कि वह शाओ यू के नीचे रहे। इसलिए जिस क्षण वे जमीन से टकराए, शाओ यू के बजाय लिन फैन ने गिरने के झटके का मुख्य भार सहा। वे केवल कुछ सेकंड के लिए गिरे थे, इसलिए दूरी उतनी ज्यादा नहीं थी और लिन फैन एक साधक था, इसलिए उसका शरीर एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में मजबूत था। जमीन से टकराने के बाद उसे गंभीर चोट तो नहीं लगी, लेकिन दर्द जरूर हुआ। हालांकि इनमें से कुछ भी उसके दिमाग में नहीं आया, क्योंकि उसके चेहरे से कोई बहुत कॉमन चीज टकराई थी। जो हुआ उसे देखकर शाओ यू अपने चेहरे पर एक अजीब भाव के साथ खड़ी हो गई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। लिन फैन पहले तो सुध बुध खोकर वहीं लेटा रहा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ है और वह तुरंत माफी मांगने के लिए खड़ा हुआ। मैं माफ। इससे पहले कि वह पूरा कर पाता, शाओ यू ने अपना हाथ उठाकर उसे बीच में ही रोक दिया और कहा, ठीक है, इसके बारे में चिंता मत करो। लिन फैन उसकी आवाज में थोड़ी ठंडक महसूस कर सकता था, इसलिए वह जान गया कि वह नाराज थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे उलझन में डाल दिया। शाओ यू आपकी हरकतों से प्रभावित हुई है। स्नेह अफेक्शन में 5 की वृद्धि हुई है। उसके बाद उसका स्नेह क्यों बढ़ेगा, खासकर जिस तरह से वह व्यवहार कर रही थी। लिन फैन को वास्तव में समझ नहीं आया कि सिस्टम ने उसे यह नोटिफिकेशन क्यों दिया, लेकिन इसे इनकार नहीं किया जा सकता था क्योंकि वह उसके स्टेटस में बदलाव देख सकता था। दूसरी ओर नरभेड़िया शाओ बाइक ने एक दयनीय कराह भरी। वह भी उनके साथ नीचे गिरा था और उसे गिरने से चोट लगी थी, लेकिन किसी ने उसकी परवाह नहीं की। इसके बजाय उन्होंने उसे डॉग फूड प्रेमियों के बीच का दृश्य खिलाने का फैसला किया। यह अच्छी बात थी कि वह कोई अकेला कुत्ता नहीं था और उसकी एक प्यारी पत्नी थी, इसलिए उसे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अचानक आए नोटिफिकेशन की हैरानी से उबरने के बाद लिन फैन ने अपना लहजा बदला और चिंतित आवाज में पूछा, क्या तुम ठीक हो? शाओ यू ने सिर हिलाया और कहा, मैं ठीक हूँ, गिरने का ज्यादातर झटका तुमने मेरे लिए सहा। लिन फैन ने सिर हिलाया और वह उस कोमल एहसास के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सका जो अभी उसके चेहरे पर हुआ था। जैसे ही उसने उनके बारे में सोचना शुरू किया, उसके चेहरे पर लाली छा गई। शाओ यू ने यह देखा और उसके चेहरे पर भी लाली छा गई, क्योंकि वह बता सकती थी कि लिन फैन क्या सोच रहा है। एक लंबे सन्नाटे के बाद लिन फैन ने खांसा और फिर इलाके का मुआयना करना शुरू किया। ऐसा लग रहा था कि वे किसी तरह की भूमिगत सुरंग में गिर गए हैं। इस सुरंग की दीवारें बिल्कुल भी विकसित नहीं थी, ये मिट्टी को खोदकर बनाई गई एक सुरंग थी। वहां 2 अलग अलग रास्ते लग रहे थे जहां वे जा सकते थे, लेकिन अपने आसपास महसूस होने वाली आभा के आधार पर ऐसा लग रहा था कि दोनों रास्ते एक ही मंजिल की ओर ले जाते हैं, क्योंकि दोनों रास्तों से वही अजीब आभा निकल रही थी जिसे उन्होंने पहले महसूस किया था। थोड़ा सोचने के बाद लिन फैन ने कहा, शाओ बाइक, तुम पहले वापस पेज स्टोरेज स्पेस में जा सकते हो। फिर वह शाओ यू की ओर मुड़ा और बोला, तुम्हें भी। लेकिन इससे पहले कि वह पूरा कर पाता, शाओ यू ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लिन फैन पहले ही अनुभव कर चुका था कि शाओ यू कितनी जिद्दी हो सकती है, इसलिए उसने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, लेकिन मेरे करीब रहना। शाओ यू ने सिर हिलाया और उसके ठीक पीछे आ गई। इसी तरह वे दोनों सुरंग के माध्यम से आगे बढ़े। लिन फैन ने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उसे बाद में एहसास हुआ कि यह भूमिगत सुरंग आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह से रोशन थी। वहां इतनी रोशनी थी कि वह सुरंग के हर विवरण को देख पा रहा था। जब उसने और करीब से देखा तो पाया कि यह इसलिए था क्योंकि सुरंग की दीवारों पर चमकदार का ल्यूमिनेसेंट मॉस लगी थी, जिससे ये प्रकाश उत्पन्न हो रहा था। थोड़ी देर चलने के बाद वे आखिरकार सुरंग के अंत तक पहुंचे, जहां एक दरवाजा दिखाई दिया। ये दरवाजा गहरे रंग की लकड़ी का बना था और बहुत अच्छी तरह से डिजाइन किया गया था, जिसने सुरंग के बाकी हिस्से के साथ एक गहरा विरोधाभास पैदा किया। दरवाजे के चारों ओर पत्थर के ब्लॉक भी थे, जिन्हें स्पष्ट रूप से सावधानी के साथ बनाया गया था। ये लगभग ऐसा था जैसे ये सुरंग के बाकी हिस्से की तुलना में पूरी तरह से अलग जगह हो। हालांकि वे दोनों दरवाजे के डिजाइन के बारे में उतने चिंतित नहीं थे जितना कि उसके पीछे से आने वाली आभा के बारे में। ये वही आभा थी जिसे उन्होंने गुफा के पास महसूस किया था, लेकिन बाहर की तुलना में दरवाजे के पीछे से महसूस होने वाली आभा कई गुना अधिक केंद्रित थी। ये स्पष्ट था कि दरवाजे के पीछे जो कुछ भी था वही इस आभा का स्रोत था। इस आभा के कारण अभी भी उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ रही थी, और अब जब वे स्रोत के पास थे तो ये सिहरन और भी तेज थी। लिन फैन शाओ यू को देखे बिना नहीं रह सका और बोला, तुम्हें वापस। लेकिन एक बार फिर, इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, शाओ यू ने उसे टोकते हुए कहा, नहीं, मैंने पहले ही कहा है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। फिर एक पल रुकने के बाद उसने धीमी आवाज में कहा, अगर कुछ भी होता है तो तुम मुझे एक धारचीर की तरह इस्तेमाल करना और भाग जाना। लेकिन लिन फैन ने ये सुनते ही अपनी बाहें सिकोड़ ली। उसने एक हाथ से उसका हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से उसकी टुड्डी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया ताकि वह उसे देख सके, और बोला, दोबारा कभी ऐसी बात मत कहना। उसकी आवाज के दृढ़ लहजे के साथ शाओ यू की आंखें ये सुनकर कांपने लगीं। लेकिन अंत में उसने धीमी आवाज में कहा, ठीक है। शाओ यू आपकी बातों से हिल गई है। स्नेह अफेक्शन में 5 की कमी हुई है। लिन फैन इस अचानक आए नोटिफिकेशन से उलझन में था, लेकिन वह जानता था कि यह इस पर ध्यान देने का समय नहीं है, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं था कि वे इस जगह से जिंदा बाहर निकल भी पाएंगे या नहीं। इसलिए खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस लेने के बाद वह दरवाजा खोलने के लिए मुड़ा, जिससे उसके पीछे से आभा की एक लहर निकली। जैसे ही दबाव की लहर उन पर पड़ी, वे अपनी आंखें बंद करने को मजबूर हो गए। लेकिन कुछ सेकंड के बाद दबाव की लहर कम हो गई और वे अपनी आंखें खोलकर देख पाए कि अंदर क्या था। कमरा खुद काफी खाली था और अंदर एकमात्र चीज जो थी वह थी केंद्र में एक वेदी ऑल्टर, जिसके ऊपर एक दर्पण रखा हुआ था। खैर, केवल वेदी ही नहीं थी, क्योंकि वेदी की ओर जाने वाली सीढ़ियों के नीचे कब्रों में एक कंकाल बैठा था, जिसके हाथों में एक तलवार थी। जब दरवाजा खुला तो कंकाल ने अचानक उन दोनों की ओर देखा और अपने हड्डी वाले चेहरे पर एक मुस्कान जैसी चीज के साथ कहा, लगता है कि मेरे पास कुछ मेहमान आए हैं। जैसे ही उस कंकाल ने ये शब्द कहे, लिन फैन और शाओ यू की रीढ़ की हड्डी में पहले महसूस की गई किसी भी ठंडक से कहीं अधिक तेज सिहरन दौड़ गई। भले ही वे उस आभा को नजरअंदाज कर देते जो कंकाल छोड़ रहा था, फिर भी उसके व्यवहार से वे बता सकते थे कि वह कोई सामान्य कंकाल नहीं था। ये कहने के बाद कंकाल धीरे धीरे खड़ा हुआ और अपनी तलवार उठाकर वहीं खड़ा हो गया। उसने कहा, तुम दोनों बस वहां खड़े होकर क्या कर रहे हो? अंदर क्यों नहीं आते? कंकाल को अचानक बोलते देख वे दोनों दंग रह गए। शाओ यू ने इसके बारे में कभी नहीं सुना था और लिन फैन पृथ्वी के अपने ज्ञान के आधार पर जानता था कि बोलने वाला कंकाल कोई अच्छी चीज नहीं है। बोलने वाला कंकाल संभवतः एक अद्वितीय राक्षस, यूनिक मॉन्स्टर होता है, और वे अद्वितीय राक्षस सरल शब्दों में कहें तो साक्षात काल होते हैं। यदि उन्हें लड़ना पड़ा तो उनके जीतने की कोई संभावना नहीं थी। लिन फैन का दिमाग तेजी से चलने लगा, क्योंकि वह बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसे अचानक कुछ एहसास हुआ। एक त्वरित चाल में उसने अपना हाथ उठाया और शाओ यू के साथ एक कदम पीछे हट गया, दरवाजे की चौखट के पीछे चला गया। यदि कंकाल कोई हरकत नहीं कर रहा था तो इसकी सबसे अधिक संभावना यह थी कि वह कोई हरकत कर ही नहीं सकता था। आखिरकार वह पूरे समय इस कमरे में उनके आने का इंतजार कर रहा था। अगर वह बाहर जाने में सक्षम होता तो वह ऐसा क्यों करता? अगर कंकाल बाहर जा सकता तो वह तुरंत उनका शिकार कर लेता। यह बहुत बुरा था कि लिन फैन के विचार बहुत उतले थे। जैसे ही कंकाल ने उन दोनों को दरवाजे से बाहर एक कदम पीछे हटते देखा, उसने तुरंत एक कदम आगे बढ़ाया। एक पल में कंकाल लिन फैन की नजर से ओझल हो गया, और जब वह फिर से प्रकट हुआ तो उसका हड्डियों वाला चेहरा ठीक लिन फैन के सामने था। वह अपने चेहरे के सामने उस खोपड़ी के लगभग हर विवरण को देख पा रहा था। कंकाल ने कुछ सेकंड तक लिन फैन को इसी तरह देखा और फिर अचानक कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम मेरे साथ खेलना नहीं चाहते? ये सुनते ही लिन फैन की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, लेकिन इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाता, कंकाल ने उसकी कमीज का अगला हिस्सा पकड़ लिया। एक त्वरित गति में कंकाल ने लिन फैन और शाओ यू को कमरे के केंद्र की ओर उछाल दिया। वे दोनों वेदी के ठीक सामने गिरे, लेकिन उन्हें जरा भी चोट नहीं आई। ऐसा लग रहा था मानो उनके नीचे हवा का एक तकिया था जिसने उन्हें चोट लगने से बचा लिया। उन्हें फेंकने के बाद कंकाल ने एक और कदम उठाया और वापस उनके सामने खड़ा हो गया।
उन्हें इस तरह नीचे की ओर देखना वास्तव में प्रभावशाली और डरावना था। कंकाल ने कुछ नहीं कहा और उन दोनों की प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगा। लिनफेन और शाओ यू सावधानी से खड़े हुए, जिसके बाद लिनफेन शाओ यू की रक्षा के लिए उसके सामने आ गया। शाओ यू ने ये देखकर उसका हाथ पकड़ लिया और आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन लिनफेन उसके सामने मजबूती से खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद लिनफेन ने पूछा, तुम कौन हो? ये देखकर कि लिनफेन आखिरकार बात करने के लिए तैयार है, कंकाल ने एक मुस्कान बिखेरी, या यूं कहें कि उस कंकाल वाले चेहरे के साथ जो मुस्कान के करीब था वह वास्तव में भयानक लग रहा था। फिर कंकाल ने कहा, उससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? जब कंकाल ने यह कहा तो लिनफेन अपना हथियार निकालने ही वाला था, लेकिन तभी उसने देखा कि उसकी कमर पर रखा हथियार गायब था। जब उसने फिर से ऊपर देखा तो उसने देखा कि कंकाल के खाली हाथ में अब 2 और हथियार थे। जैसे ही कंकाल ने उन हथियारों को लहराया, उसने पूछा, क्या तुम इन्हें ढूंढ रहे हो? लिनफेन ने अपनी आंखें सिकुड़ी और कंकाल के इरादों को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करना चाहता है, इसलिए वह पूछने से खुद को नहीं रोक सका, तुम हमसे क्या चाहते हो? कंकाल ने ठहाका लगाया और कहा, तुम वो हो जो यहाँ चिपकर आए हो और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं क्या चाहता हूँ। फिर उसने हंसना बंद कर दिया और लिनफेन को एक मुस्कान के साथ देखा और कहा, मैंने पहले ही कहा है, मैं एक खेल खेलना चाहता हूँ। लिनफेन ने यह सुनकर अपनी बाहें गहराई से सिकुड़ी, लेकिन पूछा, ये कौन सा खेल है? कंकाल की बदसूरत मुस्कान और भी चौड़ी हो गई और उसने कहा, यह एक सरल खेल है जिसे विकल्प चॉइस कहा जाता है। लिनफेन ने अपनी बाहें और सिकुड़ी क्योंकि उसने इस खेल के बारे में पहले कभी नहीं सुना था, इसलिए उसने पूछा, इस खेल को कैसे खेलते हैं? कंकाल ने शांत आवाज में कहा, यह बहुत सरल है, मैं बस तुम्हें एक विकल्प दूंगा और जब तक तुम दोनों में से किसी एक को चुन सकोगे तब तक तुम जाने के लिए स्वतंत्र हो। यह खेल काफी सरल लग रहा था, लेकिन जो चीज सरल लगती है वह हमेशा एक जाल होती है। फिर भी उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, क्योंकि कंकाल पहले ही उन्हें दिखा चुका था कि वह कितना शक्तिशाली था। यदि वे नहीं खेलते तो यह निश्चित था कि वे यहीं मर जाएंगे। यदि वे कम से कम खेल खेलते तो संभावना थी कि वे बच निकलने में सफल हो सके। इस विचार के साथ लिनफेन ने एक आह भरी और कहा, विकल्प क्या है? कंकाल ने धीमी और नपी तुली आवाज में शुरू किया, यह वास्तव में एक बहुत ही सरल विकल्प है। मुझे यकीन है कि तुम तुरंत निर्णय ले सकोगे क्योंकि यह बहुत आसान है। जिस तरह से कंकाल जानबूझकर देरी कर रहा था, लिनफेन जानता था कि यह उतना सरल नहीं है जितना वह दिखा रहा है। हालांकि विकल्प सुनने के बाद वह फिर भी दंग रह गया। कंकाल धीरे धीरे बोला जैसे वह आराम कर रहा हो, लेकिन उसके शब्द बहुत गंभीर थे, तुम दोनों में से किसी एक को मरने के लिए चुनो, तुम या ये छोटी लड़की, जब तक तुम चुन सको। कंकाल अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही लिनफेन ने कह दिया, इसे जाने दो। कंकाल ने लिनफेन की ओर देखा और वह हैरान रह गया। इस बच्चे ने इस सवाल का जवाब देने में जरा भी संकोच नहीं किया, भले ही वह जानता था कि वह मर जाएगा। ये वास्तव में कुछ विशेष था, लेकिन अफसोस कि यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। आखिरकार शब्द तो शब्द ही होते हैं, उन्हें आसानी से झूठ बोला जा सकता है। जब वास्तव में मौत सामने आती है तो यह अनुमान लगाना कठिन होता है कि वह कैसे व्यवहार करेगा। शाओ यू ने तुरंत अपनी बाहें सिकुड़ी और कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन कंकाल पहले बोला। उसने ठहाका लगाते हुए कहा, बहुत अच्छे बच्चे, तुमने जरा भी संकोच नहीं किया। फिर कंकाल की आवाज गंभीर हो गई और उसका शरीर अचानक गायब हो गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही लिनफेन के सामने था और उसकी तलवार काटने के लिए उठ चुकी थी। शाओ यू लिनफेन के सामने कूदना चाहती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और लिनफेन ने उसे पीछे रोक रखा था। लिनफेन उसकी तुलना में काफी शक्तिशाली था, इसलिए इसकी संभावना कम थी कि वह उसे पीछे हटा सके। जैसे ही तलवार नीचे की ओर चली, लिनफेन को थोड़ा पछतावा हुआ कि उसने अपना दूसरा जीवन इस तरह बर्बाद कर दिया, लेकिन वह पछतावा केवल 1 सेकंड के लिए रहा। फिर वह खुश हुआ कि वह उस पहली लड़की को बचा पाएगा जिसके वह करीब आया था। शायद सिर्फ इतना ही काफी था। हालांकि कंकाल की तलवार लिनफेन को काट पाती उससे पहले ही अचानक एक आवाज गूंजी, बस करो। जैसे ही यह आवाज गूंजी, लिनफेन के सामने एक गुलाबी रोशनी प्रकट हुई और उसने तलवार को पीछे धकेल दिया। गुलाबी रोशनी के प्रकट होने से कंकाल जरा भी हैरान नहीं हुआ और वह बस लापरवाही से वहीं खड़ा रहा और लिनफेन को देखने लगा। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने अचानक कहा, ऐसा लगता है कि यह वास्तव में ईमानदार है, इसने आखिरी सेकंड में भी मौत को स्वीकार कर लिया। गुलाबी रोशनी की एक और चमक हुई और उसके बाद एक चमकती हुई गुलाबी आकृति प्रकट हुई। लेकिन जिस क्षण यह आकृति प्रकट हुई, लिनफेन की आंखें फटी की फटी रह गईं। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह स्त्री बहुत ही सुंदर थी। वह एक आदर्श ऊंचाई वाली महिला थी, जिसका फिगर और चेहरा एकदम सटीक था और सुनहरे बाल उसकी सुंदरता को और निखार रहे थे। लेकिन यह मुख्य चीज नहीं थी जिसने लिनफेन की नाक से लगभग खून निकाल दिया, बल्कि उसने जो कपड़े पहने थे वे मुख्य कारण थे। वह केवल लेस की एक परत पहने हुई थी जिसने उसके शरीर को ढक रखा था और अगर कोई ध्यान से देखता तो उसे लगता कि वह उसके पार देख सकता है, लेकिन किसी तरह वह फिर भी पारभासी नहीं था। लेकिन उन कपड़ों ने उसके फिगर को पूरी तरह से निखारा था। उस महिला को लिनफेन की नजर से कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वह इसका आनंद ले रही है। उसने लिनफेन को एक मुस्कान के साथ देखा और कहा, जो देख रहे हो क्या वो पसंद आया? लिनफेन अनजाने में सिर हिलाने ही वाला था कि उसे अपनी बगल में एक चुटकी महसूस हुई और उसे एहसास हुआ कि वह क्या कर रहा है। उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई और वह बस वहां अजीब तरह से खड़ा रहा। महिला ने यह देखकर ठहाका लगाया, लेकिन उसने इस बातचीत को आगे नहीं बढ़ाया और कंकाल की ओर मुड़कर कहा, मैंने तुमसे कहा था कि एक दिन कोई जरूर आएगा, तुम ये शर्त हार गए। कंकाल ने अपने हाथ फैलाए और बस इतना कहा, इसमें फिर भी काफी समय लगा। महिला ने हल्की हंसी के साथ कहा, हार स्वीकार करना सीखो। फिर वह लिनफेन और शाओ यू की ओर मुड़ी और कहा, बधाई हो नश्वर लोगों, आपने इस देवी की परीक्षा पास कर ली है, अब आपको अपना इनाम मिलेगा। लिनफेन और शाओ यू ने एक स्वर में ये कहा और एक दूसरे को हतप्रभ होकर देखने लगे। वे ये तो मान सकते थे कि उनके सामने खड़ी यह महिला एक विशेषज्ञ एक्सपर्ट है, लेकिन एक देवी, यह विश्वास करना थोड़ा कठिन था। यह स्पष्ट था कि वह उनकी आंखों में संदेह देख सकती थी, इसलिए उस महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा, मैं प्रेम की देवी एफ्रोडाइट हूँ। ये कहते हुए उसने अपनी आभा औरत का एक छोटा सा हिस्सा छोड़ा। जब उन्होंने इस आभा को महसूस किया तो उनके पास उसकी बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से इस दुनिया की आभा नहीं थी। विशेष रूप से लिनफेन के लिए वह बता सकता था कि देवी द्वारा छोड़ी गई आभा वैसी ही थी जैसी उसे पृथ्वी के देवता से प्राप्त पत्र से महसूस हुई थी। लेकिन एक चीज ने उसे अजीब महसूस कराया। उसने जो नाम इस्तेमाल किया था वह लिनफेन के लिए परिचित था, क्योंकि यह पृथ्वी के एक देवता का भी नाम था। यूनानी पौराणिक कथाओं में एफ्रोडाइट प्रेम की देवी थी, बिल्कुल इस एफ्रोडाइट की तरह जो उसके सामने प्रकट हुई थी। क्या यह महज एक संयोग था कि इस दुनिया में प्रेम की देवी को एफ्रोडाइट कहा जाता था, या वे दोनों आपस में संबंधित थे? एफ्रोडाइट को उनके हैरान चेहरों की परवाह नहीं थी और उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, चूंकि आपने मेरी परीक्षा पास कर ली है, इसलिए आपने मेरी विरासत इनहेरिटेंस का अधिकार प्राप्त कर लिया है। लेकिन वह उस वेदी की ओर मुड़ी जिस पर दर्पण रखा था और फिर लिनफेन की ओर मुड़कर बोली, यह एक चोरी की गई कलाकृति है और यह मेरी पसंदीदा चीजों में से एक है। उसकी आवाज के लहजे से यह स्पष्ट था कि वह लिनफेन से क्या उम्मीद कर रही थी। हालांकि लिनफेन एक देवता की कलाकृति के प्रति लालायित था, लेकिन वह जानता था कि एक देवता की कलाकृति की तुलना में किसी देवता के साथ संबंध बनाना बेहतर है।
इसलिए लिन फैन ने कहा, बेशक, इसे आपको वापस करना मेरे लिए सम्मान की बात होगी, देवी माँ। एफ्रोडाइट बस मुस्कुराते हुए वहीं खड़ी रही, जैसे किसी चीज़ का इंतजार कर रही हो। लिन फैन इशारा समझ गया और दर्पण उठाने के लिए वेदी की ओर बढ़ा। इस दौरान एफ्रोडाइट शाओ यू की ओर मुड़ी, जो वहां एक जटिल भाव के साथ खड़ी थी, और अचानक बोली, तुम्हारे लिए उसकी भावनाएं सच्ची हैं। ये सुनते ही शाओ यू की आंखें कांपने लगी और उसने अविश्वास के साथ एफ्रोडाइट की ओर देखा। जो शब्द उसने अभी कहे थे उन्होंने सीधे उसके दिल पर चोट की थी। लिन फैंग गुप्त रूप से उनकी बातें सुन रहा था और इन शब्दों को सुनकर वह भी चौंक गया था। लेकिन जब उसने ध्यान से सोचा तो उसे एहसास हुआ कि यही वह चीज़ थी जिसकी कमी रह गई थी। ये वास्तव में एक बहुत ही सरल चीज़ थी, लेकिन उसने इसे हल्के में लिया था क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। लेकिन इस दुनिया के लिए ये कुछ ऐसा था जिसे किया जाना ज़रूरी था, वरना लड़कियां कभी सुरक्षित महसूस नहीं करतीं। इस दुनिया में लड़कियों का इस्तेमाल किया जा सकता था और उन्हें बिना किसी परवाह के फेंका जा सकता था, जिसका इस दुनिया की अधिकांश लड़कियों को डर रहता था। जिन लड़कियों का इस्तेमाल कर फेंक दिया जाता था उनका भाग्य कभी अच्छा नहीं होता था। जब तक वे किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं ढूंढ लेती जिस पर वे भरोसा कर सकें, उन्हें हमेशा अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ता था। एक साधारण चीज़ जो लिन फैंग करना भूल गया था वह थी शाओ यू के प्रति अपने प्यार का इजहार करना। ये बहुत ही छोटी चीज़ लग सकती थी, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण थी। इस पूरे समय में इस आश्वासन के बिना कि लिन फैन उससे प्यार करता है और उसके साथ रहेगा, शाओ यू हमेशा चिंतित रहती थी कि कहीं लिन फैन ये सब केवल उसके शरीर के लिए तो नहीं कर रहा है। वह जानती थी कि जैसे जैसे वह उसके लिए और भी चीज़ें करेगा, वह उसे अपना शरीर देने के लिए और अधिक बाध्य होगी। यही कारण था कि वह हर चीज़ में देरी कर रही थी। लिन फैन को रिझाने के लिए अपने शरीर का उपयोग करना एक बड़ा जुआ था, लेकिन अगर यह काम नहीं करता तो वह बिना किसी चीज़ के अकेली रह जाती और यह उसके लिए निश्चित विनाश होता। यही कारण था कि जब लिन फैन ने उससे कहा था कि वह खुद को ढाल शील्ड के रूप में इस्तेमाल करने के बारे में कभी न सोचे, तो उसका स्नेह अफेक्शन कम हो गया था। साथ ही जब उसने उसके लिए खुद को खतरे में डाला तो उसका स्नेह और पाचन गिर गया था। उसे डर था कि यह सब सच होने के लिए बहुत अच्छा है और वह बिना पुष्टि के इस भ्रम में नहीं पड़ना चाहती थी कि लिन फैन वास्तव में उससे प्यार करता है। वह जानती थी कि इससे लंबे समय में उसे ही चोट पहुंचेगी। यही कारण था कि एफ्रोडाइट के शब्दों ने उसे इतना हिला दिया था, विशेष रूप से तब जब ये बात स्वयं प्रेम की देवी की ओर से आ रही थी। ये सब सोचने के बाद लिन फैन ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और दर्पण लेकर वापस आया। हालांकि दर्पण सीधे एफ्रोडाइट को सौंपने के बजाय लिन फैन शाओ यू के सामने आया, जो अभी भी सुध बुध खोई हुई थी, और अचानक उसे कंधों से पकड़ लिया। शाओ यू अपनी सोच से बाहर आए और कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले लिन फैन ने सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर बिना एक पल की झिझक के वह आगे बढ़ा और उसके होठों पर गहरा चुंबन लिया। या कम से कम उसे लगा कि यह एक गहरा चुंबन था, लेकिन वास्तव में यह बहुत ही अनाड़ी जैसा था क्योंकि उसे पहले कभी कोई अनुभव नहीं था। यह अच्छी बात थी कि शाओ यू को भी पहले कोई अनुभव नहीं था, इसलिए वह नहीं जानती थी कि यह अच्छा था या बुरा। उसे बस इतना पता था कि उसके दिल में गर्माहट की एक लहर दौड़ गई है जिसने उसके अंदर के सारे अंधेरे को मिटा दिया है। जैसे ही लिन फैन ने अपना चुंबन समाप्त किया, शाओ यू के दिल के बांध टूट गए और उसके आंसू बहने लगे। वह अपने घुटनों के बल गिर पड़ी और उन सभी भावनाओं को बाहर निकाल दिया जिन्हें उसने अपने अंदर दबा रखा था। लिन फैन ये देखकर नीचे झुका और उसके हाथ की पीठ को सहलाया। थोड़ी देर रोने के बाद उसकी सिसकियां कम हुईं और वह फिर से बोल पाए, धन्यवाद, धन्यवाद, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। लिन फैन ने इसके जवाब में कुछ नहीं कहा क्योंकि कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं थी। जो कुछ भी कहा जाना चाहिए था वह पहले ही कहा जा चुका था और उसे मिलने वाले नोटिफिकेशन ने उसे सब कुछ बता दिया था। शाओ यू का दिल आपके इजहार से पिघल गया है। स्नेह अफेक्शन में 20 की वृद्धि हुई है। ये सुनिश्चित करने के बाद कि वह शांत हो गई है, लिन फैन फिर से खड़ा हुआ और एफ्रोडाइट की ओर मुड़कर अपना सिर खुजलाते हुए बोला, सॉरी, यहाँ इस तरह का दृश्य बनाने के लिए। एफ्रोडाइट ने एक आदर्श मुस्कान दी और कहा, कोई बात नहीं, मुझे युवा प्रेमियों को इस तरह देखना पसंद है। फिर अपनी बात पूरी करने के बाद उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया जैसे वह लिन फैन से कुछ मांग रही हो। लिन फैन स्वाभाविक रूप से जानता था कि वह क्या चाहती है, इसलिए उसने किनारे रखा दर्पण उठाया और उसके हाथ में रख दिया। सदा के सौंपने के बाद एफ्रोडाइट ने उसे तुरंत नहीं लिया और कहा, चूंकि आपने परीक्षा पास कर ली है, इसलिए ये कलाकृति आपको अपने वर्तमान स्वामी के रूप में पहचानती है। इसे मुझे वापस देने के लिए आपको मौखिक रूप से यह कहना होगा कि आप इस कलाकृति को इसके मूल स्वामी को वापस सौंप रहे हैं। लिन फैन ने सिर हिलाया और कहा, मैं इस कलाकृति का त्याग करता हूं और इसे इसके वास्तविक स्वामी को वापस करता हूं। दर्पण के चारों ओर रोशनी की एक चमक हुई, जिसके बाद एफ्रोडाइट ने उसे मजबूती से पकड़कर लिन फैन के हाथ से ले लिया। उसने दर्पण को ऊपर उठाया और उसमें अपने प्रतिबिंब की प्रशंसा की और फिर एक चौड़ी मुस्कान दी। इसी समय लिन फैन ने अचानक एक नोटिफिकेशन सुना जिसने उसे चौंका दिया। एफ्रोडाइट आपकी भक्ति से प्रभावित हुई है। स्नेह अफेक्शन में 10 की वृद्धि हुई है। देवी के स्नेह में वृद्धि हुई थी। क्या इसका वही मतलब था जो वह सोच रहा था? क्या ऐसा हो सकता है कि जब तक वह देवी का स्नेह बढ़ाने में सक्षम है, वह देवी को भी वश में कर सकता है? लिन फैन उत्साह से भर गया, लेकिन उसने इसे अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। हालांकि जैसे ही नोटिफिकेशन गूंजा, एफ्रोडाइट के शरीर में एक अप्रिय एहसास दौड़ गया। जैसे ही उसने यह महसूस किया, वह घृणा से सिहर उठी। ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में किसी प्रकार की अजीब ऊर्जा दौड़ रही है और वह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या थी। उसे हटाने की बात तो दूर की थी,
उसने इस ऊर्जा के स्रोत को खोजने के लिए अपनी आंखें सिकुड़ी, लेकिन उसने अपनी दिव्य दृष्टि डिवाइन सेंस कितनी भी क्यों न फैलाई हो, उसे इसका स्रोत नहीं मिला। ऐसा लगा जैसे यह अचानक कहीं से प्रकट हो गई हो। उसके साथ ऐसा कुछ केवल अन्य देवता ही कर सकते थे, लेकिन कौन सा देवता उसके खिलाफ इस तरह की हरकत करने के लिए इतना भोला होगा। भले ही वह प्रेम की देवी थी, इसका मतलब यह नहीं था कि वह कमजोर थी। कभी कभी प्यार एक तूफान की तरह होता था। यह अच्छी बात थी कि यह ऊर्जा कुछ भी करती हुई नहीं लग रही थी। वह बस उसके अंदर सुप्त अवस्था में पड़ी थी। चूंकि ऐसा था, वह वापस जाने के बाद इस ऊर्जा से छुटकारा पाने के लिए किसी को ढूंढेगी। हालांकि वह अभी वापस नहीं जा सकती थी। यह एक देवी के रूप में उसकी प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं होता। इस युवक ने एक दिव्य कलाकृति को छोड़ने के लिए पर्याप्त भक्ति दिखाई थी, उसे उसकी भक्ति के लिए कुछ इनाम देना ही होगा। थोड़ा सोचने के बाद उसने अपनी एक उंगली आगे बढ़ाई जिसकी नोक पर चमक थी और कहा, युवक, ये तुम्हारा इनाम है। आओ और इसे स्वीकार करो। लिन फैन ने थोड़ी देर उस चमकती हुई उंगली को देखा और फिर वह उस उंगली के सामने घुटनों के बल बैठ गया। देवी का स्नेह सकारात्मक था, इसलिए वह उसके साथ कुछ बुरा नहीं करने वाली थी। वह ये देखने के लिए उत्सुक था कि एक देवी उसे किस तरह का इनाम देगी। आखिरकार वह एक देवी थी, अपनी कलाकृति वापस पाने के बाद वह इनाम देने में कंजूसी तो नहीं करेगी। जब लिन फैन उसके सामने झुक गया तो एफ्रोडाइट ने अपना हाथ नीचे लाया और उसकी उंगली से उसके माथे पर धीरे से थपकी दी। जैसे ही उसकी उंगली माथे से छुई, लिन फैन ने अपने शरीर में ऊर्जा का एक झटका महसूस किया। यह ऐसा था जैसे अचानक उसके शरीर में बिजली दौड़ गई हो। हालांकि उसके पास इस पर ध्यान देने का समय नहीं था क्योंकि उसके सामने एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। आपको प्रेम की देवी एफ्रोडाइट से लविंग इज शेयरिंग कौशल प्राप्त हुआ है। लिन फैन इस कौशल के नाम से थोड़ा उलझन में पड़ गया। लविंग इज शेयरिंग, प्रेम ही साझा करना है। यह क्या था? लिन फैन ने तुरंत अपनी स्थिति स्टेटस खोली और इस नए कौशल का विवरण देखा। लविंग इज शेयरिंग स्तर 1, प्रेम दुनिया की सबसे अद्भुत चीज़ है और इसे साझा किया जाना चाहिए। इस कौशल का उपयोगकर्ता अपने प्रेमियों के कौशल का उपयोग कर सकता है और अपने प्रेमी को अपने कौशल दे सकता है। साझा किए जा सकने वाले कौशलों की संख्या दोनों लक्ष्यों के बीच प्रेम की गहराई पर निर्भर करती है। कौशल का विवरण थोड़ा अस्पष्ट लग रहा था क्योंकि इसमें यह स्पष्ट नहीं था कि प्रेमी की श्रेणी में कौन आता है, लेकिन जब लिन फैन ने कौशल खोला और लक्ष्यों टारगेट्स को देखा तो वह हैरान रह गया। इसमें उन सभी लोगों की सूची थी जिनके साथ उसका स्नेह अफेक्शन जुड़ा था। ये कौशल उसके लव गेज टाइमिंग के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठाता था, क्योंकि जिस किसी का स्नेह उस स्तर तक पहुंच जाता वह इस कौशल के लिए पात्र बन जाता। जब उसने और ध्यान से देखा तो पाया कि इस सूची में स्वयं एफ्रोडाइट का नाम भी शामिल था। वह एक देवता के कौशल का भी उपयोग कर सकता था, लेकिन जब उसने और गहराई से देखा तो पाया कि मामला इतना सरल नहीं है। वहाँ कई शक्तिशाली कौशल सूचीबद्ध थे, लेकिन वे सभी धुंधले ब्लैक्ड आउट थे, जिसका अर्थ था कि वे अभी उपलब्ध नहीं थे। शायद इसलिए क्योंकि देवी के साथ उसका स्नेह अभी उतना ऊंचा नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि भविष्य में यह संभव नहीं होगा। लिन फैन को ये कौशल प्रदान करने के बाद एफ्रोडाइट ने ऐसा व्यवहार किया जैसे वह जगह किसी बहुत ही गंदी चीज से भरी हो और उसने तुरंत वहां से विदा ली। लेकिन जाने से पहले वह लिन फैन से कहना नहीं भूली, नन्हे बालक, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। अगर कभी तुम मेरे मंदिर तक पहुंच सको तो मुझे जरूर ढूंढना। और लिन फैन के जवाब का इंतजार किए बिना वह उतनी ही तेजी से ओझल हो गई जितनी तेजी से प्रकट हुई थी। उसके जाने के बाद लिन फैन शाओ यू की ओर मुड़ा, जो अभी भी पूरी तरह से अपनी भावनाओं से उबर नहीं पाई थी। वह उसके पास जाने ही वाला था कि तभी एक आवाज ने उसे याद दिलाया कि यहाँ कोई और भी है। खून खून कॉफ। वह बस एक हल्की सी खांसी थी, लेकिन लिन फैन को तुरंत याद आया कि वह कंकाल अभी भी वहीं खड़ा है। लिन फैन तुरंत मुड़ा और अपने हथियार के लिए कमर की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर उसे याद आया कि कंकाल ने पहले ही उसके हथियार ले लिए थे। कंकाल ने यह देखकर एक मुस्कान बिखेरी और कहा, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। लिन फैन कंकाल के उस कोमल लहजे से दंग रह गया, जो उसके पहले के खतरनाक अंदाज से बिल्कुल अलग था। बेशक उसने अपनी सावधानी कम नहीं की, क्योंकि वह अभी भी नहीं जानता था कि यह कंकाल क्या चाहता है। कंकाल ने इसकी परवाह नहीं की और अपनी तलवार दोनों हाथों में उठाकर लिन फैन की ओर बढ़ाते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि तुम इसे ले लो। ये वह तलवार है जिसने जीवित रहने के दौरान मेरी यात्राओं में मेरा साथ दिया था, लेकिन अब मैं इसे तुम्हें देना चाहता हूं। ये कहने के बाद वह शाओ यू की ओर मुड़ा और उदास नजरों से कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम अपने प्यार को सुरक्षित रख पाओगे। लिन फैन और भी उलझन में पड़ गया, लेकिन तभी उसने देखा कि कंकाल धीरे धीरे धूल में बदल रहा था। वह कंकाल की आवाज में सच्चाई महसूस कर सकता था, इसलिए उसे पता चल गया कि यह कोई चाल नहीं थी। हालांकि जैसे ही उसने तलवार लेने के लिए हाथ बढ़ाया, कंकाल ने अचानक कहा, वैसे मुझे ये कहना होगा कि मुझे तुमसे थोड़ी जलन हो रही थी। जब कंकाल ने यह कहा तो लिन फैन की रीढ़ में फिर से वैसी ही सिहरन हुई जैसे उसने पहले हमला करते समय महसूस की थी। लिन फैन ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और फिर से सुरक्षात्मक मुद्रा में आ गया। ये देखकर कंकाल ने ठहाका लगाया और तलवार लिन फैन की ओर फेंक दी। वह जानता था कि अगर वह और देर करेगा तो लिन फैन के तलवार लेने से पहले ही वह गायब हो जाएगा। तलवार फेंकने के बाद कंकाल ने ऊपर देखते हुए कहा, मैं अब आ रहा हूं। और फिर बिना किसी आवाज के कंकाल जमीन पर धूल के ढेर में बदल गया। लिन फैन को समझ नहीं आया कि वह इस पर क्या प्रतिक्रिया दे। ये कंकाल निश्चित रूप से वही व्यक्ति था जो अतीत में एफ्रोडाइट की परीक्षा में विफल रहा था, लेकिन वह वही था जिसने अभी उस पर हमला किया था। ये वास्तव में उसे मिली जुली भावनाओं से भर गया। अंत में उसने अपने हाथ जोड़े और उस कंकाल के लिए प्रार्थना की।
उम्मीद है कि तुम्हें अगले जीवन में शांति मिलेगी। उसके बाद लिन फैन ने अपने बगल में जमीन में गड़ी उस तलवार को देखा और उसके सामने आए आंकड़ों स्टैट्स को देखकर वह चौंक गया। ग्रामर ग्रामरत बंद सील्ड श्रेणी ग्रेड पौराणिक मिथक। एक महान नायक द्वारा चलाई गई तलवार। यह एक ड्रैगन का वध करने के लिए प्रसिद्ध थी। आक्रमण अटैक 20 बंद सील्ड। इस तलवार के आंकड़ों को देखकर लिन फैन की आंखें फटी की फटी रह गईं। एक पौराणिक मिथक श्रेणी का हथियार। भले ही यह बंद सील्ड था लेकिन ये किसी मिथक जैसा था। एक पूर्व लेखक के रूप में लिन फैन ने पौराणिक कथाओं पर काफी शोध किया था। उसे याद आया कि ग्रामक वीर सिगमंड की पौराणिक तलवार थी जिसका उपयोग ड्रैगन फाफनिर को मारने के लिए किया गया था। इस तलवार का विवरण भी उसी मिथक से मेल खाता था, लेकिन उसे यह अजीब भी लगा। पहले एफ्रोडाइट और अब ग्रामक। क्या इस दुनिया की पौराणिक कथाएं कुछ ज्यादा ही आपस में मिली जुली नहीं थीं? एफ्रोडाइट ग्रीक देवताओं में से एक थी और ग्रामर नॉर्डिक नॉर्स मिथकों की एक प्रसिद्ध तलवार थी। और फिर यहाँ साधकों कल्टिवेटर्स के संप्रदाय भी थे। यह ऐसा था जैसे पृथ्वी की सभी पौराणिक कथाओं को एक बड़े बर्तन में डालकर मिला दिया गया हो। हालांकि थोड़ी देर सोचने के बाद लिन फैन ने इन सब बातों को दिमाग के पिछले हिस्से में डाल दिया। इस दुनिया का मिथक चाहे जो भी हो, वह उसके एक ही लक्ष्य में बाधा नहीं बन सकता था। वह यहाँ अपना हरम बनाएगा चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, क्योंकि ये दैवीय बातें उसके दखल देने के लिए बहुत ऊंचे स्तर की थीं। लिन फैन तलवार के पास गया और उसका हत्था पकड़कर उसे जमीन से बाहर खींच लिया। जैसे ही उसने इसे बाहर निकाला, उसे तलवार से एक झटका महसूस हुआ। ये लगभग बिजली के झटके जैसा था, लेकिन इतना तेज नहीं कि वह तलवार छोड़ दे। जैसे ही वह झटका उसके शरीर से गुजरा, ऐसा लगा जैसे उनके बीच कोई संबंध बन गया हो। ग्रामर ने आपको नए स्वामी के रूप में स्वीकार कर लिया है। स्नेह अफेक्शन में 10 की वृद्धि हुई है। एक बार फिर लिन फैन का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे इस बात पर आश्चर्य नहीं था कि तलवार में अपनी एक इच्छाशक्ति है, क्योंकि ज्यादातर दिव्य वस्तुएं ऐसी ही होती थीं। उसे इस बात पर अधिक आश्चर्य हुआ कि ग्रामर भी उसके लव गेज डैमिंग कौशल का एक लक्ष्य बन सकती थी। लिन फैन ने तलवार को अपने चेहरे के सामने पकड़ा और उस पर कुछ बार थपकी देते हुए पूछा, हे लोग, क्या तुम वहां हो? लेकिन उसके सवाल का जवाब केवल सन्नाटे ने दिया। लिन फैन ने थोड़ा झेपते हुए तलवार को देखा और फिर उसे अपने पेज स्टोरेज स्पेस में डाल दिया। वह इसे अपनी कमर पर बांधना चाहता था, लेकिन चूंकि उसके पास इसके लिए सही म्यान स्कैबर्ड नहीं था, इसलिए वह इसे बाहर नहीं रख सकता था। इतने सब के बाद लिन फैन आखिरकार शाओ यू के पास वापस आया। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के बाद, हालांकि उसकी आंखें रोने की वजह से थोड़ी लाल थीं, लेकिन वह पहले से काफी शांत लग रही थी। लिन फैन उसके पास बैठा और पूछा, क्या अब तुम ठीक हो? शाओ यू ने लिन फैन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, फिर अपनी बाहें उसकी ओर बढ़ा दी। लिन फैन ये देखकर थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि पुरानी शाओ यू कभी इस तरह लाड़ नहीं जताती थी। लेकिन उसे बुरा नहीं लगा। वह चाहता था कि वह पहले की तरह खुद को मजबूत दिखाने के बजाय इसी तरह सहज रहे। लिन फैन पीछे मुड़ा और उसे अपनी पीठ पर चढ़ने दिया, फिर उसे कंधे पर उठाकर पिग्गी बैक राइट देने लगा। शाओ यू को ऊपर उठाने के बाद लिन फैन ने अपना ध्यान वापस दरवाजे की ओर लगाया। भले ही उन्होंने इस परीक्षा को साथ मिलकर पार कर लिया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि सब कुछ खत्म हो गया था। उन्हें अभी भी इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता खोजना था। जब उन्हें कंकाल द्वारा अंदर फेंका गया था, तब उन्होंने ध्यान नहीं दिया था कि दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया था। लिन फैन दरवाजे के पास गया और उसे खोला, लेकिन उसने पाया कि बाहर का रास्ता पूरी तरह बदल चुका था। अब वह मिट्टी की सुरंग नहीं थी, बल्कि पत्थरों से बनी एक वैसी ही सुरंग थी जैसे दरवाजे का ढांचा था। लिन फैन ने इस बदलाव को देखकर अपनी सावधानी कम नहीं की, बल्कि उसने अपनी सतर्कता और बढ़ा दी। शाओ यू जानती थी कि यह एक खतरनाक स्थिति हो सकती है, इसलिए वह उसकी पीठ से उतर गई और उसके साथ चलने लगी। दोनों ने अपने हथियार निकाल रखे थे, लेकिन सुरंग में उन पर किसी ने हमला नहीं किया। जब वे सुरंग के अंत तक पहुंचे तो उन्हें रोशनी दिखाई दी। ये साफ था कि यह बाहर निकलने का रास्ता था। जैसे ही उन्होंने अपना सिर बाहर निकाला, उन्होंने पाया कि यह वही गुफा थी जिसे उन्होंने पहले खोजा था। चूंकि गुफा के आसपास कोई पेड़ नहीं थे, इसलिए वे आसानी से देख पा रहे थे कि वहां कोई और नहीं था। लेकिन फिर भी वे गुफा के पास नहीं रुकना चाहते थे, क्योंकि वहां अभी भी एक देवता की अवशिष्ट आभा मौजूद थी। ये देखकर दोनों ने बिना समय बर्बाद किए जंगल से बाहर निकलकर उसी सड़क की ओर रुख किया जहां से वे आए थे। जंगल में उन्हें ज्यादा समय नहीं बीता था, मुश्किल से 1 घंटा लगा था जंगल पार करने, परीक्षा देने और गुफा से बाहर निकलने में, इसलिए अभी भी काफी दिन बाकी था। मामला ऐसा था तो उन्होंने शहर वापस जाने का फैसला किया। वे आसानी से शहर के फाटकों से गुजरे, क्योंकि अब गार्डों की दूसरी टोली ड्यूटी पर थी। जिस सराय इंट में वे कल रात रुके थे, वहां के लोगों ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनके व्यवसाय में यह आम बात थी। अक्सर यात्री सोचते हैं कि सफर लंबा होगा, लेकिन काम जल्दी पूरा होने पर वे उसी दिन लौट आते हैं। सराय वालों ने लिन फैन को वही कमरा दे दिया, क्योंकि उनके पास अगले मेहमानों के लिए उसे तैयार करने का समय नहीं मिला था। बेशक लिन फैन के लिए इन सब बातों का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसके दिमाग में केवल एक ही चीज चल रही थी। जब वे शहर वापस आ रहे थे, तब वे पहले की तरह ही घोड़े पर सवार थे, लेकिन इस बार कुछ अलग था। पूरी यात्रा के दौरान चुप रहने के बजाय शाओ यू ने कुछ ऐसा कहा था जिसने लिन फैन को सुध बुध खोने पर मजबूर कर दिया था। अब भी उसे यकीन नहीं था कि उसने जो सुना वो सही था। जब वह घोड़े को नियंत्रित कर रहा था, तब उसने अचानक अपना सिर उठाया और उसके कान में फुसफुसा कर कहा, आज रात। ये सुनने के बाद लिन फैन पूरे समय एक अजीब सी खुमारी में रहा।
उसने घोड़े पर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन शाओ यू ने अपना चेहरा लाल होने के डर से पहले ही नीचे झुका लिया था। आखिरकार उसे एक शब्द को कहने में ही उसकी सारी हिम्मत लग गई थी। हालांकि उसे यह कहने का कोई पछतावा नहीं था। अब जब वे कमरे में थे और रात गहरी हो रही थी, लिन फैंग को लग रहा था कि यह सब एक सपना है। दोनों में से कोई भी एक दूसरे की ओर नहीं देख रहा था, क्योंकि एक दूसरे की आंखों में झांकना बहुत शर्मनाक लग रहा था। फिर भी ये सच था कि रात हो चुकी थी और सोने का समय आ गया था। लिन फैंग ने पहल की और अपनी जगह से अचानक खड़ा हो गया। उसके खड़े होते ही शाओ यू भी आवाज़ सुनकर खड़ी हो गई। दोनों की नज़रें मिली और फिर दोनों ने चेहरा घुमा लिया। वे दोनों ही उलझन में थे कि आगे क्या करना है, क्योंकि यह उनका पहला अनुभव होने वाला था। लेकिन शाओ यू ने हिम्मत दिखाई। वह बिस्तर की ओर गई और चादर के अंदर घुसकर उसे अपने चेहरे तक खींच लिया, जिससे उसकी केवल आंखें दिख रही थीं। वह बस लिन फैंग का इंतजार करने लगी। ये देखकर लिन फैंग का दिल जैसे हलक में आ गया। भले ही वह इन मामलों में थोड़ा अनाड़ी था, लेकिन वह समझ गया था कि क्या हो रहा है। लगभग एक रोबोट की तरह लिन फैंग के हाथ पैर यांत्रिक रूप से हिले और वह कदम दर कदम बिस्तर की ओर बढ़ा। जब वह बिस्तर के ठीक सामने खड़ा था तो उसने नीचे शाओ यू की ओर देखा, जिसने अपना मुंह चादर से ढका हुआ था। उसे इस तरह देखकर उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा वह कभी भी बाहर आ जाएगा। उसने एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और चादर उठाकर धीरे से बिस्तर में घुस गया। लेने के बाद दोनों बस खामोशी से वहां पड़े रहे। अगर कोई ध्यान से सुनता तो उनके दिलों की धड़कनें साफ सुनाई देती। पूरे 10 मिनट तक वे ऐसे ही रहे, जिसके बाद लिन फैंग ने आखिरकार साहस जुटाया और शाओ यू की ओर हाथ बढ़ाया। उसका हाथ धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसके कंधे तक पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, शाओ यू कांपने लगी। लिन फैंग ने उसकी कंपन महसूस कर तुरंत हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन शाओ यू ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। उसने यह इतनी तेजी और मजबूती से कहा कि लिन फैंग चौंक गया, लेकिन उसके अगले शब्दों ने उसके अंदर की आग सुलगा दी। उसने कोमल स्वर में कहा, पहली बार में थोड़ी घबराहट होती है। लिन फैंग की पुरुष प्रवृत्तियां जाग उठीं और वह मुड़कर शाओ यू के ऊपर आ गया। शाओ यू का दिल जैसे धड़कना भूल गया, लेकिन उसने विरोध नहीं किया और उसे अपने ऊपर आने दिया। उसने अपना चेहरा थोड़ा बगल में घुमाया और लाल होते हुए कहा, जरा नरमी बरतना। लिन फैंग ने सिर हिलाया और उसके हाथ शरीर का मुआयना करने लगे। उसे कोई व्यवहारिक अनुभव नहीं था, लेकिन ज्ञान भरपूर था। पृथ्वी पर अपने सालों के दौरान उसने इस विषय पर काफ़ी शोध किया था, भले ही उसने इसे कभी किया न हो। आज वह अपने उसी शोध का पूरा उपयोग करने वाला था। लिन फैंग स्वार्थी नहीं था। वह चाहता था कि शाओ यू को भी उतना ही आनंद मिले जितना उसे, इसलिए वह सब कुछ कर रहा था ताकि वह सहज महसूस करे। उसके हाथ शाओ यू के शरीर पर घूमने लगे। उसने धीरे से उसकी शर्ट ऊपर खींची। शर्ट हटने के बाद गुलाबी युक्तियों वाले 2 बर्फीले शिखर पीक्स सामने आए। वे बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन छोटे भी नहीं थे, बस इतने कि उसकी हथेलियों में समा सकें। ये पहली बार था जब वह असलियत में ऐसा कुछ देख रहा था और वह पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसका दिमाग सुन्न हो गया और मुंह खुला का खुला रह गया। उसने अपने शोध में ऐसे कई दृश्य देखे थे, लेकिन हकीकत में पहली बार देखना एकदम अलग एहसास था। शाओ यू ने लिन फैंग के देखने का तरीका देखा और उसे ये थोड़ा मज़ेदार लगा, लेकिन साथ ही उसे शर्म भी आ रही थी। उसने कोमल आवाज़ में कहा, अगर आप ऐसे देखेंगे तो मुझे शर्म आती है। उसके शब्दों ने लिन फैंग की तंद्रा तोड़ी और उसने एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना अपनी हथेलियों में उन शिखरों को थाम लिया। वह उन्हें ऐसे सहलाने लगा जैसे आटे की लोई बना रहा हो, लेकिन अनुभव की कमी के कारण वह थोड़ा अनाड़ीपन दिखा रहा था। अच्छी बात यह थी कि शाओ यू को भी कोई अनुभव नहीं था। उसे नहीं पता था कि वह अच्छा कर रहा है या बुरा, लेकिन जब उसने उसकी त्वचा को छुआ तो उसे लगा जैसे उसका शरीर जल रहा है। ये गर्मी उसकी त्वचा को पार कर उसके दिल तक पहुंची और उसके अंदर जुनून की आग जला दी। जैसे जैसे लिन फैंग आगे बढ़ा, उसके शरीर का एक हिस्सा जागृत होने लगा। वह तब तक बढ़ता रहा जब तक वह किसी और चीज़ से नहीं टकरा गया। शाओ यू ने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं और वह लिन फैंग के स्पर्श में खोई हुई थी। तभी उसे नीचे कुछ गर्म महसूस हुआ। वह अपनी आंखें खोलने और नीचे देखने से खुद को नहीं रोक सकी। जो उसने देखा उसे देखकर वह दंग रह गई। क्या ये कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं है? उसके सोचने के दौरान भी वह और बढ़ता जा रहा था और उसे नीचे महसूस हो रहा था। वह इतना बड़ा था कि उसे थोड़ा डर भी लगा कि अंदर जाने पर क्या होगा, लेकिन उसके मन में सबसे प्रबल भावना उम्मीद की थी कि अंदर जाने पर कैसा महसूस होगा। जैसे ही वह ये सोच रही थी, लिन फैंग ने अपना हाथ नीचे की ओर बढ़ाया। जैसे ही उसका हाथ उसके अंतःवस्त्रों के अंदर पहुंचा, उसने पाया कि वह पहले से ही पूरी तरह भीगी हुई थी। उसे अपने ऊपर गर्व महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे उसका शोध काम आ गया। जब शाओ यू ने लिन फैंग का हाथ वहां महसूस किया तो उसके शरीर में बिजली का एक झटका लगा। उसने ऊपर उसकी ओर देखा और कहा, कृपया मुझे और मत तड़पाए। उन शब्दों ने लिन फैंग के दिल पर सीधा प्रहार किया और खून सीधे उसके दिमाग में दौड़ गया। एक गर्म खून वाले पुरुष के रूप में वह एक महिला को तब नजरअंदाज नहीं कर सकता था जब वह इतनी साफ तौर पर अपनी इच्छा जाहिर कर रही हो। लिन फैंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने कपड़े हटा दिए और उसकी मर्दानगी पूरी शान के साथ सामने आ गई। यह शाओ यू के लिए किसी पुरुष की चीज़ देखने का पहला मौका था, लेकिन वह निश्चित थी कि यह कोई सामान्य आकार नहीं था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह औसत से काफ़ी बड़ा था। वह बस यही सोच पा रही थी कि यह उसके अंदर कैसा महसूस होगा। लिन फैंग उसे प्रवेश कराने के लिए बिल्कुल सही स्थिति में आया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आया। डिंग, दाओवादी बीज डाओस्ट सीड का पता चला है।
जब लिन फैन ने सिस्टम से वह नोटिफिकेशन सुना तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर ठंडे पानी की बाल्टी पलट दी हो और उसके दिल की सारी आग बुझ गई हो। वह कुछ देर तक अपने सामने मौजूद नोटिफिकेशन को सुध-बुध खोकर देखता रहा, फिर अपने मन में सिस्टम से पूछा, सिस्टम, ये दाववादी बीज डाउस्ट सीड क्या चीज़ है? सिस्टम ने लिन फैन के सामने एक और पॉपअप विंडो खोल दी जिसमें दाववादी बीज का विवरण दिया गया था। दाववादी बीज डाउस्ट सीड अंक ज्योतिषीय नियमों न्यूमरोलॉजिकल लॉज से संघनित एक विशेष बीज जो आध्यात्मिक ऊर्जा के अवशोषण को बढ़ाने में मदद करता है। किसी की साधना कल्टिवेशन की गति बढ़ाने में अत्यंत उपयोगी। इस बीज को स्थायी रूप से अवशोषित करने की 2 विधियां हैं। साझा करना, दोहरी साधना, डुअल कल्टिवेशन के दौरान 2 प्रेमियों के बीच बीज साझा करना जिससे दोनों को बीज के लाभ मिल सकें। छीनना, दोहरी साधना के दौरान एक साथी दूसरे साथी से बीज छीन लेता है जिससे वह बीज के सभी लाभों के साथ साथ दूसरे साथी की साधना और जीवन शक्ति लाइफ फोर्स भी ले लेता है। लिन फैन ने यह विवरण देखकर अपनी बाहें सिकोड़ लीं। उसने हमेशा सोचा था कि शाओ यू का अपहरण उसकी सुंदरता के कारण हुआ था, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा था। वह कल्पना कर सकता था कि यदि डाकू शाओ यू को सुरक्षित पहुंचाने में सफल हो जाते तो क्या होता। आखिरकार ये बहुत कम संभावना थी कि उसका अपहरण करने वाला व्यक्ति पहली विधि का चुनाव करता। जहां तक दाववादी बीज के स्रोत की बात थी, उसका अंदाजा लगाना भी बहुत कठिन नहीं था। जैसे ही लिन फैन गहरी सोच में डूबा, शाओ यू ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसने लिन फैन के प्रवेश का इंतजार करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली थीं, लेकिन उसे वह एहसास बिल्कुल नहीं हुआ जिसकी उसने उम्मीद की थी। इसके बजाय उसने महसूस किया कि वह चीज़ जो उसे नीचे छू रही थी धीरे धीरे नर्म हो गई और फिर वह एहसास ही गायब हो गया। जब उसने आंखें खोली और लिन फैन की सिकुड़ी हुई बाहें देखी तो वह चिंता करने लगी कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। उसकी उत्तेजना का शांत हो जाना, क्या इसका केवल एक ही मतलब नहीं था? क्या उसके शरीर में कुछ ऐसा था जो उसे पसंद नहीं आया? वह चिंतित होकर लिन फैन की ओर देखने लगी और पूछा, क्या कुछ गड़बड़ है? शाओ यू के शब्दों ने लिन फैन को विचारों से बाहर निकाला और उसे एहसास हुआ कि उसकी हरकतें कितनी अजीब थीं। लिन फैन का दिमाग तेजी से चला और उसने बहाना बनाने की कोशिश की। अंत में वह बस इतना कह पाया, मेरे पेट में दर्द है, मुझे पहले बाथरूम जाना होगा। शाओ यू को समझ नहीं आया कि वह क्या प्रतिक्रिया दे और जब तक उसे होश आया, लिन फैन पहले ही कमरे से बाहर जा चुका था। वह सुध-बुध खोकर वहां लेटी रही, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बाथरूम में घुसने के बाद लिन फैन ने सबसे पहले सिस्टम से पूछा, क्या शाओ यू को चोट पहुंचाए बिना इस दाववादी बीज को निकालने का कोई तरीका है? सिस्टम ने रूखे स्वर में कहा, मेजबान, दाववादी बीज को अवशोषित करने की 2 विधियां पहले ही प्रदान की जा चुकी हैं। कोई अन्य विधि उपलब्ध नहीं है। ये सुनकर लिन फैन ने अपनी बाहें और सिकुड़ी, लेकिन उसने सिस्टम पर सवाल नहीं उठाया। आखिरकार अगर सिस्टम नहीं होता तो उसे दाववादी बीज के बारे में पता भी नहीं चलता। फिर उसने सोचा और पूछा, दाववादी बीज साझा करने की विशिष्ट विधि क्या है? सिस्टम ने पहले कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर उसके चेहरे के सामने एक पॉपअप दिखाया जिसमें अवशोषण की विधियां थीं। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वह चाहे जो भी विधि चुने, उसे वह संभोग तो करना ही होगा। लेकिन ये कोई समस्या नहीं थी क्योंकि वह वैसे भी वही करने वाला था। एकमात्र समस्या ये थी कि वह उसे यह खबर कैसे सुनाए। आखिरकार वह उसे समझाए बिना ये सब नहीं करना चाहता था। यह उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात थी और वह इसे छिपाना नहीं चाहता था। ये सब सोचने के बाद लिन फैन वापस बेडरूम में गया। शाओ यू अभी भी वहीं लेटी सोच रही थी कि क्या गलत हुआ होगा। क्या उसने कुछ किया था या फिर उसने अनजाने में अपनी बगल आर्मपिट सूंघने के लिए अपना हाथ उठाया। लिन फैन के कमरे में वापस आने का यह समय बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। जैसे ही वह अंदर आया, उसने उसे हाथ उठाए और अपनी बगल सूंघते हुए देखा। शाओ यू ने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी और जब उसने लिन फैन को खुद को घूरते हुए देखा तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह तुरंत चादर के नीचे छिप गई, उसे लग रहा था जैसे वह शर्म के मारे मर जाएगी। लिन फैन ने एक अजीब सी मुस्कान दी, लेकिन वह पास आया और बोला, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। शाओ यू उसकी आवाज़ में गंभीरता सुन सकती थी, इसलिए शर्मिंदगी के बावजूद उसने चादर से बाहर झांका, मानो उसके बोलने का इंतजार कर रही हो। लिन फैन ने उसे उसके अंदर मौजूद दाववादी बीज के बारे में सब कुछ बताया और अपना अंदाज़ा भी बताया कि वह वहाँ क्यों था। जैसे जैसे शाओ यू सुनती गई, उसके चेहरे पर उदासी छाती गई, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक भी थी। वह जानती थी कि लिन फैन उसे कुछ भी बताए बिना दाववादी बीज के सारे लाभ खुद ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया जिससे पता चलता था कि वह वास्तव में उसकी परवाह करता है। हालांकि वह इस घटना से दुखी थी, लेकिन वह इस बात से खुश थी कि वह अब किसके साथ है। विवरण समाप्त करने के बाद लिन फैन ने पूछा, तुम क्या करना चाहती हो? उसे उम्मीद थी कि शाओ यू इस पर सोचेगी, लेकिन उसने बिना किसी झिझक के उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे आप पर भरोसा है। लिन फैन ठिठक गया, लेकिन उसके दिल में एक गर्माहट भर गई। चूंकि उसे उस पर भरोसा था तो कहने के लिए अब और कुछ नहीं बचा था। इसके बजाय उसने अपने कार्यों से उसे उत्तर दिया। लिन फैन ने अपनी शर्त उतारी। शाओ यू का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने नजरें नहीं हटाईं। उसने बिस्तर की चादर हटाई और शाओ यू के शरीर को उजागर किया। उसे देखते ही उसकी उत्तेजना फिर से चरम पर पहुंचने लगी। लिन फैन का यह पहला अनुभव था, इसलिए वह पूरी तरह निश्चित नहीं था कि क्या करना है, लेकिन उसने खुद को सही स्थिति में रखा और आगे बढ़ा। जैसे ही उसने प्रवेश किया, शाओ यू के शरीर में बिजली की एक लहर दौड़ गई। उसने जो महसूस किया उसे वह नियंत्रित नहीं कर पाए और उत्तेजना के कारण वह और भी भीग गई। जब लिन फैन ने गति बढ़ानी शुरू की तो वह और सहन नहीं कर पाए और चिल्लाए, आह मैं।
इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, वह चरम सुख तक पहुंच चुकी थी। लिन फैंग को इससे कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि उसे भी बहुत आनंद मिल रहा था। यह उसका भी पहला मौका था, इसलिए वह भी ज्यादा देर नहीं टिक सका। शाओ यू की तरह ही वह भी चरम पर पहुंच गया। जब शाओ यू ने गर्म तरल को अपने अंदर महसूस किया तो वह खुद को फिर से नहीं रोक पाई और दोबारा चरम सुख तक पहुंची। उसने अपनी मां से सुना था कि पुरुष लगातार ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन जब उसने महसूस किया कि लिन फैन की उत्तेजना कम होने के बजाय और बढ़ रही है तो उसकी आंखें हैरानी से फटी रह गईं। लिन फैन पहले से भी ज्यादा जोश के साथ आगे बढ़ने लगा। शाओ यू को लगा जैसे वह इस तीव्रता से 2 हिस्सों में बट जाएगी, लेकिन वह इस दबाव का विरोध नहीं कर सकी। हर प्रहार के साथ ऐसा लगता था जैसे वह उसके शरीर के और भी गहरे हिस्से तक पहुंच रहा है। काम के बीच में लिन फैन को अचानक कुछ याद आया और उसने शाओ यू को गोद में उठा लिया। उसने उसे घुमाया और अलग अलग स्थितियों पोजीशंस में उसके शरीर का उपयोग किया। शाओ यू हर 2-3 प्रहारों के बाद चरम सुख का अनुभव कर रही थी। यह उसके लिए अनंत आनंद जैसा था। हालांकि उसे लग रहा था कि वह किसी भी क्षण टूट जाएगी। वह जानती थी कि वह उससे जीत नहीं सकती, इसलिए उसने उस रात अपने शरीर के साथ उसे मनचाहा करने दिया। सुबह होने तक लिन फैन शांत नहीं हुआ। उस समय तक शाओ यू आनंद के अतिरेक में बेहोश हो चुकी थी। जहां तक लिन फैन की बात थी, अपने पहले अनुभव के बाद उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। सब कुछ हो जाने के बाद दोनों सोने के लिए बिस्तर पर लेट गए। खैर, उनमें से केवल एक ही सोने के लिए लेटा था, दूसरा तो पहले ही आनंद के अतिरेक में बेहोश हो चुका था। दोपहर तक दोनों की आंखें नहीं खुलीं। जब लिन फैन जागा तो उसने पाया कि शाओ यू अभी भी बिस्तर पर लेटी हुई थी, जबकि वह स्पष्ट रूप से जाग चुकी थी। उसे चिंता हुई और उसने पूछा, क्या कुछ गड़बड़ है? शाओ यू ने उसकी ओर पीट कर ली थी और अपना चेहरा छिपाने के लिए चादर ऊपर खींच ली थी। फिर भी उसने कहा, नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन लिन फैन सुन सकता था कि कुछ तो बात है, इसलिए उसने कहा, अगर कुछ परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो। शाओ यू थोड़ी देर चुप रही और फिर बुदबुदाई, ये बहुत शर्मनाक है। लिन फैन और भी उलझन में पड़ गया। शर्मनाक क्या है? तुम्हारा क्या मतलब है? फिर वह ये देखने के लिए आगे बढ़ा कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं लगी है। हालांकि जैसे ही उसने चादर हटाने की कोशिश की, शाओ यू अचानक बोली, कल रात की वजह से मेरा शरीर टूट रहा है और मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ। लिन फैन पहले तो चकरा गया कि उसे दर्द क्यों हो रहा है, लेकिन फिर उसे तुरंत सब समझ आ गया। ओह, तो ये बात है। शायद कल रात मैं थोड़ा ज्यादा ही जोश में था। ये सोचते ही लिन फैन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। हालांकि उस मुस्कान में गर्व की एक ऐसी झलक थी जिसे छिपाया नहीं जा सकता था। लिन फैन खुद को बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा था, इसलिए वह बिस्तर से उठा, कपड़े पहने और बोला, मैं तुम्हारे लिए दोपहर का खाना लेकर आता हूँ। शाओ यू का दिल गर्माहट से भर गया और उसने धीरे से कहा, हूँ। लिन फैन मुस्कुराते हुए सराय की सीढ़ियों से नीचे उतरा और सड़क पार की एक दुकान से नाश्ता खाना लेने चला गया। खाना पहुंचाने के बाद वह कमरे में नहीं रुका और मर्सनरी गिल्ड की ओर निकल पड़ा। आखिरकार उन्हें अभी भी एक मिशन की रिपोर्ट देनी थी। जब लिन फैन सराय से निकला तो वह अकेला था। शाओ यू कल रात की थकान और दर्द के कारण अभी भी बिस्तर पर ही थी। लिन फैन ने गिल्ड जाने के लिए सबसे सीधा रास्ता नहीं चुना। वह आज अच्छे मूड में था, इसलिए उसने थोड़ा घूमकर जाने का फैसला किया। कल रात जो हुआ था उसके बाद उसका खुश होना स्वाभाविक था। उसका पहला अनुभव था, उसे उत्साहित होने का पूरा हक था। जब वह शहर की सड़कों पर चल रहा था तो उसे सब कुछ पहले से कहीं ज्यादा सुंदर लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया गुलाबी रंग में रंग गई हो। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी क्योंकि अचानक एक आवाज उसके कानों में गूंजी जिसने उसे उसकी ख्याली दुनिया से बाहर खींच लिया। तुझे सच में लगता है कि तू बहुत बड़ी चीज है? देख अभी मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। ये सुनते ही लिन फैन ने अपनी बाहें सिकुड़ी और उस आवाज की दिशा में मुड़ा। उसे मानना पड़ा कि यह आवाज किसी विलेन की आवाज का सटीक उदाहरण थी। यहाँ तक कि वह जो शब्द कह रहा था वे भी किसी घिसे पिटे फिल्मी डायलॉग जैसे थे। जब वह मुड़ा तो उसने देखा कि उस आदमी के चारों ओर भीड़ जमा थी। वह आदमी दिखने में किसी गुंडे जैसा लग रहा था और अपनी तलवार एक महिला की ओर तान कर खड़ा था। हालांकि जैसे ही लिन फैन की नज़र उस महिला पर पड़ी, उसने उस आदमी के बारे में सोचना पूरी तरह छोड़ दिया। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। लिन फैन की नज़र सबसे पहले उसके चेहरे पर नहीं पड़ी, हालांकि वह बहुत सुंदर थी। भीड़ के बीच से लिन फैन की आंखों ने सबसे पहले उसके सीने पर उन जुड़वां शिखरों ट्विन पीक्स को देखा जो गर्व से उभरे हुए थे। वे उसके द्वारा अब तक देखी गई किसी भी चीज से बड़े थे। शाओ यू से बड़े, लाला से बड़े और यहाँ तक कि तियान तियान से भी बड़े। ऊपर से उसने जो पोशाक पहनी थी उसका गला काफी गहरा लो नेकलाइन था। वह उसके वक्षस्थल के आधे हिस्से को भी ठीक से नहीं ढंक पा रही थी। जो हिस्सा ढंका नहीं था वह सफेदी का एक विशाल विस्तार था, जैसे ताज़ा गिरी हुई बर्फ का कोई अनंत मैदान जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा हो। ये देखकर लिन फैन थूक गटकाए बिना नहीं रह सका और उसका दिमाग दौड़ने लगा। हालांकि वह जल्दी ही होश में आ गया क्योंकि उसे घेरने वाले मर्द उसकी ओर बढ़ने लगे थे। उनके हाथ भद्दे इशारे कर रहे थे। उनका इरादा समझना मुश्किल नहीं था, लेकिन वे लोग जितने खतरनाक दिख रहे थे और जिस तरह उनके हाथों में तलवारें थीं, भीड़ में से कोई भी उस महिला की मदद के लिए आगे नहीं आया। लिन फैन ने एक गहरी सांस ली, भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा और उस महिला के सामने खड़ा हो गया। उसने एक हाथ उठाकर उसे अपने पीछे सुरक्षित किया और सामने खड़े मर्दों को ठंडी नजरों से देखते हुए कहा, तुम जैसे हटे कट्टे मर्द एक अकेली औरत को घेर कर खड़े हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? वे लोग किसी को मदद के लिए आते देख हैरान रह गए, लेकिन वे पीछे नहीं हटे और अपनी तलवारें लिन फैन की ओर तान दी।
उनके नेता ने हुंकार भरते हुए कहा, बच्चे, हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, तुझे पता है न कि तू बस मार खाएगा। लिन फैन टस से मज नहीं हुआ और बोला, तुम्हें अभी यहाँ से चले जाना चाहिए। उन लोगों को लिन फैन के लहजे पर हंसी आ गई। वे कुछ देर तक हंसते रहे, फिर नेता ने एक क्रूर मुस्कान के साथ कहा, बच्चे, अगर तू अभी नाक रगड़कर माफी मांगे काउट तो मैं तुझे जाने देने के बारे में सोच सकता हूँ। ये सुनकर लिन फैन अपनी हंसी नहीं रोक सका। आखिरकार ये सब उसके लिए बहुत ज्यादा फिल्मी क्लीशे था। उसे अचानक हंसते देख उन लोगों का पारा चढ़ गया और वे दहाड़े, बच्चे, अब तू गया। ये कहते ही नेता ने अपनी तलवार उठाई और लिन फैन पर वार किया। आसपास खड़े लोगों की सांसें थम गईं और कई महिलाएं डर के मारे चीख उठीं। आखिरकार लिन फैन था ही इतना सुंदर, लेकिन लिन फैन के मन में जरा भी डर नहीं था क्योंकि उसकी आंखों में उस आदमी की तलवार बहुत धीमी गति से चल रही थी। दाओवादी बीज डाउस्ट सीड के कारण लिन फैन अब पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था। उसके लिए इस बिना साधना वाले आदमी का सामना करना वैसा ही था जैसे कोई वयस्क किसी निहत्थे बच्चे का सामना कर रहा हो। लिन फैन बड़ी आसानी से एक तरफ हटा और उस आदमी का तलवार वाला हाथ पकड़ लिया। फिर कलाई के एक झटके से तलवार उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। इसके बाद लिन फैन ने हाथ की गति जारी रखी, उस आदमी को हवा में घुमाया और जोर से जमीन पर पटक दिया। ये सब पलक झपकते ही हुआ। बाकी लोग बस देखते रह गए कि उनका बॉस जमीन पर पड़ा है। लिन फैन ने समय बर्बाद नहीं किया और एक तेज गति में आगे बढ़ा। उसने समूह के हर एक आदमी की कलाई पकड़ी और उन्हें भी उनके नेता की तरह जमीन पर दे मारा। इसके बाद वह वापस अपनी जगह पर आकर खड़ा हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये सब करने में उसे मात्र कुछ ही सेकंड लगे। जब वे लोग जमीन पर लेटे आसमान देख रहे थे तो उन्हें ये समझने में पूरा 1 मिनट लगा कि अभी उनके साथ क्या हुआ है। वे जल्दी से खड़े हुए, लेकिन इस बार उनकी आंखों में हिकारत नहीं बल्कि खौफ था। उनका नेता लिन फैन को चेतावनी भरी नजरों से देख रहा था, फिर अचानक आत्मविश्वास बटोरते हुए बोला, तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं कसम खाता हूं कि मैं तुझे देख लूंगा। ये कहते ही उसने हाथ हिलाया और अपने आदमियों के साथ भागने लगा। भागते समय वह चिल्लाना नहीं भूला, याद रखना, तुझे आज के किए पर पछतावा होगा। लिन फैन इससे डरा नहीं बल्कि एक कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। यह आदमी वास्तव में किसी घिसे पिटे विलेन का जीता जागता उदाहरण था। यहाँ तक कि भागते समय उसने वही शब्द कहे जो लिन फैन ने अनगिनत उपन्यासों और कॉमिक्स में पढ़े थे। जब भीड़ ने देखा कि तमाशा खत्म हो गया है तो वे भी छंटने लगे। लिन फैन ने जो कौशल दिखाया था उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसे उलझे। भीड़ के छंटने के बाद लिन फैन उस महिला का हाल पूछने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा उसने महसूस किया कि 2 बाहों ने उसे अपनी लपेट में ले लिया है और उसे अपनी ओर खींच लिया है। जिस क्षण उसे खींचा गया उसे लगा जैसे उसका चेहरा बादलों के एक जोड़े में धंस गया हो, जिसने उसे बहुत ही कोमल एहसास दिया। लिन फैन के दिमाग को यह समझने में कुछ सेकंड लगे कि अभी क्या हुआ था, लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ उसका खून उबलने लगा और सीधे उसके दिमाग की ओर दौड़ गया। खैर, ये कहना सही नहीं होगा कि वह सिर्फ दिमाग की ओर दौड़ा। ये कहना अधिक सटीक होगा कि वह शरीर के एक निचले हिस्से की ओर भी तेजी से दौड़ा। यह एक ऐसा एहसास था जो लिन फैन ने पहले कभी महसूस नहीं किया था और वह इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता था। हालांकि अगर उसे इसके लिए कोई शब्द चुनना होता तो वह निश्चित रूप से कोमल, सॉफ्ट चुनता। कुछ सेकंड बाद उस महिला ने कहा, मेरी मदद करने के लिए आपका धन्यवाद। ये कहते ही उसने लिन फैन के चारों ओर से अपनी बाहें हटा लीं और उससे थोड़ा दूर हो गई। जैसे ही वह हटी, लिन फैन को जो कोमल और सुखद एहसास हो रहा था वह भी उसके साथ गायब हो गया, लेकिन वह अभी भी एक मूर्ख की तरह सुध-बुध खोकर वहीं खड़ा रहा। उसे सामान्य होने में कुछ और सेकंड लगे। वह सीधे खड़ा होना चाहता था, लेकिन नीचे एक छोटी सी समस्या, उत्तेजना हो गई थी, इसलिए वह थोड़ा झुककर खड़ा रहा और अजीब तरह से खांसते हुए बोला, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने बस वही किया जो कोई भी करता। उस महिला के लिए ये समझना मुश्किल नहीं था कि लिन फैन के साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसने उसे टोकने के बजाय बस एक जानकी वाली मुस्कान दी। फिर वह मुस्कान थोड़ी कड़वी हो गई और वह बोली, जो कोई भी करता। अभी तो ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई भी कुछ करने वाला है। लिन फैन ने यह सुना तो उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। वह सही कह रही थी, भीड़ में कोई भी ऐसा नहीं था जो उसकी मदद के लिए आगे आने को तैयार था। वे सब तो बस उस समूह द्वारा उस महिला के साथ मनमानी करते हुए देखने के लिए तैयार थे। भीड़ में कुछ ऐसे पुरुष भी थे जो केवल उसके शानदार फिगर को देखकर तमाशा होने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन ये दुनिया ऐसी ही थी। लिन फैन अलग था क्योंकि वह इस दुनिया से नहीं था। वह पृथ्वी से आया था जहां लोग एक दूसरे पर अधिक भरोसा करते थे और अधिक दयालु थे, इसलिए उसका व्यवहार इस दुनिया के लोगों से पूरी तरह अलग था। यही कारण था कि उसने उन लोगों को अभी जान से नहीं मारा, हालांकि उसके दिमाग के पीछे एक आवाज़ अभी भी उन्हें मार डालने के लिए कह रही थी। लिन फैन को लगा कि अगर उसने इस विषय को जारी रखा तो उस महिला के लिए ये दुखद होगा, इसलिए उसने बात बदलते हुए कहा, खैर, कम से कम आप अब सुरक्षित हैं। मैं बस। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, महिला ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले जाते हुए बोली, मेरे साथ चलिए, मैं कम से कम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहती हूँ। लिन फैन आसानी से अपना हाथ छुड़ा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे वह एहसास बहुत अच्छा लग रहा था। उसका हाथ बहुत कोमल था और उससे एक भीनी सी खुशबू आ रही थी। लिन फैन एक खुमारी में उसके पीछे खींचा चला गया। वह इतना खो गया था कि उसने ये भी नहीं देखा कि वह उसे कहाँ ले जा रही है, जब तक कि वे वहां पहुंच नहीं गए। जैसे जैसे वे सड़कों से गुजरे, आसपास की इमारतें बदलने लगीं। पहले आसपास सामान्य घर और दुकानें थीं, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, इमारतों में रंगों की चमक और लाल रंग की अधिकता दिखने लगी।
न केवल इमारतें बदलीं बल्कि सड़कों पर ऐसी महिलाएं भी दिखने लगी जिन्होंने बहुत कम कपड़े पहने थे, और ऐसे पुरुष भी थे जो स्पष्ट रूप से अपना चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन लिन फैन अभी भी उस महिला के जादू में इतना खोया था कि उसने इनमें से कुछ भी नोटिस नहीं किया। अंत में वे एक विशाल इमारत के सामने रुके। अभी दोपहर का समय था, इसलिए यहाँ बहुत भीड़ नहीं थी। लिन फैन ने जो देखा उसने पहले तो उसे उलझन में डाल दिया, लेकिन उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि यह कौन सी जगह थी। ये वह जगह थी जहाँ रात के समय स्त्री पुरुष मिलते थे। यह एक कोठा ब्रॉथल था। उसने अविश्वास के साथ उस महिला की ओर देखा। उसे समझ नहीं आया कि वह उसे यहाँ क्यों लाई है। वह बिल्कुल भी वैसी नहीं दिखती थी जो ऐसी जगह काम करती हो। ऊपर से उसके कपड़े भी काफ़ी महंगे लग रहे थे, तो उसे पैसों की कमी भी नहीं होनी चाहिए थी। तो वह उसे यहाँ क्यों लाए? क्या वह उसे किसी कमरे में अकेले ले जाकर शुक्रिया अदा करना चाहती थी? क्या ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं हो रहा था? लिन फैन को इस तरह देखते देख महिला समझ गई कि वह क्या सोच रहा है। हालांकि वह घबराए नहीं और मुस्कुराते हुए बोली, अंदर चलिए, मैं आपको अपनी कृतज्ञता दिखाना चाहती हूँ। लिन फैन को एक बार फिर झटका लगा, लेकिन इस बार उसने खुद को अंदर नहीं जाने दिया। आखिरकार भले ही वह इस महिला की ओर आकर्षित था, लेकिन उसे पहले एक ज़रूरी काम निपटाना था। उसे ये सब करने से पहले सीओ से बात करनी थी। वह ऐसा मर्द नहीं था जो अपनी स्वार्थी इच्छाओं को ऊपर रखकर उन लोगों को दुख पहुंचाए जो उसे प्यार करते थे। उसकी नज़र में ऐसा व्यक्ति घटिया स्कमबैग होता है। ये देखकर कि लिन फैन उसके साथ नहीं आ रहा, महिला ने मुड़कर पूछा, क्या हुआ? लिन फैन ने थोड़ा अजीब होकर खांसा और कहा, बेहतर होगा कि हम साथ में अंदर न जाएं। अगर आप शुक्रिया अदा करना चाहती हैं तो शायद कोई और तरीका भी होगा। महिला ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, मुझे लगता है कि युवा मालिक को कुछ गलतफहमी हुई है। मैं यहीं रहती हूँ, इसलिए मैं आपको अपनी कृतज्ञता के तौर पर चाय के लिए आमंत्रित करना चाहती थी। लिन फैन तीसरी बार दंग रह गया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। ये सुंदर और कुलीन दिखने वाली महिला वास्तव में ऐसी जगह रहती थी। क्या वह मालिक की बेटी थी या फिर वह सच में? लिन फैन को फिर से सुध बुध खोते देख महिला ने फिर से उसका हाथ पकड़ा और उसे कोठे के अंदर ले जाने लगी। हालांकि जैसे ही वे दहलीज पार की, एक बूढ़ी औरत मलकिन मैडम अचानक सामने आ गई। उसने सीधे उस महिला के चेहरे के सामने उंगली दिखाई और बोली, तुम फिर से अकेले बाहर घूमने चली गई? क्या तुम्हें पता नहीं है कि ग्राहक तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं? लिन फैन को अब और भी बड़ा झटका लगा। इन शब्दों से साफ था कि यह सुंदरी मालिक की बेटी नहीं थी, बल्कि यहाँ काम करने वाली थी। उस महिला ने अपना सिर नहीं झुकाया और कहा, मेरे पास थोड़ा खाली समय था, इसलिए मैं बस टहलने गई थी। अगर उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वे तो इंतजार करना पसंद करते हैं। बुढ़िया ने हुंकार भरते हुए कहा, तुम अभी भी ऐसा ही व्यवहार कर रही हो। वह कर्ज मत भूलो जो तुम पर है। फिर वह मुड़ी और लिन फैन को देखा। लिन फैन की साधारण दिखावट देखकर बुढ़िया के चेहरे पर हिकारत का भाव आ गया। उसने लिन फैन से बात तक नहीं की और वापस महिला से कहा, ऐसे लोगों के साथ समय बर्बाद करने के बजाय तुम्हें अमीर युवा मालिकों को रिझाने में समय बिताना चाहिए। अगर तुम उनके साथ बिस्तर पर चली जाती तो अब तक तुम्हारा सारा कर्ज चुका दिया गया होता। महिला के चेहरे पर पहली बार एक कठिन परिस्थिति वाला भाव आया। ये देखकर बुढ़िया नहीं रुकी और बोली, अगर तुमने अगले हफ्ते तक भुगतान नहीं किया तो मेरे पास एक सेठ मास्टर तैयार है जो सिर्फ एक रात के लिए तुम्हारा आधा कर्ज चुकाने को तैयार है। मुझे परवाह नहीं तुम क्या सोचती हो, उसने पैसे दे दिए हैं तो तुम्हें वह करना ही होगा। इससे पहले कि महिला कुछ कह पाती, लिन फैन ने अचानक पूछा, इसका कर्ज कितना है? बुढ़िया पहले तो उसे नजरअंदाज करने वाली थी, लेकिन जैसे ही उसने लिन फैन से आने वाली आध्यात्मिक आभा और को महसूस किया, वह थूक गटकाते हुए बोली, 5,000 सोने के सिक्के। लिन फैन ने बस सिर हिलाया और कहा, मैं इस हफ्ते के अंत तक इसे चुका दूंगा। अगर मैं चुका दूं तो यह मेरे साथ जा सकती है ना? बुढ़िया के पास कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन लिन फैन की आभा ने उसे बता दिया कि वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। अंत में उसने सिर हिलाकर सहमति दी। लिन फैन ने भी सिर हिलाया और एक सोने का सिक्का बुढ़िया की ओर उछालते हुए कहा, मैं एक प्राइवेट कमरा चाहता हूँ। ये कहकर उसने उस महिला का हाथ पकड़ा और अंदर जाने लगा। हालांकि 2 कदम चलने के बाद बुढ़िया ने खांसते हुए कहा, युवा मालिक, प्राइवेट कमरा बुक करने के 5 सोने के सिक्के लगते हैं। लिन फैन ये सुनकर लगभग लड़खड़ा गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और 4 और सोने के सिक्के निकालकर बुढ़िया की ओर फेंक दिए। ये देखकर कि उसने पूरा भुगतान कर दिया है, बुढ़िया ने उनके लिए मुश्किलें पैदा नहीं की और किसी को उन्हें एक निजी कमरे में ले जाने के लिए बुलाया। निजी कमरे में पहुंचने के बाद उन्होंने दासी के जाने और दरवाज़ा बंद होने तक इंतजार किया। युएलान पहली थी जिसने बात शुरू की। उसने लिन फैन के सामने अपना सिर झुकाया और कहा, युवा मालिक, मुझे उस परेशानी के लिए खेद है जो मेरी वजह से आपको हुई। लिन फैन उसे ऊपर उठाने के लिए आगे बढ़ा और उसका हाथ थामते हुए बोला, कोई बात नहीं, यह मेरा अपना निर्णय था। युएलान ने जल्दी से लिन फैन की ओर देखा और कहा, युवा मालिक, आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगी। हालांकि जब उसने ये कहा तो उसकी आंखों में एक हल्की सी नमी तैर गई। लिन फैन के लिए यह समझना मुश्किल नहीं था कि वह केवल मजबूत होने का नाटक कर रही थी। आखिरकार उसने अभी अभी देखा था कि उसके साथ क्या हुआ था। ये स्पष्ट था कि उसके पास अपना कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे और उसके पास पैसे कमाने का कोई रास्ता भी नहीं था जब तक कि वह अपना शरीर न बेच दे। लिन फैन की नज़रें अनजाने में उसके शरीर के एक खास हिस्से उसके वक्ष की ओर गईं, लेकिन उसने तुरंत अपनी आंखें ऊपर की और कहा, यह मेरा फैसला है और मैंने तुम्हें अपना बनाने का मन बना लिया है। ये सुनकर युएलान दंग रह गई।
उसे स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि लिन फैन इस बारे में इतना दृढ़ होगा, खासकर तब जब वे अभी कुछ देर पहले ही मिले थे। लिन फैन ने इस विषय को और नहीं खींचा और कहा, बस इंतजार करो, मैं 1 हफ्ते में तुम्हारा कर्ज चुकाने के लिए पैसे ले आऊंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ। उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना लिन फैन खड़ा हुआ और बाहर जाने के लिए मुड़ा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा, उसे अचानक कुछ याद आया। लिन फैन एक अजीब सी मुस्कान के साथ पीछे मुड़ा और पूछा, सुश्री, मैं आपका नाम पूछना तो भूल ही गया। युएलान की आंखों में लिन फैन की बातें सुनकर नमी आ गई थी, लेकिन ये सुनकर उसके चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान खिल गई और वह बोली, युएलान युएलान। फिर एक पल रुकने के बाद उसने भी पूछा, मुझे भी अभी तक इन युवा मालिक का नाम नहीं पता है। लिन फैन की मुस्कान और भी स्वाभाविक हो गई और उसने कहा, लिन फैन। ये कहने के बाद उसने उसे सिर हिलाकर अभिवादन किया और कमरे से बाहर निकल गया। उसे जाते हुए देखकर युएलान का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया और उसने अपनी शर्म से लाल होते गालों को छुपाने के लिए नीचे देखा। आखिरकार उसने एक कमरे के लिए पैसे दिए थे, लेकिन वह ऐसे ही जा रहा था, जिससे साफ था कि उसके इरादे नेक थे। इस विचार के साथ वह अपने दिल में एक गर्माहट महसूस करने लगी। बहुत समय बाद किसी ने उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया था। जब उसने फिर से ऊपर देखा तो लिन फैन जा चुका था। वह वहां खामोश बैठी रही और अंत में खुद से बुदबुदाई, तुम्हें ये करना ही होगा, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। युएलान आपकी हरकतों से प्रभावित हुई है। स्नेह अफेक्शन में 20 की वृद्धि हुई है। इस नोटिफिकेशन को देखकर लिन फैन के मन में कई विचार आए। हालांकि इससे युएलान को लेकर उसके निर्णय में कोई बदलाव नहीं आया। आखिरकार इस बार वह अपने दिमाग से नहीं बल्कि अपनी भावनाओं और शारीरिक आकर्षण से सोच रहा था। जैसे ही उसे सफेदी के उन विशाल मैदानों उसके वक्ष की याद आई, उसकी उत्तेजना थोड़ी बढ़ने लगी। लेकिन उसे जल्दी ही याद आया कि वह सार्वजनिक स्थान पर है और उसने खुद को शांत किया। हालांकि शांत होने के बाद जब उसने फिर से अपने दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू किया तो उसे एक और समस्या का एहसास हुआ। ये समस्या बहुत ही साधारण थी, लेकिन उसके पास फिलहाल इसका कोई समाधान नहीं था। पैसा, ये पैसों की समस्या थी। उसके पास युएलान का कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। सिर्फ उस कमरे का किराया देने में ही उसकी संपत्ति का 5वां हिस्सा खत्म हो गया था। उस कमरे में बिताए गए उन कुछ मिनटों की कीमत सराय में पूरे 1 हफ्ते रुकने के बराबर थी। उसे मानना पड़ा कि यह उद्योग वास्तव में ग्राहकों को लूटने वाला था। फिर भी उस पर पछतावा करने का समय नहीं था। अभी सबसे पहली चीज जो उसे करनी थी वह थी हफ्ते के अंत तक 5000 सोने के सिक्के कमाने का रास्ता ढूंढना। अगर समय की पाबंदी नहीं होती तो लिन फैन को भरोसा था कि वह धीरे धीरे ये रकम कमा लेगा, लेकिन हफ्ते भर की समय सीमा ने उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थीं। गहरी सांस लेने के बाद लिन फैन ने एक आह भरी और मर्सिनरी गिल्ड की दिशा में चल दिया। अगर उसे पैसे कमाने थे तो मर्सिनरी बनने से बेहतर कोई और रास्ता नहीं था। चूंकि वह पहली बार इस रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में आया था, इसलिए उसे गिल्ड का रास्ता पूछना पड़ा। जब वह मर्सिनरी गिल्ड पहुंचा और काउंटर की ओर बढ़ा तो वहां मौजूद कर्मचारी उसे देखकर हैरान रह गया। लाला आगे की ओर झुकी और हैरानी से पूछा, अरे, आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? क्या आपका मिशन जंगली जानवरों की बाढ़ का कारण ढूंढना नहीं था? लिन फैन ने कुछ नहीं कहा। उसने बस एक छोटी सी चीज निकाली और मेज पर रख दी। जैसे ही वह चीज मेज पर रखी गई, वहां मौजूद हर व्यक्ति जिसने थोड़ी भी साधना कल्टिवेशन की थी तुरंत उस दिशा में मुड़ा। लिन फैन द्वारा रखे गए उस छोटे से पत्थर से जो आभा और निकल रही थी वह ऐसी थी जो यहाँ किसी ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। भले ही वह एक छोटा सा पत्थर था, लेकिन उसकी आभा उन पर भारी दबाव डाल रही थी। यह उस वेदी ऑल्टर का एक टुकड़ा था जिसे लिन फैन ने गुफा से निकलते समय तोड़ लिया था। उसने सोचा था कि अपनी जांच के परिणाम साबित करने के लिए उसे किसी सबूत की जरूरत होगी। सबको हैरान होते देखने के बाद लिन फैन ने कहा, मुझे यह उस जंगल की गुफा में मिला। इससे निकलने वाली आभा जानवरों को डराकर बाहर भगा रही थी, जिससे जानवरों की बाढ़ आ रही थी। लाला ने मेज पर रखे पत्थर को देखा और फिर लिन फैन की ओर मुड़कर बोली, मुझे पहले सीनियर को इसकी रिपोर्ट देनी होगी। क्या आप थोड़ी देर इंतजार कर सकते हैं? लिन फैन ने सिर हिलाया और उसे जाते हुए देखा। जल्द ही लाला टियान टियान के साथ वापस आए। जैसे ही टियान टियान दरवाजे से बाहर आए, पत्थर की आभा महसूस करते ही उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसने बिना समय बर्बाद किए पत्थर के पास आकर अलग अलग कोनों से उसकी जांच शुरू की। थोड़ी देर देखने के बाद वह लिन फैन की ओर मुड़ी और पूछा, क्या आपको सिर्फ यही मिला या कुछ और भी? लिन फैन ने शांति से कहा, वहां एक गुफा थी जहां मुझे यह मिला और वह रास्ता और अंदर जा रहा था, लेकिन मैंने ज्यादा गहराई में नहीं देखा क्योंकि वह खतरनाक लग रहा था। टियान टियान ने लिन फैन की आंखों में झांका और जब उसे कोई झूठ नजर नहीं आया तो उसने सिर हिलाया और वापस पत्थर की ओर देखने लगी। दरअसल लिन फैन ने झूठ नहीं बोला था, बल्कि उसने शब्दों के हेरफेर लूपहोल का इस्तेमाल किया था। गुफा के अंदर जाना उसकी पसंद नहीं थी, उसे एक जाल द्वारा वहां पहुंचाया गया था। थोड़ी देर बाद टियान टियान ने पूछा, क्या हम ये पत्थर आपसे ले सकते हैं? हमें इसका विश्लेषण करना होगा। लिन फैन ने उदारता दिखाते हुए कहा, आप इसे ले सकती हैं। मैं इसे मिशन के सबूत के तौर पर ही लाया था। टियान टियान ने नमन किया और कहा, धन्यवाद श्रीमान लिन। मैं सुनिश्चित करूंगी कि आपको इसके लिए उचित मुआवजा मिले। उसने तुरंत कर्मचारियों को बुलाया जो विशेष उपकरण लेकर आए और उस पत्थर को कांच के बर्तन में रखकर अंदर ले गए। टियान टियान तुरंत उनके साथ नहीं गई। उसने लिन फैन की ओर देखा और कहा, श्रीमान लिन, आपको अंदाजा नहीं है कि आपने गिल्ड के लिए कितना बड़ा योगदान दिया है। अगर आपकी कोई विशेष मांग हो तो बेझिझक कहें। लिन फैन ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा, दरअसल मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए मैं उम्मीद कर रहा था कि मुझे कुछ ऊंचे रैंक हायर रैंक के मिशन मिल सकें।
क्या इसके लिए कोई अपवाद एक्सेप्शन मिल सकता है? टियान टियान ने अपनी आंखें सिकुड़कर लिन फैंग को देखा और अचानक उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आए। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और पूछा, श्रीमान लिन, क्या मैं? लिन फैंग थोड़ा उलझन में था, लेकिन उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। जब उसने उसका हाथ थामा तो उसे मानना पड़ा कि यह बहुत अच्छा एहसास था। बेशक उसे जल्दी ही समझ आ गया कि वह क्या कर रही है जब उसने उसके हाथ से आध्यात्मिक ऊर्जा, स्पिरिचुअल एनर्जी का प्रवाह महसूस किया। एक पल की खामोशी के बाद टियान टियान ने अचानक हैरान होकर बुदबुदाया, ये कैसे संभव है? कुछ सेकंड के लिए खुद को शांत करने के बाद टियान टियान ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। उसने बगल में खड़ी लाला से कुछ कहा, जिसने लिन फैंग की ओर हैरानी भरी नजरों से देखा। उन आंखों में प्रशंसा की एक झलक के साथ साथ कुछ और भी था। फिर टियान टियान लिन फैंग की ओर मुड़ी और बोली, इस मिशन के लिए आपकी रैंक बढ़ाकर C कर दी जाएगी और आपके विशेष योगदान के कारण हमने आपको B रैंक के मिशन लेने की विशेष अनुमति दी है। फिर एक पल रुकने के बाद उसने जोड़ा, हम आपको A रैंक के मिशन लेने की अनुमति भी दे सकते थे, लेकिन वे थोड़े। लिन फैंग के लिए टियान टियान की मुश्किलों को समझना कठिन नहीं था। उसे B रैंक के मिशन लेने की अनुमति दिलाना ही पहले से ही उसकी बहुत बड़ी मदद थी। उसे यकीन था कि अगर टियान टियान नहीं होती तो उसके लिए इतनी जल्दी रैंक बढ़ाना मुमकिन नहीं होता। लेकिन जिस चीज़ ने लिन फैंग को सबसे ज़्यादा चौंकाया वह थी टियान टियान से महसूस होने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा, स्पिरिचुअल एनर्जी। इससे ये बताना मुश्किल नहीं था कि टियान टियान भी एक साधक कल्टिवेटर थी, लेकिन उस ऊर्जा के पीछे की शक्ति ने उसे बताया कि उसकी साधना का स्तर उससे कहीं ऊंचा था। उसे और भी आश्चर्य हुआ कि इतनी गर्वित साधक एक रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करने के लिए तैयार थी। ऐसा लग रहा था कि मर्सिनरी गिल्ड का प्रभाव और शक्ति कम नहीं थी। लिन फैंग ने बस सिर हिलाया और कहा, यह कोई समस्या नहीं है। मेरे लिए ये सब करने के लिए मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए। ये सुनकर टियान टियान ने एक हल्की मुस्कान दी और थोड़ा आगे झुकते हुए अपना हाथ लिन फैंग के हाथ पर रखा। जैसे ही उसने उसका स्पर्श महसूस किया उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में बिजली की एक लहर दौड़ गई हो। अपना हाथ उसके हाथ पर रखते हुए उसने उस आकर्षक मुस्कान के साथ कहा, खैर मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं। फिर एक आंख मारकर विंक वह खड़ी हुई और पीछे की ओर चली गई। ये देखकर लिन फैंग का दिमाग सुन्न हो गया। वह स्वाभाविक रूप से अपनी पीठ पर चुभती हुई ईर्ष्यालु नजरों को महसूस कर सकता था, लेकिन उसे उनकी परवाह नहीं थी। यही था, ये वह परिपक्व आकर्षण, मचियो चाम था जो शाओ यू और लाला में नहीं था। अपने चश्मे के साथ वह उस निजी सचिव, प्राइवेट सेक्रेटरी का सटीक उदाहरण थी जिसका पुरुष सपना देखते हैं। वह वास्तव में उसे अपने हरम में चाहता था और ऐसा लग रहा था कि उसके पास एक मौका है, खासकर अंत में दी गई वह एक आंख की झपकी। ये सोचते ही वह उत्साह से भर गया। तभी लाला अपना काम निपटा कर वापस आए। लिन फैंग को सुध बुध खोया देख उसने आवाज दी, हे क्या हुआ? लिन फैंग होश में आया और जब उसने लाला को देखा तो वह थोड़ा निराश भाव दिखाने से खुद को नहीं रोक सका। आखिरकार लाला सुंदर तो थी, लेकिन टियान टियान के उस अंदाज के सामने वह फीकी थी। लाला का अंदाज एक प्यारी पड़ोसी लड़की, नेक्स्ट डोर नेबर जैसा था, न कि एक कामुक और परिपक्व महिला जैसा। जब लाला ने लिन फैंग के देखने का तरीका देखा तो उसे थोड़ा बुरा लगा और उसने पूछा, क्या कुछ गड़बड़ है? लिन फैंग उसकी आवाज में नाराजगी साफ सुन सकता था। उसने तुरंत अपना चेहरा सुधारा और खांसते हुए कहा, नहीं, कुछ भी नहीं। फिर खुद को संभालते हुए उसने पूछा, क्या मैं आपकी किसी काम में मदद कर सकता हूँ? लाला ने कुछ सेकंड तक लिन फैंग को घूर कर देखा क्योंकि उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन फिर उसने मेज पर कुछ सिक्के रखते हुए अपनी नजरें ढीली की। लिन फैंग ने उलझन में सिक्कों को देखा तो लाला बोली, यह आपके टोह लेने वाले मिशन, स्काउटिंग मिशन का इनाम है। लिन फैंग के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। उस मिशन का इनाम केवल कुछ सोने के सिक्के थे, लेकिन यहाँ कम से कम 50 सोने के सिक्के थे जो उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थे। वह पूछे बिना नहीं रह सका, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? लिन फैंग के चेहरे के भाव देखकर लाला मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी और बोली, इसे गिल्ड की ओर से एक बोनस समझ लीजिए। आखिरकार जो चीज़ आप वापस लाए हैं वह काफ़ी खास है। लिन फैंग ने बस सिर हिलाया क्योंकि वह उस वेदी के टुकड़े के बारे में ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता था। वह एक देवता की वेदी का टुकड़ा था तो जाहिर है कि वह खास था, लेकिन अगर वह इसमें और उलझता तो वह किसी ऐसी चीज़ में फंस जाता जो बहुत खतरनाक साबित हो सकती थी। इसलिए उसने सावधानी से खुद को बचाए रखना ही बेहतर समझा। सिक्के रखने के बाद लिन फैंग जाने ही वाला था कि लाला ने कहा, अब जब तुम्हारे पास पैसे आ गए हैं तो क्या तुम मुझे उस डिनर डेट पर ले जा रहे हो? लिन फैंग चौंक गया, लेकिन फिर उसने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कहा, मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूं, तो क्या किसी और दिन चलें? वह निश्चित रूप से लाला को अपने हरम में शामिल करना चाहता था, लेकिन अभी एक और महिला युए लान उसका इंतजार कर रही थी, इसलिए उसे लाला के साथ उस डेट को टालना पड़ा। लाला ने उसके चेहरे के भाव देखे और ज्यादा पूछताछ न करना ही बेहतर समझा। उसने बस इतना कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हारी ओर एक डेट उधार रही। ये कहते हुए वह लिन फैंग को आंख मारना नहीं भूली। लिन फैंग ये देखकर एक अजीब सी मुस्कान देने से खुद को नहीं रोक सका। ऐसा लग रहा था कि आज उसकी किस्मत वास्तव में चमक रही थी। न केवल युएलान या टियान टियान बल्कि लाला भी इस खेल में शामिल हो रही थी। और कल रात के मजे की तो बात ही अलग थी। थोड़ी देर सोचने के बाद लिन फैंग ने अपना सिर झटका और मिशन बोर्ड की ओर मुड़ा। अभी सबसे ज़रूरी काम युएलान का कर्ज चुकाने के लिए एक हफ्ते में पर्याप्त पैसे कमाना था। उसके बाद ही वह मजे कर पाएगा। लिन फैंग ने मिशन बोर्ड पर विभिन्न बी रैंक के कार्यों को देखा और पाया कि उनमें से लगभग सभी शिकार हंटिंग के मिशन थे। ऐसा लग रहा था कि जब कोई शक्ति के एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाता है तो उससे अपनी शक्ति का उपयोग कुछ खास कामों के लिए करने की उम्मीद की जाती है।
फिर भी लिन फैन को कोई शिकायत नहीं थी क्योंकि हर शिकार मिशन का इनाम काफ़ी अच्छा था, औसतन 1000 सोने के सिक्के। यही निचले रैंक और ऊंचे रैंक के मिशनों के बीच का अंतर था। लिन फैन एक रैंक के मिशनों पर भी नज़र डाले बिना नहीं रह सका और उनके इनाम देखकर दंग रह गया, औसतन 10,000 सोने के सिक्के। इससे पता चलता था कि एक रैंक के मर्सिनरीज की कितनी कद थी। हालांकि लिन फैन मूर्ख नहीं था। एक रैंक के लक्ष्य कम से कम चौथे क्यूई कंडेंसेशन क्षेत्र 4th ची कंडेंसेशन रेल्म के थे, जो उससे एक स्तर ऊंचा था। जब तक वह पागल न हो, वह अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। एक रैंक के ऊपर एस रैंक के मिशन थे, जिनमें इनाम सोने के सिक्कों में नहीं बल्कि स्पिरिट स्टोन्स आध्यात्मिक पत्थरों में मिलता था, जो साधकों की मुद्रा थी। लिन फैन ने अभी अपने लक्ष्य इतने ऊंचे नहीं रखे थे क्योंकि वह अपनी शक्ति की सीमा जानता था। उसने ईमानदारी से बी रैंक के मिशनों को देखा और एक ऐसा मिशन चुना जिसका लक्ष्य ठीक ठाक था, और साथ ही जड़ी बूटी इकट्ठा करने का एक मिशन भी चुना जो उसी इलाके के पास था। चूंकि वह मिशन पर जा ही रहा था, तो उसने सोचा कि एक ही इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा काम करके मुनाफा कमाया जाए। ये 2 मिशन लेकर लिन फैन वापस काउंटर पर आया जहां लाला इंतजार कर रही थी। लिन फैन के लाए हुए मिशनों को देखकर लाला की बाहें थोड़ी सिकुड़ी और उसकी आंखों में चिंता भर आई। वह जानती थी कि लिन फैन जिस मिशन का लक्ष्य ले रहा था वह कितना शक्तिशाली था। उसे लगा कि लिन फैन जल्दबाजी कर रहा है। उसने चिंतित होकर कहा, श्रीमान लिन, शायद आप कोई और मिशन लेना चाहें। मुझे लगता है कि यह आपके लिए थोड़ा ज़्यादा कठिन हो सकता है। लिन फैन उसकी आंखों में सद्भावना देख सकता था, इसलिए उसे बुरा नहीं लगा। फिर भी उसने अपना मन बना लिया था, तो उसने कहा, सब ठीक हो जाएगा। लाला ने अपनी आंखें सिकुड़ीं, लेकिन तभी वह हैरानी से अपनी आंखें फाड़कर देखने लगी। वह उसकी साधना का स्तर कल्टिवेशन लेवल ही महसूस नहीं कर पा रही थी। कल तक वह उसे महसूस कर सकती थी, लेकिन अब वह उसके पार बिल्कुल नहीं देख पा रही थी। इसका मतलब था कि सिर्फ एक दिन में वह उससे भी ऊंचे साधना स्तर पर पहुंच गया था। हैरान होने के बाद उसने एक लाचार आह भरी और कहा, ठीक है, मैं आपके लिए ये मिशन रजिस्टर कर देती हूँ। काम पूरा करने के बाद उसने रसीदें लिन फैन को सौंपी और थोड़ा आगे झुकते हुए उसके कान के पास बोली, भूलना मत कि तुम्हारी और मेरी एक डेट उधार है। ये देखकर लिन फैन का चेहरा तुरंत लाल हो गया और वह अजीब तरीके से मर्सिनरी गिल्ड से बाहर निकल गया। भले ही वह अब कुंवारा नहीं था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह झिझकता नहीं था। आखिरकार उस सुंदर शरीर के अंदर अभी भी पृथ्वी का वही झेपने वाला युवक था। मर्सिनरी गिल्ड में अपना काम निपटाने के बाद लिन फैन के पास करने के लिए और कुछ खास नहीं था, इसलिए वह सराय लौट आया। अभी दोपहर ही थी, लेकिन चूंकि शाओ यू हिलने डुलने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए वह आज मिशन पर नहीं जा सकता था। उसे रात यहीं बितानी थी। साथ ही कल निकलने से पहले उसे कुछ रसद सप्लाईज भी इकट्ठी करनी थी। लेकिन इन सब से पहले उसे एक ज़रूरी काम करना था। सराय लौटते समय लिन फैन घबराहट महसूस कर रहा था। उसे शाओ यू से अपनी इच्छाओं के बारे में बात करनी थी। अगर यह कोई सामान्य बात होती तो शायद इतनी मुश्किल नहीं होती, लेकिन वह उस लड़की को यह बताने वाला था जिसके साथ उसने अभी अभी रात बिताई थी कि वह एक हरीम बनाना चाहता है। कोई भी लड़की नाराज़ हो जाएगी अगर उसका साथी उसे बताए कि वह दूसरी औरतें भी चाहता है। लिन फैन जानता था कि यह स्थिति उसके लिए अच्छी नहीं होगी, लेकिन वह उस सपने को भी नहीं छोड़ सकता था जो वह किशोरावस्था से देख रहा था। इसी दृढ़ संकल्प के साथ वह कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन शाओ यू वहाँ नहीं थी। उसकी सारी हिम्मत एक पल में जवाब दे गई और वह उसकी चिंता करने लगा, लेकिन तभी वह दरवाजे से अंदर आई। उसके कंधे पर तौलिया था और वह अपने बाल सुखा रही थी। साफ था कि वह अभी नहाकर आई थी। जैसे ही वह अंदर आए, लिन फैन को उसकी भीनी भीनी खुशबू महसूस हुई। शाओ यू ने बाल पोंछते हुए आंखें खोलीं और लिन फैन को सामने देखकर हैरान होकर बोली, तुम इतनी जल्दी वापस आ गए। लिन फैन ने बस सुध-बुध खोकर सिर हिलाया, फिर उसे याद आया कि वह क्या कहने आया था। लेकिन इस अप्रत्याशित मोड़ ने उसकी लय बिगाड़ दी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि बात कैसे शुरू करे। शाओ यू पिछले 2 दिनों में लिन फैन को बेहतर समझने लगी थी, इसलिए वह तुरंत ताड़ गई कि वह कुछ कहना चाहता है। उसने पूछा, क्या तुम किसी बारे में बात करना चाहते हो? लिन फैन उसकी इस सीधी बात से एक बार फिर चौंक गया, लेकिन उसने साहस जुटाया और कहा, हाँ, मुझे कुछ बताना है, लेकिन शायद तुम्हारे लिए इसे सुनना थोड़ा कठिन हो। शाओ यू ध्यान से उसकी ओर देखने लगी, मानो उसके बोलने का इंतजार कर रही हो। उसे इस तरह देखते देख लिन फैन और भी घबरा गया, लेकिन उसने खुद को मजबूर करते हुए कह ही दिया, मैं एक हरम बनाना चाहता हूँ। उसे लगा कि इस स्थिति में घुमा फिराकर बात करने के बजाय सीधा होना ही बेहतर है। आखिरकार ईमानदारी ही ये दिखा सकती थी कि वह उसकी भावनाओं की कद्र करता है और उसे धोखा नहीं देना चाहता। शाओ यू के चेहरे पर हैरानी के भाव देखकर उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार यह ऐसी चीज़ थी जिसे कोई भी सामान्य व्यक्ति आसानी से स्वीकार नहीं कर सकता, भले ही वे एक ऐसी प्राचीन दुनिया में हो जहां बहुपत्नी प्रथा मान्य थी। कोई भी महिला अपनी मर्जी से अपने पुरुष को किसी और के साथ साझा नहीं करना चाहेगी। लेकिन थोड़ी देर हैरान रहने के बाद शाओ यू के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जिसे लिन फैन समझ नहीं पाया। उसे बस वहां चुपचाप मुस्कुराते हुए खड़ा देख लिन फैन चिंतित हो गया। भले ही उसे कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला था, लेकिन उसकी खामोश मुस्कान से उसे लगा कि वह उससे नाराज है। वह घबरा कर पूछने लगा, क्या तुम मुझसे नाराज हो? क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? शाओ यू ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि पूछा, क्या तुम्हें कोई और मिल गई है? लिन फैन ने सच्चाई के साथ सिर हिलाकर हाँ में उत्तर दिया। इसके बाद वह सावधानी से शाओ यू के चेहरे को देखने लगा, उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगा। शाओ यू ने कोई भावना जाहिर नहीं की, उसने बस एक आह भरी और कहा, खैर, मुझे इसकी उम्मीद थी ही।
लिन फैन ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन शाओ यू ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया और बोली, ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। मैं बस एक चीज़ पूछना चाहती हूँ। लिन फैन को हैरानी हो रही थी कि सब कुछ इतनी आसानी से कैसे हो रहा है। उसने तुरंत कहा, कुछ भी पूछो। शाओ यू ने उसकी आंखों में आंखें डालकर गंभीरता से पूछा, क्या तुम वाकई मुझसे प्यार करते हो। लिन फैन ने उसकी आंखों में देखा और कुछ सेकंड मौन रहा, फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, हाँ मैं करता हूँ। ये सुनकर शाओ यू मुस्कुराई और बोली, तो फिर ठीक है। मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे जैसे बेहतरीन इंसान को सिर्फ अपने लिए सीमित नहीं रख सकती। फिर उसने धीमी आवाज़ में खुद से बुदबुदाया, वैसे भी अगर मुझे अकेले ही उस चीज़ को संभालना पड़ा तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। लिन फैन ने उलझन में पूछा, क्या तुमने कुछ कहा। शाओ यू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ भी नहीं। लिन फैन ने अपनी बाहें सिकुड़ी और पूछा, क्या तुम वाकई इस बात से ठीक हो। शाओ यू ने शांति से कहा, यह कहना झूठ होगा कि मैं पूरी तरह ठीक हूँ। फिर लिन फैन को कुछ कहने से पहले ही रोकते हुए मुस्कुराकर बोली, लेकिन अभी मेरे लिए सबसे ज़रूरी तुम्हारी खुशी है। लिन फैन के पास कहने को शब्द नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों से साफ था कि वह बहुत प्रभावित हुआ है। बिना कुछ कहे वह आगे बढ़ा और शाओ यू को अपनी बाहों में भर लिया और बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। शाओ यू अचानक उसके आलिंगन से चौंक गई, लेकिन फिर उसने अपना सिर लिन फैन की छाती पर टिका दिया और उसकी बाहों की गर्माहट का आनंद लेने लगी। वे दोनों काफ़ी देर तक ऐसे ही रहे और जब अलग हुए तो दोनों के चेहरे शर्म से लाल थे। कुछ देर की खामोशी के बाद शाओ यू ने पूछा, तो वो कौन है जिसे तुमने पसंद किया है। लिन फैन अभी भी उस गले लगने के एहसास में खोया हुआ था और सोच रहा था कि शाओ यू से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। लेकिन सवाल सुनते ही वह होश में आया और उसने उसे सब कुछ बता दिया। पूरी कहानी सुनने के बाद शाओ यू ने बाहें सिकुड़ी और कहा, क्या वो वही नहीं है। इससे पहले कि वह कुछ और कहती, लिन फैन ने उसे टोकते हुए बस इतना कहा, मैं जानता हूँ। शाओ यू ने कुछ सेकंड लिन फैन की आंखों में देखा और फिर एक आह भरी। उसने पूछा, तो पैसे कमाने की तुम्हारी क्या योजना है। लिन फैन ने मुस्कुराते हुए उसे मर्सिनरी गिल्ड में हुई घटना के बारे में बताया। शाओ यू फिर से गहरी सोच में डूब गई। थोड़ी देर बाद उसने गंभीरता से पूछा, अगर मैं तुम्हारे साथ आती हूँ तो क्या मैं एक बोझ बनूंगी। लिन फैन ने उसे संजीदगी से देखा और कहा, नहीं, तुम कभी बोझ नहीं हो सकती। शाओ यू ये सुनकर सुध-बुध खो बैठी, लेकिन जल्द ही उसका दिल और उसकी आंखें प्यार की गर्माहट से भर गईं। उसने खुद पहल की और लिन फैन को फिर से गले लगा लिया। लिन फैन ने उसे फिर से अपनी बाहों में थाम लिया। 1 मिनट बीतने के बाद लिन फैन ने अचानक पूछा, क्या हमें। उसने वाक्य पूरा नहीं किया था, लेकिन उसके स्वर का अर्थ एकदम साफ था। शाओ यू का चेहरा और भी लाल हो गया और उसने अपना मुंह उसकी छाती में और छिपाते हुए धीमी आवाज में कहा, वहां अभी भी दर्द हो रहा है। लिन फैन पहले तो नहीं समझा, लेकिन जैसे ही उसे समझ आया उसने बस इतना कहा, ओह, और फिर उसके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान आ गई। शाओ यू ने उसकी छाती से ही तिरछी नज़र से उसे देखा और जब उसकी मुस्कान देखी तो वह आलिंगन से बाहर निकल आए और चिढ़ते हुए बोली, उस मुस्कान का क्या मतलब है। लिन फैन ने हंसते हुए हाथ उठाए और कहा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। शाओ यू ने मुंह फुलाकर कहा, तुम हंस रहे हो। लिन फैन बस मुस्कुराता रहा। उसने शाओ यू को थोड़ी देर और घूरने दिया और फिर बात बदलते हुए कहा, चलो रात का खाना खाते हैं। काफ़ी देर हो चुकी थी और उसे भूख भी लग रही थी। शाओ यू ने उसे थोड़ी देर और घूरा और फिर सहमति में सिर हिला दिया। वे दोनों खाना खाने बाहर गए और कल की जल्दी शुरुआत के लिए जल्दी आराम करने लौट आए। अगली सुबह लिन फैन और शाओ यू के लिए काफ़ी व्यस्त रही। जैसे ही वे जागे वे तुरंत अपने अपने कामों के लिए अलग हो गए। अब जब शाओ यू की साधना कल्टिवेशन में प्रगति हो चुकी थी तो लिन फैन उसे अकेले काम करने देने में अधिक आश्वस्त महसूस कर रहा था। आखिरकार उसकी वर्तमान शक्ति के साथ अगर कोई उसके लिए मुसीबत खड़ी करना चाहता तो यह उनके लिए इतना आसान नहीं होता। वे साधारण मनुष्य उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, यहाँ तक कि इस शहर के साधक भी उसे नुकसान पहुंचाने में कठिनाई महसूस करते। आखिरकार इस छोटे से शहर से गुजरने वाले अधिकांश साधक प्रथम क्यूई गैदरिंग स्तर पर थे और शाओ यू पहले से ही उस स्तर के शिखर पर थी। उन्हें अपने काम निपटाने में लगभग 1 घंटा लगा और जब वे तैयार हो गए तो वे पूर्वी गेट पर एकत्र हुए। सुबह सुबह गेट से बाहर निकलने में उन्हें समय नहीं लगा और एक बार जब वे गेट से काफ़ी दूर पहुंच गए तो उन्होंने तुरंत घोड़े को बाहर निकाला और अपनी मंजिल की ओर चल दिए। इस बार उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने में उतना समय नहीं लगा क्योंकि यह स्थान पिछले जंगल की तुलना में शहर के करीब था। इस मिशन का स्थान एक सक्रिय ज्वालामुखी के पास था, एक ऐसी जगह जहां चारों ओर मैग्मा जमा था, इसलिए इसे काफ़ी खतरनाक जगह माना जाता था। हालांकि मैग्मा के कारण यहाँ प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक ऊर्जा थी जिसने कई शक्तिशाली स्पिरिट बीस्ट्स को जन्म दिया था जो मूल्यवान संसाधन थे, जिनमें इस बार का मिशन लक्ष्य भी शामिल था। उनका लक्ष्य एक फ्लेम सैलामेंडर था, एक छिपकली जो अगर लिन फैन अनुरोध के साथ आए चित्र के आधार पर वर्णन करे तो छिपकली के बजाय बिना पंखों वाले ड्रैगन की तरह अधिक दिखती थी। लेकिन यह उसकी चिंता नहीं थी। लिन फैन को बस इस सैलामेंडर को ढूंढना और उसका शिकार करना था। पहुंचने के बाद लिन फैन ने सबसे पहले अपने पेट स्टोरेज स्पेस से एक छोटी गौरैया को बाहर निकाला। यह उसने आज सुबह विशेष रूप से इसी मिशन के लिए खरीदी थी। इस नन्ही गौरैया को गेल स्पैरो, गले स्पैरो के रूप में जाना जाता था और यह एक विशेष स्पिरिट बीस्ट था जिसे आमतौर पर कस्बों में संदेशवाहक के रूप में उपयोग किया जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि गेल स्पैरो को वश में करना बहुत आसान था और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें कोई आक्रामक क्षमता नहीं थी। इसलिए जंगल में ये शक्तिशाली स्पिरिट बीस्ट्स के लिए बहुत आसान शिकार थी और समय के साथ ये पालतू बन गईं।
लेकिन लिन फैन इस गेल स्पैरो का उपयोग एक अलग कारण से कर रहा था। अपनी क्षमता से इसे वश में करना उसके लिए कठिन नहीं था, उसे बस कुछ बीज खिलाने पड़े। वश में होने के बाद गेल स्पैरो उसकी बातों को समझने में सक्षम थी। सामान्य लोगों के विपरीत जो इसे केवल दिशा बता सकते थे, लिन फैन इसे सटीक आदेश देने में सक्षम था। इस कारण लिन फैन इस गेल स्पैरो का उपयोग उन तरीकों से कर सकता था जो दूसरे नहीं कर सकते थे, यानी वह इसे एक जासूस स्काउट के रूप में उपयोग कर सकता था। गेल स्पैरो को बाहर निकालने और उसे कुछ निर्देश देने के बाद उसने उसे उड़ने दिया। एक बार गौरैया के जाने के बाद लिन फैन ने नर सफ़ेद भेड़िए को बुलाया और उसे शाओ यू के साथ भेज दिया। शहर में शाओ यू ने फार्मेसी में उस जड़ी बूटी के नमूने को छुआ था जिसे उन्हें ढूंढना था, और अब भी उस जड़ी बूटी की गंध उसके हाथ पर थी। सफ़ेद भेड़िए की सूंघने की शक्ति के साथ उन दोनों के लिए जड़ी बूटी ढूंढना कोई समस्या नहीं थी। इस दौरान लिन फैन फ्लेम सैलामेंडर को ढूंढने का प्रभारी था, या यूं कहें कि उसकी गेल स्पैरो उसे ढूंढ रही थी। जहां तक बाद में मिलने की बात थी, यह आसान था क्योंकि लिन फैन अपनी गेल स्पैरो के माध्यम से उन्हें ढूंढ सकता था। फिर भी जब तक वह गेल स्पैरो के इलाके की टोह लेने का इंतजार कर रहा था, तब तक लिन फैन के पास करने के लिए बहुत कुछ नहीं था। इसलिए वह बस एक पेड़ के सहारे खड़ा गौरैया के लौटने का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक उसे अपने ऊपर से कुछ आवाज़ सुनाई दी। जब उसने ऊपर देखा तो उसने पाया कि आसमान में कई चमकते बिंदु थे जो उसकी दिशा में आ रहे थे। ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि ये बिंदु किसी चीज़ का पीछा कर रहे थे। उसने अपनी आंखें सिकुड़ी और तुरंत महसूस किया कि ये उसकी गेल स्पैरो का पीछा कर रहे थे। बिना किसी हिचकिचाहट के लिन फैन ने अपनी तलवार निकाली और अपनी ओर आती गौरैया की ओर लपका। गौरैया तुरंत समझ गई कि लिन फैन की क्या योजना है, इसलिए उसने अपनी गति बढ़ाई ताकि पीछे आ रहे प्रकाश के गोलों और उसके बीच की दूरी बढ़ जाए। एक बार पर्याप्त दूरी होने पर गौरैया लिन फैन के पास से निकल गई और उसके पीछे जाकर बैठ गई। हालांकि जब प्रकाश के गोलों ने लिन फैन को देखा तो वे अचानक हवा में रुक गए। रुकने के बाद इन प्रकाश के गोलों का असली रूप सामने आया। वे गेल स्पैरो की तरह ही पक्षी थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि इन पक्षियों के पंख ऐसे लग रहे थे जैसे वे जलती हुई लपटें हों। ऐसा लग रहा था मानो वे स्वयं अग्नि के अवतार हों। पास से देखने पर लिन फैन को लगा कि ये चीज़ें काफ़ी सुंदर थीं। लिन फैन ने समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत अपनी अप्रेजल आई का इस्तेमाल किया। इन्फर्नो स्वान साधना प्रथम क्यूई गैदरिंग लेवल। विवरण: ऐसे हंस जो आग में पैदा होते हैं और आग में ही मरते हैं। इन हंसों के पंख शुद्ध अग्नि से बने होते हैं जो उनके अग्नि हमलों को बहुत बढ़ा देते हैं। कमजोरी: जल, बर्फ। लिन फैन चिंतित था कि उनकी संख्या कितनी है, लेकिन जब उसने उनकी साधना का स्तर देखा तो उसे राहत मिली। आखिरकार लिन फैन और उनके बीच साधना के 2 स्तरों का अंतर था और लिन फैन ने भी कुछ नई तरकीबें सीखी थीं। इन्फर्नो स्वान बस अपने पंख फड़फड़ाते हुए हवा में तैरते रहे और नीचे लिन फैन को देखते रहे। हालांकि वह शांति ज्यादा देर नहीं चली क्योंकि उन्होंने अचानक अपने सिर पीछे खींचे और अपने मुंह में आग जमा करने लगे। ये स्पिरिट बीस्ट मूर्ख नहीं थे, वे बता सकते थे कि लिन फैन उनसे अधिक शक्तिशाली है, इसलिए उन्हें उससे निपटने का दूसरा रास्ता खोजना था। उन्होंने उड़ने की अपनी क्षमता का लाभ उठाने का फैसला किया। ये स्पष्ट था कि यह मानव उनकी तरह आसमान में नहीं उड़ सकता था, इसलिए जब तक वे हवा में रहेंगे वे सुरक्षित रहेंगे, और फिर ऊपर से हमले करके वे उसे धीरे धीरे थका देंगे। जैसे ही उन हंसों के मन में ये विचार आए, लिन फैन की अपनी योजना तैयार थी। उसने देखा कि वे हवा में टिके हुए हैं और उनकी सोच समझना उसके लिए कठिन नहीं था। शायद एक दिन पहले उसे उनसे परेशानी होती, लेकिन आज यह उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। जैसे ही लिन फैन ने अपनी तलवार उठाई, उसके चारों ओर एक नीली ऊर्जा प्रकट हुई। जब उसने तलवार से वार किया तो इस ऊर्जा ने हवा में मौजूद नमी को बर्फ की कीलों आइसिकल्स में बदलना शुरू कर दिया। जैसे ही उसका वार पूरा हुआ, हवा में जमा हुई वे कीलें अचानक इन्फर्नो स्वान की ओर तेजी से उड़ चलीं। हंस अपने मुंह से आग के गोले छोड़ने की तैयारी में थे जब उन्होंने बर्फ की कीलों को अपनी ओर आते देखा। उन्हें लगा कि लिन फैन का यह हमला कमजोर होगा, इसलिए उन्होंने उन कीलों पर आग के गोले दागे। उन्हें लगा कि आग की गर्मी बर्फ को पिघला देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही आग के गोले बर्फ की कीलों से टकराए, कीलें उन्हें चीरती हुई बिना धीमे हुए हंसों की ओर बढ़ती रहीं। हंस ये देखकर दंग रह गए और उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पाया कि उस गर्मी के बावजूद उनके चारों ओर भारी बर्फबारी होने लगी थी। जैसे ही बर्फ के टुकड़े उनके शरीर पर गिरे, उन्हें अपनी हड्डियों तक ठंड महसूस हुई। ये ठंड इतनी शक्तिशाली थी कि जहां बर्फ गिरी थी वहां तुरंत फ्रॉस्टबाइट शीतदंश होने लगा। हंसों के पास अपनी आंतरिक गर्मी थी जिससे वे गंभीर चोट से बच सकते थे, लेकिन फ्रॉस्टबाइट का मुख्य लक्ष्य उन्हें चोट पहुंचाना नहीं बल्कि उनके जोड़ों को जकड़ना था। हंसों ने पाया कि वे अब अपने पंख ठीक से नहीं फड़फड़ा पा रहे थे। वे आसमान से तो नहीं गिरे, लेकिन अब वे समय पर हमले से बचने में असमर्थ थे। अपनी ओर आती बर्फ की कीलों को देखकर इन्फर्नो स्वान समझ गए कि वे अब एक बहुत ही बुरी स्थिति में फंस चुके हैं। एनके नवल वर्ल्ड की कहानी अब हुई पूरी, पर ये सफर है लंबा, अब आगे है मंजूरी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो।